वणक्कम। प्लीज बैठ जाइए। मेमोरेंडम ऑफ बिजनेस में तो पहला विषय देने के पहले मैं कहना चाहता हूँ, नो मेंबर इज सपोज टू शो देयर बैक टू द चेयर। दैट इज अ बेसिक प्रिंसिपल. It may not be intentional, but generally to go to their seat, people will try to move it. That will be shown and it will be odd also. Papers to be laid on the table. Dr. Jitendra Singh. Dr. Jitendra Chairman, Singh. sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 1 in the revised list of today's business. Thank you, Chairman, sir. Sri Ashwini Kumar Chobe. Right. Sri V. Muralidharan. Respected Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Sri Arjun Ram Meghwalji, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 3 in today's revised list of business. Professor S.P. Singh Baghel. आज की पुनरीक्षित कार्य सूची में मेरे नाम के आगे क्रम संख्या 4 पर रखे हिंदी और अंग्रेजी कागजात सदन के पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूँ। श्रीमती मीनाक्षी लेखी। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज के कार्य की संशोधित सूची में क्रम संख्या 5 पर अपने नाम के समक्ष उल्लेखित कागजात को सदन के पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। धन्यवाद। निशित प्रमाणिक। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्य संचालन की संशोधित सूची के क्रमांक 6 पर मेरे नाम के समक्ष दर्शाए गए दस्तावेज सभापटल पर रखता हूँ। श्री रामेश्वर तेली। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में मेरे नाम से उल्लिखित दस्तावेज राज्यसभा के पटल पर रखता हूं। श्री अश्विनी कुमार चौबे। समय पे आना अश्विनी जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यावली के क्रम संख्या 2 पर अपने नाम के आगे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित सूचीबद्ध विवरण सभापटल पर रखता हूँ। Reports of the Departmental Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare. प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी। महोदय, मैं विभाग संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी में प्रस्तुत करता हूँ। नंबर 1, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों 21-22 के संबंध में 126वें प्रतिवेदन में अंतर्निहित सिफारिशों समितियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 133वां प्रतिवेदन। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की अनुदान मांगों 22-23 मांग संख्या 46 के संबंध में 134वां प्रतिवेदन। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की अनुदान मांगों 22-23 मांग संख्या 47 के संबंध में 135वां प्रतिवेदन और आयुष मंत्रालय की अनुदान मांगों 22-23 मांग संख्या 24 के संबंध में 136वां प्रतिवेदन। Reports of the Departmental Parliamentary Standing Committee on Personal Public Grievance, Law and Justice. श्री सुशील कुमार मोदी। महोदय, मैं विभाग संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूँ। 1, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुदान मांगे 22-23 के संबंध में 112वां प्रतिवेदन। दूसरा, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और पेंशन भोगी कल्याण विभाग की अनुदान मांगों 22-23 के संबंध में 113वां प्रतिवेदन। विधायी विभाग की अनुदान मांगों 22-23 के संबंध में 114वां प्रतिवेदन। विधि कार्य विभाग के अनुदान मांगों के संबंध में 115वां प्रतिवेदन और न्याय विभाग की अनुदान मांगों के संबंध में 116वां प्रतिवेदन। Reports of the Departmental Parliamentary Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing. श्री कैलाश सोनी। माननीय सभापति जी, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने अंकित विभाग संबंधित कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण 2021-22 संबंधी संसदीय स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक प्रति
हिंदी तथा अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। Statement of the Department Related Parliament Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing. Shri Kailash Suri. माननीय सभापति जी, मैं आज की कार्यसूची मेरे नाम के सामने अंकित विभाग संबंधित कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा आगे की गई कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण की एक एक प्रति अंग्रेजी तथा हिंदी में सभा पटल पर रखता हूं। Reports of the Department Related Parliament Standing Committee on External Affairs. Shri Prakash Javadekar. Shri K.J. Olphans. Respected Chairman, sir, I rise to lay on the table a copy in English and Hindi of the 13th report of the Department-related Parliament Standing Committee on External Affairs on COVID-19 pandemic, global response, India's contribution and the way forward. Report of the Department-related Parliament Standing Committee on Housing and Urban Affairs. Shri Ramachandra Jangra. नाम के आगे यथा सूचीबद्ध आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदान मांगों 2022 और 23 पर आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति का 12वां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं। Reports of the Department Related Parliament Standing Committee on Social Justice and Empowerment. Srimati Ramida Ben Bitterboy Bara. धन्यवाद महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लेखनीय यथा सूचीबद्ध सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी न्याय समिति का 31वां, 32वां एवं 33वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखती हूँ। धन्यवाद। Reports of the Committee on Public Undertakings. Shri Birendra Prasad Vaishya. Honorable Chairman, sir, with your permission, I rise to lay a copy of each 14, 15, 16th report of the Committee of Public Undertakings as listed against my name in today's business. Statement by Minister Dr. Jitendra Singh. Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House following statements regarding A. Status of implementation of recommendations contained in the 353rd report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forest and Climate Change on action taken by the government on the recommendations of observations contained in its 343rd report on demands of grants 2021-22 pertaining to the Department of Science and Industrial Research, the DSIR. B. The status of implementation of recommendations contained in the 354th report on the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forest and Climate Change on action taken by the government on recommendations of observations contained in its 344th report on demands of grants 2021-22 pertaining to the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, DSC. Thank you, Chairman, sir. Members, I would like to inform the members that this notice under 267, once disallowed, the same thing cannot be repeated next day. For that reason, I have not allowed Vinay Swam and K.C. Venugopal. 0 over, Sri Mallikarjuna Kharge. Sir, one on the bulletin, sir, that's all. Yep. Sir, it's on rule 223, sir, just to bring to your notice, so we can solve it by sitting down and solving it later with the Minister and the Secretariat. Sir, yesterday in the Parliamentary Bulletin number 2, the Committee on Public Undertakings, 7 names were there, sir, and the notice said that there were only 7 nominations. So that's why there is no election. One sitting member, my colleague Mr. Shukhendu Shekhar Roy, it is confirmed by the table office that his nomination was also given at the right time. Due to maybe some overlooking by the table office, the minister has published this list of 7. Sir, normally there is a informal discussion held. I agree,
That cannot be a matter of point Sir, of sir, order. sir, sir. But you have to bring it to my notice. Sir, that's You why I brought to my brought your notice because it's serious. We will try to because sort it. It's maybe a clerical mistake, We'll but his find out. name is not there on the public. We'll find Thank you, out. sir. Thank Zero you. hour, Sri Mallikarjuna Kharge. Sri Mallikarjuna Kharge ji, please. 0 hour. Members, you are losing opportunity every day on very important issues which I am admitting from different sides. Please, Bhattacharya ji, please. No, Bhattacharya ji, please. After the business is over, if you have to make any submission, you seek my permission. So after that you can give the times. Right. So we'll raise that also. Sir, ये गुलबर्गा ESIC हॉस्पिटल जो है, जिस जगह मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं और इसको मेंटेनेंस के लिए ESI से बोर्ड से पैसे नहीं मिल रहे, इसीलिए ये दिन पे दिन जर्जर होते जा रही है। और दूसरी चीज़, मैं यहाँ लेबर मिनिस्टर भी बैठे हैं भूपेंद्र यादव जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हर स्टेट में आप एम्स इंस्टीट्यूशंस खोल रहे हैं, तो ये जो बिल्डिंग ऑलरेडी रेडी है, 50 एकड़ सरकार ने जमीन दी है और लोगों के लिए तेलंगाना, आंध्रा, मराठवाड़ा और कर्नाटका, हैदराबाद कर्नाटका, बॉम्बे कर्नाटका, इन सब को इससे फैसिलिटी मिलती है। और उसी लिए तो सरकार ने संविधान को भी एक आर्टिकल 371J स्पेशल स्टेटस का वहाँ पर सरकार ने मंजूर भी, अमेंडमेंट भी की है। तो इसलिए मैं आपसे दरखास्त करूँगा आपके ओर से, और आप भी जरा प्रेशर डालिए क्योंकि आप खुद देखे हैं, तो मैं उनसे अपील करूँगा कि इसको एम्स में लेकर जो आपकी मंशा है कि हर स्टेट में करने का, वैसा ही इसको एम्स में अगर लेंगे तो करोड़ों लोगों को इसका फायदा होगा। तो मैं आपके थ्रू उनसे ये विनंती करता हूँ। ठीक है। डॉक्टर Santanu, you want to associate? Dr. Santanu Sen. Thank you, sir. My 0 hour is on comprehensive program to support the elderly. Sir, the elderly in India 2021 report by the Ministry of Statistics and Program Implementation estimated that the elderly population was 138 million, comprising 67 million men and 71 million women. The elderly population has risen by 32.7% between 2011 and 2021, while the general population has risen only by 12.4% during this period, sir. United Nations data suggests that by 2050, around 19.1% of India's population would be above 60. Sir, fertility rates are falling and the life expectancy is increasing, skewing the ratio of elderly folk to the youth expected to care for them. Sir, 37% of Indians are internal migrants as per the census 2011, and we have the largest diaspora community in the world as well, meaning that young people are moving away from the elderly parents and relatives in search of work and leaving them alone in their old age, sir. Sir, 23% of Indian elders, they live in poverty. Only 2% of Indians have access to palliative care. Estimates suggest that 90% of the elderly have to work to support themselves. The LASI, that is longitudinal age studying in India, it is found that nearly 6% of older individuals in India aged above 45 years consumed smaller portion or skipped meals, sir. 5.3% didn't eat when they are hungry, and 3.9% went a full day without eating due to unavailability of food. Beyond relying on children and communities to care for elderly or leaving them to their own sufferings, there must be some step to be taken to take comprehensive program to support the elderly in their twilight years, sir. Thank you very much. Thank you, Santanu. Sir, associate. Every one of us is going to become elderly. Take care of it. Including ministers. Does you know Jacob Ferrario? Please. Chairman, sir, I really thank you for permitting me to raise the issue regarding destruction of rivers
destruction of ecology of Goa, and assault on federalism. Mr. Chairman, Goa is known as a jewel on the crown of India, with a spread of 11 rivers, mostly originating from the Western Ghats to the Arabian Sea. These mighty rivers represents the lifeline of the people of Goa and have mostly ports and navigational channels. With the implementation of Major Ports Authority Act 2021, nationalization of Goan rivers, implementation of 3 linear projects, double tracking of railway lines, expansion of national highways, power transmission projects to wildlife sanctuaries, there is a widespread anger on the overreach of powers by the center whose hidden agenda is to make Goa a coal hub. Goa is a tourist destination, not a coal destination. The government of Goa, which is really a double-engine sarkar, has also informed the Goa Assembly on July 29, 2021, and they have written to the Ministry of Ports, Shipping and Waterways on June 17, 2021 to repeal the Major Ports Authority Act as it conflicts and usurps the Goan laws like Town and Country Planning Act, Regional Plan, ODPs made thereunder, Goa Panchayati Raj Act, Goa Municipalities Act, Goa Land Revenue Code, Goa Land Development. This draconian law is an assault on the federal structure of the country. I therefore join the people of Goa, join the government of Goa to repeal the Major Ports Authority Act. And I would like to give only one classic example and finish. The classic example is Marmagua Port Trust, which is already converted to Marmagua Port Authority. Even though Goa does not have a single power project, the government of Goa has signed to bring in 13 million tons of coal, thereby making Goa a coal hub. Right. So I request to the Honorable Chairman and to the Honorable Minister, who is the son of Goa, he had promised that he will change it, or at least amend it, Right. that it should be amended immediately. Thank you. Okay. Haji, for the associate, send the names. Lieutenant General DP Vats. I'm sorry, sir, we missed it. Senior. माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से पूरे देश का और संसद का ध्यान एक देश एक इलेक्शन की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। 1967 के बाद आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करते हुए संयुक्त विधायक दल की सरकारों को मिड टर्म बर्खास्त किया गया और उससे ऑनवर्ड्स एक देश मैनी इलेक्शन मोड में या परमानेंट इलेक्शन मोड में हमारा देश चला गया, जो देश की रिसोर्सेज पे, मैन पावर रिसोर्सेज एज वेल एज मटेरियल रिसोर्सेज पे एक बहुत बड़ा ड्रेन और भार है। नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए मैं सभी पार्टी यानी कि सरकार और अपोजिशन से दरखास्त करूंगा कि इस विषय में एक कंसेंसस अचीव की जाए, यानी वो इत्फाक राय हों इन दी लार्जर नेशनल इंटरेस्ट, चाहे असेंबलीज का कार्यकाल बढ़ाएं या कोई भी ऐसा प्रोसेस अख्तियार किया जाए जिससे नेशनल रिसोर्सेज पर ड्रेन ना हो और देश कंटिन्यूअस इलेक्शन मोड में ना होके। यहाँ पे मैं एक प्रेस रिपोर्ट भी कोट करना चाहूँगा। जब चाइना से कोविड में मल्टीनेशनल उठ के चलने लगे, इंडोनेशिया, वियतनाम, इंडिया उनका डेस्टिनेशन था, तो इंडिया के बारे में एक रिपोर्ट छपी कि वो मुल्क तो कंटिन्यूअस इलेक्शन एंड एजिटेशन मोड में रहता है। तो मैं नेशनल इंटरेस्ट में आह्वान करूंगा कि इस पे बैठ के कंसेंसस अचीव की जाए और 5 साल में असेंबली, पार्लियामेंट और शहरी निकायों के चुनाव भी साथ हों तो देश हित में बहुत अच्छी बात होगी। थैंक यू वत्सी। श्रीमती एसोसिएट वाले नाम भेज दीजिए। प्लीज सेंड योर नेम थ्रू ए स्लिप टू सेक्रेटरी। श्रीमती छाया वर्मा।
धन्यवाद सभापति महोदय। आज का मेरा विषय है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के संबंध में। इसमें होता क्या है, इस योजना में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला को केंद्र सरकार के द्वारा 5,000 की राशि मिलती है। जब महिला गर्भवती होती है तो पहले जांच के समय 1,000 मिलता है, फिर 6वें महीने में 2,000 मिलता है और फिर जब डिलीवरी होती है उस समय 2,000। इस तरह से कुल 5,000 राशि इस योजना के तहत मिलता है। हमारे पोद्दार साहब उस दिन कह रहे थे कि केंद्र की योजनाओं का आप लोग तारीफ नहीं करते। मैं तारीफ करना चाहती हूं, लेकिन मैं तारीफ करूं कैसे इस योजना के बारे में। आज तक के इस योजना में अभी पिछले दिनों एक सवाल के जवाब में आया था कि 51% से बढ़कर 58% लोगों को इस योजना का फायदा मिल रहा है। तो मेरा ये कहना है कि बाकी लोगों को क्यों इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। उसका कारण ये है कि इसमें इतना कठिन आवेदन को इतना कठिन कर दिए हैं। ऑनलाइन ये मिलता है और बहुत कठिन है उसकी प्रक्रिया, तो वो आवेदन को कंप्यूटर और नेट रिफ्यूज कर देते हैं और बहुत लंबी लंबी लाइन रहती है और मिलता नहीं है। डिलीवरी के बाद 2-2 साल तक बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद भी ये राशि मिलती नहीं। एक छत्तीसगढ़ राज्य बहुत छोटा राज्य है, वहाँ 21,000 केस लंबित है और एक छोटा जिला गरियाबंद, वहाँ 9,000 केस लंबित है। मैं चाहती हूँ कि उसकी प्रक्रिया को सरलीकरण किया जाए। और दूसरा ये है कि अगर कोई महिला पहले महीने में गर्भवती हुई और उसको 1,000 मिला, उसके बाद कहीं उसका एबार्सन हो गया तो दूसरे बच्चे में उसको पैसा नहीं मिलेगा और उस समय भी उसके बाद की जो राशि है वो नहीं मिलती। मेरा आपके माध्यम से ये आग्रह है कि कोई भी महिला जो गर्भवती होती है उसको अगर गर्भपात हो गया तो दूसरे बच्चे में उसका फायदा उसको मिलना चाहिए। एक ये संशोधन उसमें होना चाहिए। और दूसरा जो आवेदन की प्रक्रिया है, जो 40-40 कॉलम आवेदन भरना पड़ता है, उस प्रक्रिया को सरलीकरण करें, तभी आपकी ये योजना सफल हो पाएगी। मैं निवेदन करती हूँ कि इस योजना को अगर सफल बनाना है, हमसे तारीफ सुनना है, तो ये दोनों उसमें संशोधन किया जाए। धन्यवाद। श्री अजित कुमार भूया नाम भेज दीजिए। अजित कुमार भूया। Thank you, Chairman, sir, for giving me an opportunity to raise an important issue pertaining to Assam. Sir, national highways are like lifelines for the people of Assam. But of late, the experience of traveling through these half-constructed highways is becoming life-threatening for commuters. Why I am saying national highways as lifelines? It is because two highways by both the northern and southern sides of the Brahmaputra River is connecting Upper Assam in Brahmaputra Valley with the lower Assam part. Although there are 39 national highways in Assam, according to data available on the PWD department's website, and there are a few more to be added. NH 37 and NH 52 are the two most crucial ones. Sir, but for more than a decade, the construction expansion of these highways is going on and on unending, causing serious difficulties for citizens. We can have an idea about the delay for one example. The stretch from Jorhat to Bogibil in National Highway 37 was supposed to be completed in December 2020, and now we are in March 2022. Sir, I will urge anyone in this August House to visit and see the road conditions there. This is only one example I am citing, and there are many more. What is more surprising is the fact that rather than the construction of the highways, that NHAI is more interested in the construction of toll gates. Before completion of construction of the entire highway, and even without providing the basic amenities, the tolls are being regularly collected. It is clear that the collection of tolls is getting precedence over the construction of highways. Therefore, I urge the government through you, sir, to take immediate remedial measures. Thank you. Thank you. Sri G.K. Vasan. Thank you, Chairman, sir, for allowing me to raise an important issue regarding MSME unit. Sir, when a capital equipment is purchased from an MSME unit through a bank loan,
and if the equipment turned to be defective, and the MSME unit naturally approaches to the Consumer Redressal Commission for relief, sir. But it is told that the equipment was purchased for commercial purpose and hence no relief is granted under the Consumer Protection Act. Here, sir, it has to be kept in mind that the MSME promoter buying the equipment for earning his own livelihood, and therefore it is the seller's defective equipment who should not be allowed to escape from the clutches of law. I request, sir, the Honorable Minister of Consumer Affairs to get the Consumer Protection Act amended to omit the words commercial purpose or suitable changes to Section 2 of the Act to ensure that the MSME units are given proper protection from suffering losses for no fault of their own. Thank you, sir. Thank you. Sri Vinay Viswam. Sri Vinay Viswam. Thank you, sir. Sir, there is a new term in the society now, which is called the gig economy, comparatively new. We know all of them because they came to our homes with food items and other particles. It's a big multi-billion industry run by the big capital of domestic and international nature. But the workers who does the work for them are very much ill-treated in the industry. Surgical workers are treated as slaves sometimes. They have no minimum wages, no working hours, nothing is there. Their sweat and their blood are being sucked by the entrepreneurs, the big capitalists, and they have built up a big empire out of this gig economy. Sir, they have no protection by any laws of the country today. The so-called labor codes, of which our great friend Subhendra Yadavji talk always, that labor code keep the gig economy workers outside the framework. They are treated and they are called as the highly skilled professionals. Those boys who travel in the two-wheelers coming to you, they are highly skilled professionals. So they are kept outside. They are not workers, they are not domestic workers, they are nothing is there, but they are exploited like anything. My point is that high time for the minister to think that they are also part of the workforce. They are also built in the industry. You talk about the ease of doing business. Please, and the for point. those workers, Don't talk about him. For those workers, a national legislation is needed now, urgently. Then only they can be protected. So throughout the country, those people are now under big pressure. They came on streets from Kashmir to Kerala. It happens in tomato industry in Kerala. Many of them had to go for a strike because inhuman conditions are imposed upon them. That's why I demand the government should take it very seriously to consider them as part of the workforce and human beings also. Otherwise, they will be forced to protest the government policies like anything. Right. So please take care for them. Thank you. Thank you. Professor Manoj Kumar Jha. शुक्रिया सभापति महोदय। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के संदर्भ में आपने अपनी सहमति दी। ऑक्सफैम की रिपोर्ट हो या गांव कनेक्शन की रिपोर्ट हो, शहरी गरीबी, असमानता और बढ़ती महंगाई के मद्देनज़र कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। Sir, there has been a huge delay in implementing a national mandatory wage policy. 2018 में सतपति कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसने ये तय किया था कि 375 रुपये प्रतिदिन या 9,750 रुपये प्रति माह के अलावा सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस या अगर सरल भाषा में कहें तो हाउस रेंट भी मिलेगा। सर, उस कमेटी की रिपोर्ट पे न चर्चा हुई, न उसको बहाल करने की के विषय में सोचा गया, बल्कि और एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी गई। न जाने कब से कब उस एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आएगी। सर, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि हाल के वर्षों में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की महंगाई के बढ़ती कीमतों के संदर्भ में अगर हम कल्पना करके देखें कि एक आम शहरी, एक आम गरीब आदमी गांव में
किस प्रकार अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकता है। व्यवस्थित तो छोड़िए माननीय सभापति महोदय, वो सपने भी नहीं देख सकता है व्यवस्था के। मैं मानता हूं कि आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से और सदन के बिहाफ में, क्योंकि इसमें हम सबकी वैचारिक भिन्नता के बावजूद भावात्मक भिन्नता नहीं हो सकती, हम सब एक दृष्टिकोण से सोचें। और मेरा मानना है कि सरकार की ताकत सदन से होती है और सदन की ताकत लोगों से होती है। अगर वो हमारे विमर्श के केंद्र में नहीं है तो मेरा मानना है सर कि आने वाले वर्षों में स्थिति बहुत गंभीर होगी। इसलिए मिनिमम वेज को लेकर के 18 वाली जो बात थी, अब तो उसके भी 4 वर्ष हो गए, फ्रेश रिवीजन हो और वो जो जितने भी इन्फ्लेशन के इंडेक्स के उसके मद्देनजर हो। आपका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। जय हिंद। धन्यवाद मनोज जी। श्री मुजीबुल्लाह खान, whoever want to associate, please send your names by slip. नमस्कार अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय में बोलने का मुझे मौका दिया, इसीलिए मैं आपका आभारी हूं। भारतीय संविधान की धारा 169 के तहत हमारे देश में अलग अलग राज्यों में विधान परिषद का गठन हुआ है। आज के दिनों में हमारे देश में 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन हो चुका है। हमारे उड़ीसा का विधानसभा 2018 में एक संकल्प पारित किए सर्वसम्मति से कि उड़ीसा में विधान परिषद का गठन होना चाहिए। उसके बाद काफी दिनों तक सब चुपचाप रह गए। हमारे सदन के जो नेता है प्रसन्न आचार्य जी, वो एक लिखित प्रश्न पूछे थे माननीय मंत्री महोदय से, तो मंत्री महोदय ने उत्तर दिया कि हमको कुछ मिला नहीं है, कागज कुछ मिल नहीं रहा है। तो अध्यक्ष महोदय, विधान सभा का एक संकल्प पारित होने के बाद भारत सरकार के पास वो कागज आया था और माननीय मंत्री महोदय कहे कि उसको मिल नहीं रहा है, उसका मतलब कहीं गुमा दिए होंगे। ये तो बड़ा अजीब बात है। हम लोग स्कूल में पढ़ने के टाइम में कागज उगज घूमता था, ये भी तो संसद में भी कागज घूम रहा है, सरकार में भी कागज घूम रहा है। उसके बाद उड़ीसा में हंगामा हुआ, बहुत से लोग हमारे सरकार को बोले कि तुम संकल्प भेजे नहीं हो, इसीलिए ऐसा मंत्री शायद उत्तर दिए। फिर देखा गया तो संकल्प भेजा गया था, तो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं अभी, वो फिर से एक कॉपी भेजे सरकार को कि नहीं भाई हम भेजे थे, आप कहाँ घुमा दिए, फिर से ले लो। उसके बाद वो कागज आके पहुंचा है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे संविधान की रक्षा करते हुए हमारे उड़ीसा में विधान परिषद गठन के लिए जो संकल्प पारित हुआ है उसको आप लोग कम से कम करने का व्यवस्था कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री पी विल्सन, श्री पी विल्सन, ओके, एब्सेंट। श्री सुरेंद्र सिंह नगर। सभापति जी, उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के सिकंदराबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग 91 पर इस जनपद का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित है। इस इंडस्ट्रियल एरिया के रोड नंबर 6, जिससे लगभग सैकड़ों गांव जुड़ते हैं और इस इंडस्ट्रियल एरिया का मुख्य मार्ग भी है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग 91 में डिजाइन में डिफॉल्ट होने के कारण यहां पर एक कट बनाया गया, उस कट पर आज तक लगभग 100 से ज्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं और जिसमें 60 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस कट पर डिजाइन में डिफॉल्ट है, इसको ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर इसमें अंडरपास या ओवरब्रिज बनाया जाना चाहिए, जिससे यहां एक्सीडेंट संख्या कमी आ सके और लोगों की जान को बचाया जा सके। धन्यवाद। धन्यवाद जी। श्रीमती पुरोदेवी नेतम। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद देती हूँ, आपने महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में मनरेगा का मटेरियल पेमेंट नहीं हुआ है। 350 करोड़ आज तक भुगतान नहीं हुआ है और इसके साथ जो मनरेगा शाखा में कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको करीब
20 करोड़ 3 महीने से उनका पेमेंट नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ जो भविष्य निधि है इसी के साथ साथ उनका भी पेमेंट नहीं हुआ है। महोदय, मनरेगा में अगस्त 2021 यानी 7 महीना से लेबर पेमेंट बिल एंट्री हो चुकी है, लेकिन केंद्र की गाइडलाइन के तहत मनरेगा के सिस्टम को रीट मॉडल पर अपडेट किया जा रहा है। यह सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा तब तक केंद्र सरकार पेमेंट नहीं करेगी और राशि रिलीज करने का ट्रांसफ़र आर्डर नहीं हो पाएगा। अध्यक्ष महोदय, पुरानी भुगतान की प्रक्रिया में यदि बदलाव करना ही था तो सिस्टम को पहले ठीक करना था। कार्य में व्यवधान लाना कोई उचित बात नहीं है। भुगतान की रीट मॉडल अपडेट होता रहेगा, इससे गरीब मजदूर प्रभावित ना हो। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आपके माध्यम से निवेदन है सरकार को कि छत्तीसगढ़ का जो लेबर पेमेंट, मटेरियल पेमेंट बचा राशि 350 करोड़ और सरकारी कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनका 20 करोड़ का भुगतान हो और सिस्टम को बदलाव करने की स्थिति आए तो पहले से ही इसका कार्य योजना बनना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोजो जी। श्रीमती ममता मोहंता। धन्यवाद सभापति महोदय। माइक हाँ। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं सदन के माध्यम से सरकार को आकृष्ट करना चाहती हूँ जे कि ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिला और रायरंगपुर एक सब डिवीजन है। ये मयूरभंज जिला आदिवासी बहुल जिला है और सबसे बड़ा जिला है भौगोलिक हिसाब से ओडिशा का। सर, इस क्षेत्रों में प्राकृतिक संपद की भरपूर है, परंतु ये जाता है कि मुझे दुख है उपलब्ध प्राकृतिक संपद पर आधारित कोई भी इंडस्ट्री कारखाना नहीं है। इस सब डिवीजन में काफ़ी मात्रा में आयरन और उपलब्ध है। वर्तमान समय में वहाँ से आयरन और बहुत दूर दूर तक स्टील प्लांट में जाता है, जैसे कि टाटा, जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला एवं भिलाई में स्टील प्लांट में जाता है और ट्रांसपोर्ट पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। जहाँ पर आयरन ओर का उत्पादन हो रहा है वहाँ रायरंगपुर सब डिवीजन में एक स्टील प्लांट स्थापित किया जाए ताकि मयूरभंज जिला के लोग का रोजगार मिलेगी और मयूरभंज जिला को विकास होगा। सदन के माध्यम से सरकार को अनुरोध करती हूँ मयूरभंज जिला के रायरंगपुर में आयरन ओर की उपलब्धता को देखते हुए यहाँ पर एक स्टील प्लांट स्थापित किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद ममता जी। डॉक्टर नरेंद्र यादव। Thank you, Chairman, sir. Sir, through you, I would like to invite the attention of this august House to pathetic conditions of women prisoners with their children. Sir, according to the Prison Statistics India Report 2019-20, there were 1,543 women prisoners with 1,779 children. Out of these, 1,212 women prisoners were under trial prisoners who were accompanied by 1,409 children and 325 convicted prisoners accompanied by 363 children. Sir, the crucial years of child's formative years are spent behind the walls of the jail. Sir, how can children born in jails or those children who accompany their mothers to jails be compelled to leave behind the bars without becoming convicts, without becoming offenders in their life? Sir, Justice Krishna Iyer Committee had looked into the living conditions of women prisoners, and the committee had observed that children of women prisoners were callously placed in prison in general.
Also, sir, in many prisons, there is no separate ward for female inmates with their children. The barracks are too small and they have to live in the same ward with their children. Sir, a report by National Commission for Women titled "A Study of Condition of Women Prisoners and Their Children in Eastern UP Jails" revealed that lactating mothers in most jails did not have even provision for milk, ghee, fruit and egg. So the supplementary nutrition is not provided to the mothers to feed their children. Through you, sir, I would like to invite your attention. I would like to urge the government to impart proper care and welfare of women prisoners along with their young children. Also, government should tie up with local educational institutions and NGOs to impart education and skill training for both children and their mothers. Thank you, sir. Thank you, Narendra ji. Associate, please send you. Sri Arnath Singh Yadav. माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से किसानों की खुशहाली से जुड़े बागवानी क्षेत्र के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। महोदय, किसानों की आमदनी दोगुनी करने हेतु भारत सरकार ने अनेक योजनाएं लागू की हैं, जिनका कृषि क्षेत्र में स्पष्ट रूप से सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है। सरकार की इस मुहिम में बागवानी क्षेत्र का भी विशेष योगदान रहा है। माननीय, देश भर में पौधशालाओं की कुल संख्या लगभग 2 लाख है, जिनमें लगभग 40 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। बागवानी क्षेत्र का विशाल आकार व कृषि क्षेत्र में उसकी भूमिका को देखते हुए पौधशाला क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण करना अत्यंत आवश्यक है। माननीय, पौधशाला क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड का गठन किया हुआ है, परंतु देश भर में फल, साग सब्जी, सजावटी और बनी पौधों की कितनी पौधशालाएं हैं, आज तक इसका कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है। कितनी पौधशालाएं उच्च स्तरीय तकनीकी तथा निम्न तकनीक से जुड़ी हुई हैं। इन पौधशालाओं में कार्यरत उच्च कौशल योग्यताधारी, मध्यम कौशल ज्ञान धारक तथा अकुशल कार्मिकों की कितनी संख्या है, उनकी समस्याएं क्या हैं, आज तक इसका कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है। महोदय, नर्सरी क्षेत्र से जुड़े हुए बड़े किसानों, मध्यम वर्गीय किसानों तथा छोटे किसानों की कितनी संख्या है, इसका भी अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है। अभी कुछ दिन पूर्व नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने संरक्षक खेती घटक के अंतर्गत सब्जी और कट फ्लावर पौधशालाओं के अनुदान प्रदान करने वाले वर्ग में सम्मिलित किया है, परंतु सजावटी पौधों और लैंडस्केप पौधशालाओं के अनुदानीय वर्ग का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण पौधशाला क्षेत्र के विकास और सुदृढ़ीकरण में अनेक प्रकार की बाधाएं सामने आ रही हैं। माननीय, नर्सरी क्षेत्र कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, परंतु राज्य सरकारों द्वारा विद्युत आपूर्ति वाणिज्यिक दरों पर की जाती है। ऐसी व्यवस्था पौधशाला क्षेत्र के साथ किसी प्रकार से न्याय संगत नहीं है। नर्सरी क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने हेतु सरकार ने अनुसंधान, जैव प्रौद्योगिकी और ऊतक संवर्धन हेतु चलाए जा रहे प्रयास अभी प्रारंभिक अवस्था में हैं। इस कार्य को और अधिक गति देने की आवश्यकता है। अंत में मैं कृषि विकास और किसान कल्याण की दृष्टि से बागवानी क्षेत्र की समस्याओं पर समग्र चिंतन कर मेरे द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर सकारात्मक कार्रवाई करने की सरकार से मांग करता हूं। धन्यवाद श्री अरनाथ सिंह जी। डॉक्टर अमी याज्ञिक। धन्यवाद सभापति महोदय जी, मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का मौका दिया। मेरे हिसाब से ये महत्वपूर्ण ही नहीं है, बहुत दुखद प्रश्न मैं आज लेके आई हूँ। मैं बात करना चाहती हूँ इस सदन में जो सड़क पे जो बच्चे हैं उनके बारे में। सर, हम बड़े बड़े पुल बनाने में, बड़े बड़े सड़क बनाने में, बड़े बड़े मॉल बनाने में ये भूल गए हैं कि इन सड़कों पे जो बच्चे हैं वो सुबह कहाँ से आते हैं और रात को कहाँ चले जाते हैं। ये इनविजिबल जो फैक्टर हो गया है वो उसको मैं विजिबल बनाने के लिए इस सदन में एक अपील करने इस 0 आवर में आई हूँ। सर, ये बच्चे आते हैं, गाड़ी रुकती है ट्रैफिक लाइट पर, हमारा कांच साफ करते हैं और अपेक्षा रहती है कि कुछ उनको मिल जाए। वो काम करने आते हैं, जो ये काम नहीं कर सकते, जिसमें थोड़ी खुमारी होती नहीं है, वो भीख मांगने लगते हैं। कोई ठेले पे काम करता है, पर ये बच्चे हैं,
ये हमारे देश के स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं और ये स्ट्रीट चिल्ड्रन हर राज्य में है, हर शहर में है। सर, एक सुओमोटो पिटिशन हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बताया गया एनसीपीसीआर ने, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने, कि इस राज्य में इतने हैं, इस शहर में इतने हैं, पर इसका कोई क्या हल निकल सकता है वो नहीं बताया जा रहा है। सर, मैं इस सदन में सब पार्लियामेंटेरियंस को अपील कर रही हूँ, सरकार को बाद में करूंगी कि वो एक डेटा बनाए, क्योंकि इनका कोई डेटा कहीं नहीं है, सरकार के पास कोई डेटा नहीं है, एनजीओस के पास है पर वो उसमें डिस्क्रिपेंसी है। और अगर ये डेटा होता है तो कोई एक एनलाइटन नागरिक इस डेटा का मदद लेके कुछ काम कर सकता है, तो सरकार इसका डेटा बनाए। पर सर, आप सभापति महोदय जी, आप खुद बहुत दयावान हैं, आप में करुणा मैंने देखी है। सर, मैं आपके जरिए से ये सदन में कहना चाहती हूं कि हर पार्लियामेंटेरियन इससे जुड़ जाए। ये सड़क पे जो बच्चे हैं, जो सड़क को माता समझते हैं, सड़क को पिता समझते हैं, भाई बहन समझते हैं, सर वो बच्चों को हम रिहेबिलिटेट कैसे करें, उनको हम मेन स्ट्रीम में लाके हमारे बच्चों की तरह कैसे बात करें। तो हर पार्लियामेंटेरियन यहाँ से जुड़ जाए और ना तो इस पार्टी उस पार्टी की बात करे। सर, हम नागरिक हैं इस देश के, हम देश की तभी बात कर सकते हैं, इस राष्ट्र की तभी बात कर सकते हैं जो आगे नागरिक होने वाले हैं। ये हमारे बच्चे सर, वो कह नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, वो पिटीशन नहीं कर सकते, वो मंत्री को कागज नहीं दे सकते, वो यहाँ आके कुछ कह नहीं सकते, उनको पता नहीं है कहाँ जाना है। सर, इनके लिए मैं आज खड़ी हुई हूं कि इन बच्चों को देख के हमें हमेशा देख के लगना चाहिए कि ये वंचित है, मेरे बच्चों की तरह नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकती हूं। सर, धन्यवाद। इस टॉपिक को बड़े सीरियसली लेना चाहिए हम सभी को, इसके लिए मैं ये उठाया है। धन्यवाद डॉक्टर अमी याज्ञिक जी। नाम भेजना लिख के, श्री जीवी नरसिंहराव, तेलुगु। థ్యాంక్ యూ చైర్మన్ సార్. మహిళా పొదుపు సంఘాలకు 20 లక్షల రూపాయల వరకు ఏ ఆస్తిని తనఖా పెట్టకుండా రుణాలు ఇవ్వాలన్న విషయంపై నేను మాట్లాడటానికి మీ ముందు మీ అనుమతి ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు సార్. మహిళా పొదుపు సంఘాలు అభివృద్ధిలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాలకు రెండింటికి గర్వకారణంగా మహిళా సంఘాలు నిలిచాయి, వాటి పనితీరు నిలిచింది. దేశంలోనే ప్రథమ స్థానంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో మహిళా సంఘాలు, పొదుపు సంఘాలు ఉన్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా 34 లక్షల పొదుపు సంఘాలకి రుణాలు ఇస్తే బ్యాంకులు ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే 8 లక్షల వరకు ఇవ్వటం జరిగింది. వాజ్పేయి గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు పొదుపు సంఘాలకి విస్తృతమైనటువంటి సమర్థన ఇవ్వటం జరిగింది. అప్పుడు చైర్మన్ వెంకయ్య నాయుడు గారు కూడా ఆ రూరల్ డెవలప్మెంట్ మినిస్టర్గా వీటికి చాలా ఒక ఊతం ఇవ్వటం జరిగింది. ప్రధాని మోదీ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. గత 7 సంవత్సరాల్లో పొదుపు సంఘాలకు ఇచ్చే రుణాలని దాదాపుగా 4 రెట్లు పెంచిన ఘనత ప్రధాని మోదీ గారిదే. మహిళా శక్తి ఆధారిత అభివృద్ధి చేస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు సార్. కాకపోతే కేంద్ర ప్రభుత్వం గత సంవత్సరం 20 లక్షల రూపాయల వరకు తనఖా లేకుండా బ్యాంకు రుణాలని మహిళా పొదుపు సంఘాలకు ఇవ్వచ్చు అని చెప్పి ఒక ఆదేశాన్ని ఇవ్వటం జరిగింది. ఆర్బీఐ కూడా తన సర్క్యులర్ ద్వారా ఆగస్టు 9, 2021 అన్ని కమర్షియల్ బ్యాంక్స్కు, ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్తో సహా అందరికీ లేఖ రాసి మరి 20 లక్షల వరకు తనఖా పెట్టుకోకుండా, ఆస్తులు తనఖా లేకుండా కొలాటరల్ ఫ్రీ లోన్స్ ఇవ్వమని చెప్పింది. కానీ 10 లక్షలకు మించి ఇవ్వటం లేదు అన్నది నా దగ్గర ఉన్నటువంటి సమాచారం. అలాగే ఆర్బీఐ కూడా ఎటువంటి డిపాజిట్స్ తీసుకోకుండా ఈ రుణాలను మంజూరు చేయాలని చెప్పింది. సార్, ఈ రుణాలు వీటి ఎన్పిఏ చాలా తక్కువ. 2014లో వీటి ఎన్పిఏ దాదాపుగా 10% ఉంటే ఇప్పుడు కేవలం 2% ఎన్పిఏనే ఉన్నది పొదుపు సంఘాలకు ఇచ్చిన రుణాలకి. సో కాబట్టి విస్తృతంగా ఈ రుణాలని ఇవ్వవలసిన అవసరం ఉన్నది. కేంద్రం చేసిన ప్రతిపాదనని బ్యాంకులు అమలు చేసేలా చేయాలి, ఆదేశాలు ఇవ్వాలని నా యొక్క మనవి. అలాగే ప్రభుత్వాలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మహిళా సంఘాలని రాజకీయ కార్యక్రమాలకు కూడా పంపిస్తున్నాయి. దాన్ని నివారించవలసిందిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశించాలని, వారిని రాజకీయ కార్యక్రమాలకు పిలవరాదని నా మనవి. థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్. ఈజ్ pleading for sanction of 20 lakh to self-help groups of women without guarantee. This is the broad guideline that has been issued. It's not being strictly followed. Only up to 10 lakhs they are considering. That is the suggestion. Sri Bhattacharya ji, क्या you are looking agitated? क्या? No.
भट्टाचार्य जी, Sir, क्या है विषय क्या है आपको? sir, I am not agitated, nothing of the sort. Sir, one serious incident took place in my state, that is in Rampur Hard. 9 women were burned and killed. But you must give a Two notice. children, Na? sir. You must, Sir, you sir, must one give a thing. notice now. Sir, I am not discussing this thing. The state government going to investigate this matter. My submission to the House, we should keep silent for 1 minute just to pay the honor to the departed women people. Mr. Swapandas Gupta and Rupa Ganguly, they have given a notice yesterday, I allowed it. But the House did not function. What can I do? Even other members also now saying, sir, my notice is not listed. Yesterday, please. Yesterday, these people have been permitted. Many people, including members who have been permitted, they did not take part in this thing. And I cannot again give them permission today. That's the position. So please see, today, in 18 0-hour submissions on various issues, members have come prepared and made presentation. Very interesting and useful. So we should allow the House to function. Sir, you have the power under 266. Right. Under your legislative Right. to allow for a free discussion. Now I have the power, but the power is becoming powerless, and some people go out of the way. So I am using my power to adjourn the House. The next one is sending them out of the House. So we'll see. So please. No, please. No. Okay, Swapanji. No, it is not a general discussion. It is not it's a please, ऐसा खड़े होकर बोलना नहीं. I am not going to allow you. Please. Yes, coming. Please. Okay. No, still there is time for question hour. I hope that members will cooperate. Venugopalji also was looking agitated. Thank you, sir. With pain and sorrow, I would like to invite the attention of this August House through you, sir. An incident which happened today morning in Vijay Chowk. No, you must. MPs there for an agitation, peaceful agitation. After I was invited to inaugurate that agitation, peacefully we have demonstrated. After the demonstration, when we are coming back to the parliament by walk, the Delhi police jumped on the MPs and they literally stopped and they manhandled, including a woman MP, sir. Sir, this is very bad. That's so why. What message we are giving to the That's country? why I am allowing you. Please send me an. MP is not having the You have just sent a slip. to the parliament house. You, Venugopalji, Who will protect us, sir? you send me a detailed this thing. I will find out from the Home Ministry, and if necessary, we will discuss it. Right. Okay. Because you said that you yourself is involved and was also this thing. I have just called you to raise the issue, that's all, because we should know the facts, no? Then there is special mention. What Neeraj Shekhar was telling was about the importance of the question hour. I do recognize that. Please cooperate for the question hour also. Sri Nabam Rebia, Arunachal. Yes, sir. Raise an important issue. This is regarding. This is regarding establishment of. आगे से पीछे से आगे. Establishment of NEPCO regional office in Itanagar in Arunachal Pradesh. In my last speech I have mentioned here, Arunachal has 1/3 of country's hydropower potential, and NEPCO has successfully completed and commissioned 3 major hydro projects in Arunachal: 405 megawatt Ranganadi hydro project, 110 megawatt Pare project, and recently 600 megawatt Kameng project. Therefore, we have number of competent local engineers in NEPCO. Therefore, we are requesting, now NEPCO headquarters is in Meghalaya, in Shillong, which is around 700 kilometers from Itanagar. Therefore, our request is
to have the NEPCO regional office established in Arunachal. That's it. Thank you, sir. Thank you. Sri Suresh Gopi. Honorable Chairman. So, this क्या है? ये mask है, beard है? Beard. My new look, sir. Next film. The next film. Sir, this is a special mention related to a certain grievance from Defence Civilian Pensioners Association, Malabar region, Kannur in Kerala. Sir, it's a great concern that there is no CGHS empaneled hospital in Kannur, Kerala under its CGHS Wellness Center. It is apparent that the super specialty hospitals are not ready to join in the CGHS because of the low rate of package offered to them by the scheme. As a result of this, thousands of CGHS beneficiaries are denied the inpatient treatment in such private super specialty hospitals, though they are entitled and eligible for treatment had they been empaneled. According to an observation by the Honorable Supreme Court of India in April 2018, the central government employee or a pensioner cannot be denied entitlements if the beneficiary went for treatment in any hospital and the claim shall be reimbursed within a period of 1 month. However, the number of representations received in my office shows that many beneficiaries still await to get claims reimbursed even after 2 to 4 years. Hence, I wish to put forth a prayer on behalf of these CGHS beneficiaries to the Ministry of Health and Family Welfare to take proactive steps to revise the package rates of CGHS provided to empaneled hospitals. It is also learned that many good hospitals are ready to empanel themselves in CGHS if the package rate is enhanced by the Government of India. Thank you very much, sir. Thank you, Suresh. Abdul Wahab. Associate, you have to send the name. Legal remedies for compensation for wrongly prosecuted. Our demand is the recommendation in the 277th report of Law Commission of India regarding wrongful prosecution, miscarriage of justice, legal remedies be implemented with utmost priority and immediate effect. These are suggestions that shall be considered in this concern. Establishing special courts for speedy justice. Remedy capable of being availed even by the legal heirs and agent of victim. Summary disposal of complaints. Interim compensation of at least 25,000 to 1 lakh depending on the nature of the case. Overlooking in limitation period if sufficient cause found. Defined but not exclusive factors to determine final compensation. Sir, the government must acknowledge the ills of the fake convictions and redesign the existing system to ensure accountability and provide victims with just compensation. In our country, unfortunately, instances of such misuse of power by police officials, including illegal detention, custodial death, brutality and torture are fairly routine. However, to date there is no set of guidelines issued by the court. You are adding something on your own. Mr. Wahab, आप कुछ ऐसा जोड़ रहे हैं उसमें जो है और जो approved है उसी को पढ़ना है. Yeah. It is high time. It is high time. We are a democratic nation, follow the lead of international standard with regards to delivering justice to the victims of wrongful prosecution. The government should urgently legislate statutory or legal scheme for compensating those who are wrongfully incarcerated. Thank you, sir. Thank you. Sri Vishambar Prasad Nishad. सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से 1 ही मिनट टाइम बचा है, प्लीज. हाँ. महोदय, गरीबी रेखा की आय में विभिन्नता समाज में आर्थिक समानता को दर्शा रहा है. समान जात के गरीबी रेखा वाले व्यक्ति की आय 8 लाख रुपए सरकार द्वारा तय किया गया है और अन्य पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा वाले व्यक्ति 48,000 रुपया ग्रामीण और 1 लाख रुपया शहरी क्षेत्र तय किया गया है. मैं सरकार से सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि अवलंबनी आर्थिक रूप से कमजोर अन्य पिछड़ी ओबीसी के लिए 8 लाख की आय सीमा तय करने संबंधी आश्वासन को लागू कराए.
जिससे आर्थिक रूप से कमजोर अन्य पिछड़ी जाति के गरीबों को लाभ मिल सके। Thank you. Question hour is going to be taken up. I would urge upon the members to be brief and sharp in their question. Supplementary. Ministers also should be brief so that you can cover more questions and get proper answers. This has to be kept in mind. Question. Member should ask the question and minister should answer the question. 226. Srimati Rajni Patil ji. Minister Mantri ji. आंसर टेबल के ऊपर। Supplementary. Sanjay Seth. ये जानना चाहता हूं कि क्या अलग अलग प्रदेश सरकारों से जम्मू कश्मीर में अपने सदन बनाने के लिए कोई प्रस्ताव दिए गए हैं? यदि हाँ, तो इस पर सरकार उन प्रदेशों को जमीन देने पे कोई विचार कर रही है? अध्यक्ष जी, ये टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं है। इसके कारण से हम हर स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करके जम्मू कश्मीर में अलग अलग लैंड देने का भी कोई चर्चा नहीं किया है। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करके जम्मू कश्मीर में कुछ टूरिज्म दृष्टिकोण से इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो जरूर हम जम्मू कश्मीर सरकार से बातचीत करके उस स्टेट को हम जरूर हेल्प करेंगे। सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय शक्ति सिंह गोहिल जी। धन्यवाद महोदय। मैं आपके जरिए माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये जम्मू कश्मीर का पर्यटन, जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी बहुत सही मायने में कहा था कि यहाँ की सिर्फ जमीन नहीं, हमें ऐसे काम करने चाहिए कि यहाँ के बसने वाले लोगों का ज़मीर भी हमारे साथ दिल से जुड़ा रहे। आपके रिटर्न रिप्लाई में आपने बातें की, उसमें सिर्फ गारंटी या लिमिटेड लोन फ्रॉम 1 लाख टू 10 लाख ऐसी बातें की है। असल में लॉकडाउन की वजह से पर्यटन पे बहुत बुरा असर पड़ा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप कोई कैश नगद में सही हेल्प यहाँ के पर्यटन के बचाव के लिए करना चाहते हैं, यहाँ के लोगों के लिए या नहीं? धन्यवाद सर। अध्यक्ष जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जम्मू कश्मीर दृष्टिकोण से मैं आपके द्वारा आदरणीय सदस्य को अवगत करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र सरकार टूरिज्म दृष्टिकोण से अलग अलग कदम उठाए और अच्छे रिजल्ट भी आए। मैं बताना चाहूंगा, मैं लास्ट भी बताया सेशन में, लास्ट मंथ जो फ्लाइट्स आए हैं जम्मू में 1280 फ्लाइट्स जम्मू में सिर्फ, श्रीनगर में 2048 फ्लाइट्स आए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सिविल एविएशन को एनकरेजमेंट देते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर देते हुए हम काम कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं जम्मू कश्मीर में अगर कंपेयर किए तो देश में सबसे ज्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस भारत सरकार के द्वारा जम्मू को दिया गया है और उसमें मैं आपको अवगत करूंगा। टूरिज्म में हम जो कर सकते हैं किया है, उसके साथ साथ मैं बताऊंगा, मैं हमारा सरकार के द्वारा जो गारंटी इश्यूड नंबर ऑफ लोन्स गारंटीड देश भर के लिए 3902 लोगों को भारत सरकार के द्वारा ये कोविड के संदर्भ में हम हेल्प किए हैं। वो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये आपको बताना चाहता हूं। उसके बाद टोटल हॉस्पिटैलिटी होटल रेस्टोरेंट मिलकर 1,03,750 करोड़ लोगों को हम हेल्प किया है। देश भर में लगभग 15,000 से ज्यादा करोड़ रुपीस हम असिस्टेंस किया है। जम्मू कश्मीर के लिए भी मैं बता रहा हूं, टूर ट्रैवलर्स के लिए
हम 10 लाख रुपए और 1 लाख रुपए दिया है। थैंक यू। आप बैठे प्लीज। माननीय बन्ना जी। The scenic beauty of Jammu Kashmir and Ladakh, the arts and crafts of Jammu Kashmir is also a major attraction for the tourists. So after the lockdown after COVID-19 and the close down after abrogation of Article 370, this has majorly impacted all the artisans. They need a revival package for promotion of their products, financial support and marketing. Sir, does the government have any plans to provide such assistance? Thank you, Thank you, sir. अध्यक्ष जी, कोविड के बाद स्थिति ठीक हुआ है। मैं अभी इसलिए बता रहा था, कोविड के कारण इफेक्ट हुए, मगर मैं फ्लाइट्स का नंबर भी बताए। लास्ट मंथ का, एक मंथ का अगर अपन जो टूरिस्ट के बारे में अगर चर्चा किए तो लास्ट मंथ में 1,42,000 टूरिस्ट आए हैं और इसके कारण से लोगों का काम मिलता है। जो टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट आने से जो हैंडक्राफ्ट का है, लोगों जो काम करते हैं, सब लोगों का मार्केटिंग होता है। कोविड के कारण से वो लोग इफेक्ट हुआ, मगर लास्ट मंथ, एक ही मंथ, यस, लास्ट 7 ईयर से लास्ट मंथ का नंबर हाईएस्ट नंबर है। जम्मू कश्मीर में लोग टूरिस्ट आए हैं। मैं बताना चाहता हूं, जो जम्मू कश्मीर में जून 2021 में ऑनवर्ड्स और टूरिस्ट 72 लाख लोग आए हैं, 72 लाख लोग आए, ये हाईएस्ट नंबर है। इसलिए जो लोग आए तो ऐसा है, जो कलंकारी है, जो काम करने वाले हैंडक्राफ्ट है, टूरिस्ट आए तो उनको काम मिलता है। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं, इसके लिए हेल्प कर रहे स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग स्कीम की हेल्प कर रहे, फाइनेंशियल हेल्प कर रहे, बैंक्स लोन दे रहे, स्वनिधि योजना के द्वारा हम मिल रहे, मुद्रा योजना के द्वारा काम दे रहे, स्वनिधि योजना के द्वारा भी हम काम दे रहे। इसलिए भारत सरकार हर पैर पर काम कर रहे हैं। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 227, माननीय प्रसन्नाचार्य जी और प्रेजेंट। माननीय मंत्री जी, डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स इन ओडिशा। जी सर। माननीय जयराम रमेश जी। Ministry of Tourism runs a Buddhist tourism circuit, and it covers UP, Bihar, Gujarat and Andhra Pradesh. My question to the Honorable Minister is whether Odisha, which has such a rich Buddhist heritage, will be included in this circuit, including his own state, Telangana, where some of the most rich heritage sites have been discovered, namely Fanigiri. So I would ask the Honorable Minister whether he would consider including other states like Maharashtra, Karnataka, Telangana, and most importantly Odisha, through which this question refers. I know you won't allow me to go beyond Odisha, but I'm using Odisha as a peg to ask this question. So to keep it restricted only to UP, Bihar, Gujarat and Andhra, which is very important, but I think India's Buddhist circuit covers a larger part of the country. So I would request the Honorable Ministers. अध्यक्ष जी, ये मैं सहमत नहीं हूं आपसे, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस का सरकार है। 4 स्वदेशी दर्शन का हम कभी नहीं देखते कौन सा पार्टी कौन सा सरकार है, टूरिस्ट दृष्टिकोण से एंकरेजमेंट करते हैं। राजस्थान में लगभग 4 स्वदेशी दर्शन का स्कीम्स लिया है। उसके साथ साथ हम प्रशासी में एक लिया है, 262 करोड़ राजस्थान को दिया है, वैसा ही ओडिशा में भी दिया है। मैं जम्मू कश्मीर का भी बताना चाहता हूं, नहीं तो जो वेस्ट बंगाल में भी अलग अलग जगह कोई ऐसा एक स्टेट को देना चाहिए, एक स्टेट को नहीं देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा दिया है जम्मू कश्मीर को, मैं बताना चाहता हूं स्वदेशी दर्शन के, क्योंकि टूरिस्ट ज्यादा आते हैं। इसलिए हम ऐसा, मैं सहमत नहीं हूं। मैं एक स्टेट में, हमारा स्टेट आपका स्टेट नहीं है, सभी स्टेट जिधर टूरिस्ट आते हैं, अल्टीमेटली ये प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट से आना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट से प्रपोजल आना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट प्रपोजल दी तो जरूर हम परसुएट करके देते हैं। लगातार उड़ीसा सरकार से हम बातचीत कर रहे हैं, उड़ीसा सरकार से बातचीत किया, मगर कुछ प्रपोजल्स वापस लिया है, इसलिए एग्जीक्यूशन में कुछ प्रॉब्लम है। इसलिए हम फिर एक बार मैं उड़ीसा सरकार को बता दिया है, नया प्रपोजल दीजिए। भारत सरकार तैयार है, वो प्रसाद स्कीम के अंदर हो, स्वदेशी जागरण के अंदर हो, उड़ीसा सरकार को भी हो, हर जगह भी देने को तैयार है। थैंक यू। श्रीमती कांता करदम जी।
नहीं चालू। माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार उत्तर प्रदेश में पर्यटन के विकास प्रोत्साहन के लिए संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है तथा राम मंदिर, अयोध्या, काशी विश्वनाथ मंदिर माननीय कांता जी, ये क्वेश्चन उड़ीसा से रिलेटेड है जी, प्लीज आप। अब मैं खड़ी हो गई तो मैं कह देती नहीं, प्लीज 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 माननीय तिरुचु शिवाजी प्लीज। Part 1 is the details of iconic tourist sites in the country, which are to be developed into world-class tourist destinations. So the statement says, Ministry of Tourism has formulated development of iconic tourist destination scheme for development of 19 identified destinations, and no detail has been given, sir. So I would like to know whether Tamil Nadu has got any destination that has been earmarked. Thank you. देखिए, वो स्कीम अंडर कंसिडरेशन पे है, चर्चा हो रही है, फाइनल स्कीम अप्रूवल नहीं हुआ है। अब तमिलनाडु से भी स्कीम है, केरल से भी स्कीम है, अलग अलग जगह से है, मगर अभी एक बार अप्रूवल होने के बाद मैं संसद के सामने मैं बताऊंगा। थैंक यू। होस्टिंग ऑफ ओलंपिक्स गेम्स 2036, माननीय संजय राउत जी प्रेजेंट नहीं। माननीय मंत्री जी। उत्तर सभा पटल पटेल। थैंक यू। माननीय नीरज डांगी जी। माननीय उपसभापति महोदय जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि देश की आबादी करोड़ों में है और लाखों नौजवान जो ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं, अपना भविष्य खेलों में ढूंढते हैं, ऐसे में सरकार के पास क्या ग्रामीण युवाओं के ओलंपिक खेलों में सिलेक्शन नहीं होने का कोई ब्यौरा है, और यदि हाँ तो इस संबंध में ग्रामीण युवाओं में पाई गई ओलंपिक स्तर की कमियों को सरकार द्वारा किस प्रकार से दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं? धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय संसद जी को और पूरा सदन को यह बताना चाहूंगा कि अगर हम टोक्यो ओलंपिक 2020 को देखें तो ये हमारे लिए ऐसा एक स्वर्णिम मुहूर्त है जहां पर ओलंपिक में सबसे ज्यादा भारत को सफलता मिला और सबसे ज्यादा मेडल भारत जीत कर लाया। और अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि इस ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल लाने वाला सारे ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं, चाहे मीराबाई चानू जी हो, चाहे नीरज कुमार हो भारत का गोल्डन बॉय, और चाहे लवलीना हो, सारे जो है सबसे ज्यादातर जो खिलाड़ी है ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं। और मैं संसद जी को यह भी बताना चाहूंगा कि पूरा भारत में खेल क्षेत्र के विकास के लिए 2024 तक भारत सरकार ने और भारत की खेल मंत्रालय के द्वारा 1000 खेलो इंडिया सेंटर भारत की हर एक क्षेत्र में करने का लक्ष्य रखा है, और हम वो लक्ष्य के ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। और अभी तक लगभग 2397 करोड़ रुपया का अभी नया 200 जो 289 प्रोजेक्ट्स के लिए लगाया गया है, और उसमें से काफी प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ गया है। और हम आशा रखते हैं 2024 से पहले पूरा जो 1000 खेलो इंडिया सेंटर करने का इरादा है वो लक्ष्य भी हम लोग पूरा कर लेंगे। थैंक यू। माननीय अवीर रंजन जी। Thought least for India's bid for hosting the 2036 Olympics, firstly, and on what criteria have these cities been shortlisted? Thank you, sir. आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये बताना चाहूँगा कि ओलंपिक का जो ये सिलेक्शन होता है कौन सा देश में होगा और इसका प्रस्तावना मेजबानी करने का जो प्रस्तावना होता है ये ओलंपिक संघ के माध्यम से दिया जाते हैं। और मुंबई में जो आईओसी का सेशन होने जा रहा है इसका बहुत सारा मुद्दा है, उसका ऊपर चर्चा होने के लिए हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2036 में जो ओलंपिक होगा उसके बिडिंग के प्रस्ताव के लिए, ऐसा कुछ नहीं है।
इसका संभावना कम है, क्योंकि अगर देखा जाए, अगर आमतौर से देखा जाए तो ओलंपिक के जो ये बीडिंग या फिर मेजबानी करने का जो प्रस्तावना होता है ये 8 से 10 साल से पहले ही होता है, क्योंकि नहीं तो जो ये बजट होता है ये बाद में डबल हो जाता है। जैसे ग्रीस में हुआ था, जो बजट तय हुआ था वो लक्ष्य डबल हो गया था, लगभग $5 बिलियन की बजट फिक्स हुआ था, वो जाके $11 बिलियन हो गया था। तो ऐसा हो सकता है, इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया है कि 8 से 10 साल पहले ही इसका चर्चा होगा। तो अभी ये विषय नहीं है, तो मैं इसके बारे में भी कहना नहीं चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। माननीय प्रफुल्ल पटेल जी। I am also associated with one of the Olympic sports, that is football, and I head the All India Football Federation. Also, I am on the board of FIFA. Many a times in the international forums, when hosting of major tournaments is discussed, like we are talking about bidding for the 2036 Olympics. Of course, we should aspire and we should. But my own understanding is that as yet, sports infrastructure in the country, we have not been really able to showcase it on a real massive global scale. We have hosted Commonwealth Games, we've hosted Asian Games, very good, laudable. We are doing much better in sports than before. But my point here is, an example is the SAI centers. We have so many SAI centers across the country. Some have been made very beautifully, futuristically, state of the art. But unfortunately, maintaining that infrastructure is a big challenge. And I don't blame the government. I only wish that the government looks at two aspects. One is developing sports infrastructure of all the sports in the country holistically and uniformly. And the second most important thing is that the maintenance of these centers of excellence which have been created with so much of our money, they should be put into some kind of, involve industry, public-private partnership, so that at least the maintenance and upkeep of those built infrastructure can be. Thank you, Praful. And that will help us. Thank you. That will help us to host major tournaments like bidding for the 2036 Olympics, because I know how the international community is viewing at all these aspects, especially when India bids for some major tournament. Thank you. Both are suggestions, good suggestions, please. माननीय उपसभापति महोदय, मैं तो पहले आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी के धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि खेल के विषय में उनका इतना जो है जानकारी है और उन्होंने सलाह भी दिया है, तो मैं इसलिए उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा। और उनके जानकारी के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि ऑलरेडी पीपीई मॉडल में हम लोगों का काम शुरू हो गया है और बहुत सारा ऐसा जो है इंस्टीट्यूशन है, एकेडमी से जहाँ के जिसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और खेलो इंडिया स्कीम के माध्यम से बहुत सारा एकेडमीज को भी मान्यता दी गई है और बहुत सारा पीएसयू के साथ भी हम लोगों का बात चल रहा है कि कैसे और हम लोग इसको मॉडर्नाइज कर सके, डेवलप कर सके और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको भी कैसे हम लोग हमेशा अपडेट कर सके, इसका भी हम प्रावधान हो गया है। और आपके माध्यम से ये भी बोलना चाहूँगा कि जो ओलंपिक्स के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरत होता है वो भारत में है। अभी काफ़ी जो सिटीज़ है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है, जैसे कि वल्लभ भाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एनक्लेव्स है अहमदाबाद का, वहाँ पर एक छत के नीचे बहुत सारा जो है इवेंट्स एक साथ हो सकता है। नारायणपुरा में भी लगभग 584 करोड़ की धनराशि से वहाँ पर भी आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है और लगभग सभी जो साई सेंटर है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसको भी डेवलप किया जा रहा है। और स्पोर्ट्स साइंस के सहायता में हम लोग इंजरी मैनेजमेंट के सहायता में स्पोर्ट्स में काफ़ी हम लोग सुधार लाए हैं, डेवलप किए हैं। और सबसे बड़ा चीज़ ये जो है टॉप स्कीम, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के माध्यम से हम लोग खिलाड़ियों को ज़रूरतमंद उसको जो भी चाहे इक्विपमेंट हो, चाहे फॉरेन कोचेस की ट्रेनिंग हो, चाहे अच्छा फिजियोथेरापिस्ट हो, सभी प्रकार के जो सुविधा है वो दिए जाते हैं। महोदय, मैं एक छोटा सा घटना की जिक्र करना चाहूँगा, बस छोटा सा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मुद्दा बताया। तो सहज रूप से मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखिए स्पोर्ट्स में इंजरी बहुत बड़ा एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है खिलाड़ियों के लिए। अगर हम लोग देखें कि भारत की जो सिल्वर गर्ल है मीराबाई चानू,
उनका प्रैक्टिस के लिए उनको इंजरी हो गया था। लेकिन टॉप स्कीम ऐसा स्कीम है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जो 2014 के बाद बनाया गया। उस स्कीम के जरिए 24 घंटे के अंदर डिसीजन लिया गया और मीराबाई चानू जी को विदेश में भेजा गया, अमेरिका में भेजा गया। वहां जाके उनका ट्रीटमेंट भी अच्छा हुआ और बाद में ओलंपिक्स में मेडल लाके भारत का मुख भी उज्जवल किया। और इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि 2014 के बाद से खेल क्षेत्र में जो परिवर्तन आया है, माननीय प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि की वजह से ये आगे बढ़ता जा रहा है और ये आगे बढ़ेगा। थैंक यू। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 229, 229, माननीय हरनाथ सिंह यादव जी। माननीय मंत्री जी, पहला सप्लीमेंट्री। मानवर, किसी भी देश के विकास में कला, साहित्य और संस्कृति का सभी प्रकार की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण रचनात्मक योगदान होता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ग्रामीण व छोटे नगरीय क्षेत्र के युवा कलाकारों और साहित्यकारों को पुरस्कार प्रदान करने के अतिरिक्त उनकी प्रतिभा को दृष्टिगत रखते हुए अन्य किसी प्रकार से आर्थिक सहायता प्रदान करने के प्रावधान निर्धारित किए हैं? धन्यवाद। हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है? उप सभापति महोदय, हमारे संस्कृति मंत्रालय का कला और संस्कृति और साहित्य को संरक्षित करना और संरक्षण देना, ये हमारा मूल काम है। उसके लिए हम समय समय पर सिंपोजियम भी करते रहते हैं, वर्कशॉप भी करते रहते हैं। हमारी जो अकादमी है उनके माध्यम से हमारी एक्टिविटी भी हम करते रहते हैं। जहाँ तक आपने पूछा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का या कोविड के समय कुछ लोगों को दिक्कत हुई, उसके माध्यम से भी हमारे मंत्रालय के द्वारा वर्कशॉप भी आयोजित किए गए हैं, पेंशन भी हम देते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी किए हैं, जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा, साहित्य अकादमी के द्वारा। ये इस तरह के काम जैसे रुक्मणी देवी कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स है, उनके माध्यम से भारतनाट्यम है, कार्नेटिक म्यूजियम है, फाइन आर्ट्स हैं, ये सब काम जो है हमारे संस्कृति मंत्रालय के द्वारा समय पर किए जाते हैं। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री, माननीय हरनाथ जी। मान्यवर, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं अपितु किसी राष्ट्र की संसद की प्राणवायु होती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि संस्कृत मंत्रालय के द्वारा राजभाषा हिंदी सहित देश की अन्य मातृभाषाओं में कितनी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं और भारतीय संस्कृत के चिंतन और पठन पाठन में अपनी मातृभाषाओं को छोड़कर अंग्रेजी भाषा का क्या औचित्य है? धन्यवाद। धन्यवाद उप सभापति महोदय। जैसे भाषा के बारे में माननीय सदस्य जी ने सवाल किया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, युवा पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार, ट्रांसलेशन प्राइज, भाषा सम्मान, युवा साहित्य एवं आविष्कार, युवा लेखक व अन्य राज्यों की यात्रा करने का भी युवा लेखकों को ये प्रावधान, ये सब हमारे संस्कृति मंत्रालय के तहत प्रावधान है। आपका ये कहना है कि राजभाषा और अंग्रेजी पत्र पत्रिकाएं कितनी प्रकाशित होती है, ये डिटेल में लेकर के माने सदस्य जी को दे दूं। धन्यवाद। डॉक्टर नरेंद्र यादव जी। Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, our civilizational country has enormous cultural talent, which has, in many cases, remained unrecognized and hence has been slowly dying. Some years back, sir, a comprehensive national inventory of talents was being prepared. Regrettably, that this ambitious project has been discontinued. I would like to know the reasons why that has happened and whether there are any plans to revive it, because it would go a long way in promoting art and culture to provide employment. Thank you, sir. धन्यवाद उप सभापति महोदय। ये जो जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं ये डिसकंटिन्यू नहीं किया है, प्रोसेस ऑन है। वो कब पूरा होगा वो समय का विषय हो सकता है, लेकिन हमने डिसकंटिन्यू नहीं किया है इन्वेंटरी बनाने का काम। थैंक यू। माननीय जया बच्चन जी। मैं बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत पुराने मित्र हैं हमारे, मगर मंत्री जी ये जवाब से मैं खुश नहीं। एक तो आपने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट को मेंशन ही नहीं किया। इट्स अनदर ऑटोनमस बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई हैव बीन अ वेरी प्राउड स्टूडेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन।
तो जिन्होंने भी आपको ये लिख के दिया वो ठीक से दिया नहीं है। सर, एक जवाब इन्होंने ये दिया है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिनिस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, फॉरगेट योर मिनिस्ट्री। आई बेग योर पार्डन सर, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मोर ओवर, आप मुझे बता दीजिए पिछले 10-15 साल में आपको कौन से ऐसे कलाकार या लेखक का नाम उभर के आया हो नेशनल लेवल पे? धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बता दीजिए। सभापति जी, माननीय सदस्य जी ने जो प्रश्न किया है, हो सकता है इनका एक परसेप्शन हो जो हमने जवाब दिया है। हमने ये कहा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिनिस्ट्री, हमारी मिनिस्ट्री का, सरकार का तो काम है ही, फिर भी हम जितनी भी एक्टिविटी करते हैं उसमें अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन का कार्य संस्कृति मंत्रालय का भी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से होता है। हम 14,000 टीचर को हम ट्रेनिंग दी, वो भी हमारा काम है। ललित कला अकादमी में हम पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाते हैं, उसमें जो पेंटिंग लेके आते हैं और प्रदर्शनी में बिकती है वो उनको भी रोजगार मिलता है। ऐसा नहीं है कि रोजगार हम देते नहीं, रोजगार देते हैं, लेकिन हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट इसका नहीं है। लेकिन जो आपने कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री को आप भूल गए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इसका जिक्र इसमें है, वो पूरे आपके फिल्म कलाकारों को तैयार करने का काम ही करता है, हम भूले नहीं है। उस किसी भी क्षेत्र को हम भूलते नहीं है। मोदी जी के पीरियड में किसी भी क्षेत्र को भूला नहीं जाता। सबका साथ सबका विकास हमारा ये परम दायित्व है। थैंक यू। माननीय जवाहर सरकार जी, माननीय जवाहर सरकार। Thank you, sir. I would like to carry on from where Ms. Jaya Bachchan has mentioned, honorable mention. The minister has been partially misled into giving a wrong reply. जैसे? Sir, with all due submissions, let me assure you, I have worked in that ministry for a long time. Your ministry does provide a lot of employment. There's a word called cultural industry, on the basis of which almost 20% of the employment of foreign countries are provided, advanced countries. In our countries also, there are small schemes that benefit every artisan, social group, dancing group, song. So please revisit the answer. It is not a question of Please question. Please go back. Your ministry does provide, and don't allow such answers to come in. Thank you. Please concentrate by 1 minute. The repertory grant reaches every corner, every district of India. That grant has not been given for 3 years. Sahab, zara dekhiye. Thank you. So it does Thank you. provide, and I'm giving you a positive. Thank you. Thank you. Thank you. टोटल जो ग्रांट है, अगर मैं जिक्र करूं तो लगभग हमने पिछले 1 साल में 790 करोड़ रुपए खर्च किए। इसलिए ग्रांट हम दे रहे हैं। जो आपने प्रश्न किया, फिर मैं कह रहा हूं कि रोजगार देना ही हमारे मंत्रालय का काम नहीं है, सरकार का काम है। हमारा काम जो हमारे मंत्रालय का है, कला संस्कृति साहित्य को संरक्षित करना, संरक्षण देना, उसको विकसित करना, उनको प्रमोट करना, उसके लिए जो एक्टिविटी करते हैं, माननीय मंत्री का जवाब ही रिकॉर्ड पे जा रहा है, प्लीज। होता है, उसमें रोजगार सृजन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 230, माननीय श्री जोश के मनी, माननीय जोश के मनी, माननीय जोश के मनी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 230। Please take your seat. Please. First supplementary. Sarkar is talking about. माननीय जोश के मनी, first supplementary. Sarkar, not me at least. Please. Gender. Move to other question. No, please. Mr. Josh ke mani, please. The United. Please. She's asking us. Mr. Josh ke your माननीय जया जी, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। आपको इस क्वेश्चन में प्लीज, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू स्पीक। माननीय जया जी, प्लीज। The United States of America continues to be India's largest trade partner. But India did not go with the US in acting against Russia. Recently, the US president has said India, an exception among US major allies, has been somewhat shaky in the Russian-Ukraine conflict. My question to the Minister, the External Affairs,
how does the government of India expect the US to lend India increasing upper hand in trade and commerce, even as India did not support the US in its action against Russia? Thank you. Sir, I would like to inform the honourable member through you that Indian foreign policy decisions are made in Indian national interest. And we are guided by our thinking, our views, our interests. So there's no question of linking the Ukraine situation to issues of trade. Where our own position on Ukraine is concerned, it is very clear, sir. It is based on 6 principles. 1, that we call for immediate cessation of violence and end to all hostilities. We stand for peace. 2, we believe that there is no other way than a return to the path of dialogue and diplomacy. 3, we believe, we recognize that the global order is anchored on international law, UN Charter, and respect for territorial integrity and sovereignty of all states. 4, we call for humanitarian access to a conflict situation. 5, we ourselves give humanitarian assistance. We have given 90 tons of humanitarian assistance so far, and we are looking at providing more, especially medicines. And 6, we are in touch with the leadership of both the Russian Federation and Ukraine on this matter. The Prime Minister himself has spoken to the presidents of both countries. I have mentioned it in my answer, but it was also in my statement which I gave before the House. Thank you. Second supplementary. Sir, has the government noticed the growing Russia-China relationship since the start of crisis, especially in the military domain? Does this show a shifting of global security architecture, and whether India is in a position to tackle the geostrategic challenges posed by these shifting global security alliance? Thank you. Cognizant of all changes which are happening in international relations, including between Russia and China, but including between a lot of other countries as well. And we monitor it, we obviously assess it from our own national perspective and fashion our strategy in accordance with those developments. Thank you. Manya Naresh Gujral ji. So I'd like to compliment the Honourable Minister as well as the government for following a very deft foreign policy on this issue in our national interest. We managed to get all our students back, and yet we are facing problems day to day when it comes to trade with Russia, because there are a lot of sanctions against many Russian companies. So here I would like to point out that the West is playing a double game. They continue to import petroleum from the entire Europe is importing petroleum from there, and they lecture us that we should not trade with them. Question, Manya Gujarat. My question, sir, is, for many years, India had a policy, we used to do rupee trade with Russia. Is the government thinking on those lines so that our exports are not hurt and we continue to import from Russia? Thank you very much, sir. Sir, I would like to inform the honourable member that because of the emerging problems in dealing with Russia, government is examining various aspects, including the payment aspect. There is a group within the government composed of different ministries. It is led by Finance Ministry to examine these matters. As regards the reference to the oil trade which the honourable member made, I would like to take the opportunity to inform the House that in fact we have a very we import very little oil from Russia. It's less than 1% of our imports, and many other countries import 20 times, 10, 15, 20 times the amount of oil that we do. So I share the honourable member's observation on this matter. Thank you. Manya Professor Manoj Kumar Jha ji. Thank you, Honourable Deputy Chairman, sir. Through you to Honourable Minister, sir. My question is, 1947 onwards, we had a very robust policy. Whenever any territorial integrity or sovereignty was violated anywhere in the world, are we
in sync with the same kind of policy as far as our statements are concerned on Ukraine-Russia issue? And second, are we watching the realignment in our immediate neighborhood? Only one question, Professor. With seriousness. That's it, sir. Thank you. Please. Sir, I'd like to inform the honourable member that we are very clear on our principles. As I said, our policy is very much guided by our belief that the international order must respect territorial integrity and sovereignty of states. At the same time, what is happening in our neighbourhood, obviously, I would like to tell the honourable member, it is foremost in our attention. And again, there are a lot of developments taking place and we are monitoring them very, very carefully. Thank you. Mani Swapn Das Gupta ji. I'd like to compliment the Minister for his very clear elucidation of what our policy is going to be, the principles on which it's based on. However, sir, now that we've got what the statement calls the top priority out of the way, and we've got most of our students very successfully out of Ukraine, there is now an increasing fission. There is now an increasing polarization. So rather than the two sides coming nearer, it's actually the breach is getting wider. In these circumstances, I would like the Minister to point out whether this will have our position, which basically is that this is not our war. Question, please. Is this going to have any negative impact on some of our closest allies, not least in the Quad, but in some of the other states and things? Thank you. So I would like to clarify to the honourable member that in fact our position is not that this is not our problem. Our position is that we are for peace. That when the Prime Minister spoke to President Putin 3 times, when he spoke to President Zelensky twice, the intent of it, obviously at that time the evacuation of students was a very big issue. But there was also a larger conversation on what we could do to lead to encourage a cessation of hostilities and return to diplomacy and dialogue. And I think today that sentiment is widely shared by many countries in the world, and I think we articulate it very strongly. Thank you. Question number 231, Honorable Sri M.B. Shreyans Kloh. Sir, question number 231. Manya Mantri ji. First supplementary. Sir, you have stated that in the last survey, the forest cover has increased by 1,540 square kilometers. My question is, what is the extent of forest land diverted for non-forestry purpose in the last 5 years? जी, माननीय उपसभापति महोदय, जो गैर भूमि का जिसका जो गैर वनीय कार्य के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, उसके एवज में कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन और एनपीवी का सिद्धांत लागू रहता है। जो मूल प्रश्न है वह मूल प्रश्न देश में फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट में फॉरेस्ट कवर बढ़ने का है। उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि जो 1987 से देश के फॉरेस्ट का सर्वेक्षण हो रहा है, वर्तमान में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार देश में 1540 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट बढ़ा है। ये सारा गैर वनीय भूमि का उपयोग करने के बावजूद भी 1540 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट बढ़ा है। Thank you. Second supplementary. Sir, trees like acacia, mangium, I do not know the botanical name of it, eucalyptus have been planted in large numbers in more than 30,000 hectares of forest in Kerala for commercial purposes. This foreign invasive plants have reduced the availability of fodder and water, thereby facing animals to foreign to human settlement, resulting in man-animal conflict. What corrective measures are adopted by the ministry to arrest this trend? Thank you. माननीय उपसभापति महोदय, जो मनुष्य और पशुओं का फॉरेस्ट के संबंध में कॉन्फ्लिक्ट है, मंत्रालय के द्वारा फरवरी माह में एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। वह विस्तृत गाइडलाइन जो जारी की गई है उसमें मनुष्य और पशुओं के संघर्ष के अनेक कारण हैं। उसमें जनसंख्या का बढ़ता हुआ दबाव और हमारे यहाँ पर जो चारागाह भूमि है उसके कारण वो विषय, लेकिन उसके समाधान के लिए अनेक रास्ते भी निकाले जा रहे हैं।
जहाँ तक ऐसे जो वृक्ष हैं जिनका वाणिज्यिक उपयोग होता है, भारत सरकार की तरफ से एक बम्बू मिशन और उसके साथ ही साथ हमारे देश में नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसको सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है ताकि हमारे वन जो उपज है उसमें जो वाणिज्यिक फसलें हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा संवर्धन और पोषण किया जा सके। धन्यवाद। ऑनरेबल पी विल्सन। Chairman sir, Honorable Minister sir, have you got details of the animal corridors located across India that are in reserve forests, and what steps are taken to protect the encroachment into these animal corridors? Have any funds been allocated or any laws being brought so as to safeguard from man-wild conflicts in these areas? Thank you, sir. Thank you. माननीय मंत्री जी। माननीय उपसभापति महोदय, हमारे यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट, सेंचुरी, उसके साथ साथ कम्युनिटी रिजर्व्स, उसके अलग अलग अभ्यारण्य बने हुए हैं। इनकी कुल संख्या पूरे देश में 987 के करीब है। जहाँ तक मनुष्य और पशुओं के संघर्ष का विषय है, मंत्रालय के द्वारा जो फरवरी में गाइडलाइन जारी की गई है, उसमें अगर किन्हीं भी व्यक्तियों की या फॉरेस्ट के नज़दीक रहने वाले लोगों की पशुओं के आक्रमण के कारण अगर उनकी मृत्यु होती है या दुर्घटना होती है तो उनके लिए कंपनसेशन राशि का प्रावधान किया जाता है, जो विभिन्न राज्यों के अनुसार उनके यहाँ पर जो एडवाइजरी कमेटी बनती है, मॉनिटरिंग कमेटी बनती है, उनके द्वारा वितरित की जाती है। तो इसकी जो सूचना है वो राज्य सरकारों के पास उपलब्ध रहती है। धन्यवाद। माननीय डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना भी चाहूँगा और एक सुझाव देना चाहूँगा कि देश में वनीकरण का आच्छादन बढ़ाने के लिए क्या सरकार प्रत्येक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट, जिला वन बनाने पर विचार करने का काम करेगी? धन्यवाद। देश में वृक्षों का आवरण बढ़ाने के लिए और ग्रीन मिशन के लिए नेशनल ग्रीन मिशन ऑफ इंडिया का द्वारा कार्यक्रम किया जाता है। और अभी हाल ही में वन मंत्रालय के द्वारा विशेष रूप से हमारे देश में जो शहरी क्षेत्र बढ़ रहे हैं उसके लिए नगर वन योजना का आह्वान किया गया है। नगर वन योजना के अंतर्गत किसी भी नगरीय क्षेत्र में 5 हेक्टेयर या उससे अधिक भूमि को अगर चिन्हित किया जाता है तो वहां पर जन भागीदारी के हिसाब से शहरों में वनाच्छादन बढ़ाने के लिए नगरीय वन योजना का कार्यान्वयन किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के मनरेगा कार्यक्रम के द्वारा भी वृक्षों को लगाने का और वृक्षों के संवर्धन करने का कार्य किया जाता है। धन्यवाद। डॉक्टर अमी याग्निक जी। धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को ये पूछना चाहती हूँ कि सर, आपके भविष्य में कोई ऐसा प्लान आप लाना सोचते हैं कि ग्रीन कवर में शहर में भी जो गार्डन्स होते हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए, और जो माइंडलेस अर्बनाइजेशन हो रहा है कि सिटी के बाहर इतना ज़्यादा फैलावा हो रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो वो जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उन पे इतना दायित्व लाना चाहते हैं आप कि वो इतना फॉरेस्ट कवर पैरेलली कॉरेस्पॉन्डिंगली बनाएं? तो ये एक प्लान ऑफ एक्शन मुझे लगता है ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्या आपके प्लान में इसकी आवश्यकता है कि नहीं? धन्यवाद। शहरी क्षेत्रों में वृक्षों के विस्तार की दृष्टि से ही वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा नगर वन योजना को बनाया गया है और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगे उसके लिए एक समन्वित योजना भारत सरकार की ग्रीन इंडिया मिशन की चल रही है। और उस योजना के अंतर्गत जो पेड़ लगाए गए हैं उसी का एक बहुत बड़ा परिणाम भी है कि अभी जो फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट आई है वो इस बात को दर्शाता है कि देश में ग्रीन कवर बढ़े हैं। निश्चित रूप से देश में अधिक से अधिक पेड़ों का लगना और नगरीय क्षेत्रों के विकास के साथ हरियाली का बढ़ना ये सबके लिए आवश्यक है और ये सरकार के साथ साथ जनभागीदारी का भी कार्यक्रम है जिसके लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 232 माननीय श्री मोहम्मद नदीमुल हक जी। क्वेश्चन नंबर 232 माननीय मंत्री जी। माननीय उपसभापति महोदय, उत्तर सभा पटल पे रखा गया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय नदीमुल जी। Sir, there is a job crisis in this country. Unemployment that is highest. So on top of that, stagflation is currently gripping the global economy. As a direct result of this, further rise in unemployment is expected and forced retrenchment is also expected. So how is the government going to deal with this? Thank you. सरकार में रोजगार की दृष्टि से जो सर्वे किया जाता है वो PLFS का सर्वे किया जाता है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में
रोजगार के संबंध में आंकड़े दिए जाते हैं। जो आंकड़े मैंने इसके उत्तर के साथ भी माननीय सदस्य महोदय को प्रस्तुत किए हैं, वह ये दर्शाता है कि भारत में बेरोजगारी की दर पिछले वर्षों में तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम हुई है। उसके साथ ही साथ चूँकि PLFS का जो सर्वे है ये सप्लाई साइड का सर्वे है, दूसरा एक सर्वे भारत सरकार के द्वारा डिमांड साइड का सर्वे किया गया है, जिसमें लेबर ब्यूरो के द्वारा सर्वे किया गया है। लेबर ब्यूरो के सर्वे में भी जो 2 रिपोर्ट आई हैं वो ये दर्शाती है कि 2013-14 की तुलना में पिछले 7 वर्षों में देश में रोजगार में 22% की वृद्धि हुई है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा जो बाकी के 9 सेक्टर हैं, ट्रांसपोर्ट का सेक्टर, एजुकेशन का सेक्टर, हॉस्पिटलिटी का सेक्टर, ट्रेड का सेक्टर, IT का सेक्टर, उन सब में रोजगार की पूर्ण रूप से वृद्धि हुई है और वो आंकड़े मैंने उत्तर के साथ रखे। Thank you. Second supplementary. Sir, is the government planning to bring app-based gig workers into the ambit of Code on Social Security and provide them with all employment benefits available to formal sector workers? Thank you. माननीय उपसभापति महोदय, आने वाले समय में जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था का विकास होना है, निश्चित रूप से डिजिटल माध्यम से बढ़ने के कारण गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर की संख्या बढ़ने वाली है। मैं सदन को ये बताना चाहता हूँ कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जिन्होंने अपने सोशल सिक्योरिटी कोड में सबसे पहले गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर को मान्यता दी है। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि ई-श्रम पोर्टल का जो रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है उसमें गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर का भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और ई-श्रम के पोर्टल के माध्यम से सभी वर्कर्स को 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी दिया जा रहा है। धन्यवाद। माननीय राकेश सिन्हा जी। पहले मैं भारत सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि इस कोविड के संकट के काल में भी रोजगार की स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया और खास करके श्रमिकों को अभूतपूर्व सहायता मिली। इसके साथ मैं माननीय मंत्री जी से जानना भी चाहूँगा, ये मेरा सवाल भी है और निवेदन और सुझाव भी है कि आर्थिक परिस्थितियाँ बदलने के कारण, इकोनॉमिक क्लाइमेट बदलने के कारण रोजगार के स्रोत और रोजगार के प्रकार में बदलाव आया है। इससे कन्वेंशनल तरीके से जब हम रोजगार का मूल्यांकन करते हैं तो हमारा रिजल्ट अलग आएगा। क्या सरकार नई परिस्थितियों में रोजगार के मूल्यांकन की नई तरीके को इजाद करेगी, जिससे जो मेक इन इंडिया या इनफॉर्मल सेक्टर में या फॉर्मल सेक्टर में नए तरह से रोजगार सृजन हो रहा है, उसका सही मूल्यांकन किया जाए और सही तस्वीर देश के सामने आ सके। धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदय, रोजगार के क्षेत्र में संभावनाओं को बढ़ने की दृष्टि से भारत सरकार के द्वारा अनेकों कार्यक्रम और योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। विशेष रूप से वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा जो गति शक्ति योजना को प्रारंभ किया गया है, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के जो मूल आधारभूत जो 7 क्षेत्र है, उसमें रोजगार की वृद्धि की संभावनाएं हुई है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाने वाला डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन शहरी मिशन और उसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी कोविड-19 के अंतर्गत जो आत्मनिर्भर भारत की योजना है, उसके अंतर्गत रोजगार वृद्धि की अनेक कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जा रही है। उसी का कारण है कि PLFS का जो सर्वे मैंने प्रस्तुत किया है वो ये दर्शाता है कि भारत में पिछले कई वर्षों से जो बेरोजगारी की दर है वो कम हुई है। धन्यवाद। माननीय M. थम्बी दुरई जी। Sir, the minister has replied and also he given the list of regarding the unemployment rate, how it is going on, and also reducing. Sir, I appreciate Honorable Prime Minister is here. During this period, especially literate and other legals, unemployment rate is reduced very well. That shows government's Prime Minister concerned to solve the unemployment problem in this country. But at the same time, I want to know from the Minister, sir, regarding the graduate side, that is somewhat, it is not up to the mark. But I know the Prime Minister is very sympathetic to the rural people and other people. They got so many schemes. Everybody is appreciated. That is why he's gone. His ME is gone, increasing. Not only India, in the international level is coming. That's made in India. Made is a big challenge. He has given that. That has make him buy in India also more important. Therefore, that way, if government is come forward
to see whatever we are producing in this country Thank you, through Mani- employment that Thank can you. be marketed, whether the government is come forward to any scheme for that. That is the one. माननीय मंत्री जी। माननीय उपसभापति महोदय, निश्चित रूप से जो पीएलएफएस का सर्वे आया है, वो पीएलएफएस का सर्वे ये दर्शाता है कि 15 से 40 वर्ष की उम्र में जो ग्रेजुएट स्तर पे जो पढ़ने वाले नौजवान हैं, उनके अंदर भी बेरोजगारी की दर कम हुई है। उसके साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया है कि लेबर ब्यूरो का जो सर्वे है, लेबर ब्यूरो का ये सर्वे दर्शाता है कि देश में आईटी क्षेत्र के अंतर्गत, शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत, चिकित्सा क्षेत्र के अंतर्गत रोजगार में वृद्धि हुई है, जो इस बात को दर्शाता है कि पढ़े लिखे लोगों के लिए रोजगार के अनेकों अवसर सरकार की कार्य योजना के द्वारा उपलब्ध हुए। धन्यवाद। डॉक्टर वी शिवदासन। Chair, 30 lakh vacancies in government sector, lack of the recruitment in government sector, marginalized communities facing lot of problem. Reservation is not available in private sector. So whether government has any plan to introduce the reservation in private sector jobs, it will help marginalized community a lot. Thank you. सर, रोजगार के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर में रोजगार बढ़ाने के लिए ग्रामीण और शहरी दृष्टि से दोनों क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और रोजगार के इन अवसरों को बढ़ाने के लिए, जैसा कि मैंने अपने उत्तर के पहले उत्तर में भी बताया है कि सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा जो 9 प्रमुख क्षेत्र हैं, वहाँ पर निवेश को बढ़ाने के लिए, रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए, स्किल को बढ़ाने के लिए और विभिन्न स्कूलों में रोजगार के प्रोत्साहन के लिए उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। बाकी जो विषय सामाजिक विषयों से जुड़े हुए हैं, वो सामाजिक न्याय मंत्रालय के विषय। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 233, इंदु बाला गोस्वामी जी। क्वेश्चन नंबर 233। माननीय मंत्री जी। माननीय उपसभापति जी, उत्तर सदन के पटल पर रखा गया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। आज़ादी के बाद पहली बार असंगठित क्षेत्र के कामगारों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए ई श्रम पोर्टल पंजीकरण की व्यवस्था करने के लिए सरकार का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। असंगठित क्षेत्र के कामगारों का ये पहला राष्ट्रीय डाटाबेस है। महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सरकारी योजनाओं का लाभ सरलता से प्रदान करने के लिए ई श्रम पंजीकरण कराने की सुविधा प्रदान की है? यदि हाँ, तो कृपया ब्यौरा दें। साथ ही यह बताने की कृपा करें कि कितने कामगारों ने अब तक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। माननीय इंदु जी, एक बार में एक ही सवाल, एक और आपको मौका मिलेगा। अच्छा, अगला सवाल। थैंक यू। माननीय उपसभापति जी, नए वर्कर कोड में इस बात का प्रावधान किया गया है कि देश की सरकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, कारीगर हैं, उनका पूरा डाटा तैयार करेगी और इसी के अंतर्गत सरकार के द्वारा ई श्रम पोर्टल को किया गया है। मुझे आपके माध्यम से इस सदन को बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 6 महीने के अंतर्गत ही देश के 27 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों ने इस पर रजिस्ट्रेशन कराया है। और ये इस कारण से संभव हो पाया है कि पिछले 7 सालों में जो सरकार के द्वारा 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए हैं, गांव-गांव तक ऐसा आधारभूत ढांचा तैयार किया गया है जिसके कारण ई श्रम के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हुआ है। दूसरा, इस ई श्रम के पोर्टल के अंतर्गत 400 से ज़्यादा ऑक्यूपेशन इस देश के अंतर्गत न केवल चिन्हित हुए हैं, उनको रजिस्ट्रेशन हुआ है और इसलिए अब सरकार के द्वारा जो ई श्रम का जो रजिस्ट्रेशन है, उस रजिस्ट्रेशन को के माध्यम से सभी श्रमिकों को 2 लाख का एक इंश्योरेंस दिया जा रहा है। माननीय उपसभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने पूछा है कि भविष्य में इसका किस प्रकार से उपयोग किया जाएगा, अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उस बजट में कहा गया है कि भारत सरकार भविष्य में ई श्रम पोर्टल को, एमएसएमई के असीम पोर्टल को, रोजगार मंत्रालय के एनसीएस पोर्टल को एक साथ जोड़ने का, इंटीग्रेट करने का काम करेगी, जिससे इस देश में असंगठित क्षेत्र में रोजगार, उनका कौशल विकास, उनका लघु उद्योगों में उनके रोजगार का प्रबंधन और नेशनल कुरियर पोर्टल के द्वारा एक समान रूप से मैचिंग किया जाएगा। ये कन्वर्जेंस और जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जो पूरे देश के अंतर्गत गरीब कल्याण योजना के साथ साथ जो रोजगार को बढ़ाने की दृष्टि से एक सक्षम डाटाबेस तैयार करके सरकार ने ये कल्याणकारी कार्य किया। माननीय इंदु जी, दूसरा सवाल आपका। महोदय,
माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहती हूँ, यदि ई पोर्टल पर पंजीकृत कोई कामगार अगर दुर्घटना का शिकार होता है तो मृत्यु होने पर या स्थायी रूप से शारीरिक विकलांग होने पर उसे कितना बीमा पैसा दिया जाएगा? यदि कामगार आंशिक रूप से विकलांग होता है तब कितना पैसा दिए जाने का प्रावधान है? धन्यवाद। आकस्मिक मृत्यु पे 2 लाख रुपए की जो भारत सरकार की इंश्योरेंस योजना है वो श्रमिकों को दी जाएगी और रजिस्ट्रेशन के साथ ही उनको एक ये इंश्योरेंस भी दिया जा रहा है। थैंक यू। माननीय जीवीएल नरसिम्हा राव। लाइक टू मंत्री जी को और सरकार को बधाई देना चाहता हूं। टारगेट जो है रजिस्ट्रेशन के लिए उसके बहुत 26 करोड़ 84 लाख लोगों को ये कार्ड दिया गया, बट कुछ ऐसे राज्य हैं जहां कवरेज काफ़ी कम है। फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश केवल 40 लोग रजिस्टर्ड हैं जबकि 1.5 करोड़ लोगों का रजिस्ट्री होना है वहां। सिमिलरली तेलंगाना में केवल 33 लाख का रजिस्ट्रेशन हुआ है जबकि 1 करोड़ 7 लाख का वहां होना है। तो मेरा आपसे मंत्री जी से सवाल है कि जो राज्य जो पिछड़ रहे हैं, जो प्रोग्रेस जहां स्लो प्रोग्रेस हैं, उसको आगे बढ़ाने का, वहां के मजदूर को भी ये इसका लाभ दिलाने का क्या प्रावधान करने की विचार है? धन्यवाद। भारत सरकार के जो सीईसी सेंटर हैं उनके द्वारा लगातार श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन का कार्य किया जा रहा है। उसके साथ ही साथ सेल्फ रजिस्ट्रेशन का भी कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार के अंतर्गत जो श्रम कल्याण विभाग है, श्रम कल्याण विभाग की जो देश के अंतर्गत विभिन्न शाखाएं हैं, उनके अधिकारियों के द्वारा भी कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन का कार्य किया जा रहा है। देश में जो हमारे यूनियंस हैं उनका भी पूरा सहयोग लेकर एक जन भागीदारी का अभियान भी चलाया जा रहा है। माननीय प्रदीप भट्टाचार्य जी। Sir, Honorable Minister, I would like to know from the Honorable Minister, as he has replied that due to this e-portal, they have successfully registered the name of the unemployed workers in organized sector and unorganized sector. Honorable Minister knows very clearly that in our country, according to the statement, 38 crores workers are found engaged in the unorganized sector. 38 crores. I know that it is 2 years back record. Now it has been increased. I'm sure Minister knows this thing. But do you have the technically arrangements? Do you have the projukti? खुद लगाएंगे, जिससे 2 लाख हेक्टेयर, अध्यक्ष जी छोटा नहीं है, 2 लाख हेक्टेयर में अब रबर प्लांटेशन निजी निवेश से बना पाएंगे। वो 60 साल तक इसको सपोर्ट करेंगे और फिर इसका जो रबर बनेगा उसको पारदर्शी तरीके से ऑक्शन के माध्यम से, जैसा आज बेचते हैं, हमारे रबर प्लांटेशन चलाने वाले छोटे बड़े सभी कारोबारी या किसान उसको बेच के फिर तो वर्षों वर्षों दशकों तक उनकी कमाई सुनिश्चित होगी। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये नई सोच ये सरकार देश के समक्ष लाती है। एक माननीय सदस्य ने बड़ा अजीबोगरीब बात की, जो आप मेरे ऊपर आलोचना कर रहे हैं कि मैं ज़्यादा परिप्रेक्ष्य दे रहा हूँ और आपके छोटे सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूँ, तो मैं आपको लिखित भेज दूंगा, चिंता मत करिए। और जिन्होंने भी रेलवे वगैरह में इतनी सारी डिबेट्स हुई हैं, जो प्रश्न उठाए, सबको पत्र मिला है
जवाब के साथ। एक माननीय सदस्य ने कहा कि बड़े रेट्स हो रहे हैं देश में और उसके कारण भारत का उद्योग निवेश नहीं कर रहे देश में। मैं तो बड़ा हैरान हो गया। रेट का और इन्वेस्टमेंट का संबंध मुझे तो नहीं समझ में आता है। हाँ, अगर कोई चोरी करे तो ये सीना चोरी नहीं हो सकती है कि हम राजनीतिज्ञ हैं या हम बड़े उद्योग के हैं तो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा कोई देश में प्रावधान है क्या? कोई कानून है क्या ऐसा कि राजनीतिक हो तो आपके गलत काम के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, आप बड़े उद्योगपति हो तो आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। जो गलत काम करेगा वो सजा भुगतेगा उसकी। और इस देश ने इसीलिए प्रधानमंत्री जी को इतना आशीर्वाद, इतना प्यार, इतनी लोकप्रियता दी है क्योंकि उनको पहली बार एक प्रधानमंत्री दिखता है जो बिना भेदभाव के बड़े से बड़े व्यक्ति को अगर वो गलत काम करे उस पर कार्रवाई भी करने को तैयार है और पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराने को तैयार है। इसी प्रकार से एक कहा गया कि बड़े बड़े अमीर लोग, हाई क्लास people prefer to put one foot outside, thus making them NRI. अब हम तो सोचते हैं पूरी दुनिया जिस प्रकार से निवेश कर रही है भारत में, वो दर्शाते हैं दुनिया भारत में आके काम करना चाहती। हाँ, अगर कोई गलत काम करता है और फिर देश से भागता है तो उनके लिए भी हम भगोड़ों के लिए भी कानून लाए कि भगोड़ों को भी कैसे वापस आया जाए। लेकिन अगर कोई आदमी मौके ढूंढ रहा है, अवसर ढूंढ रहा है, तो मेरा मानना है आज भारत से बेहतर अवसर दुनिया के कोई कोने में नहीं मिलेगा। इंडिया इज द डेस्टिनेशन। और मैं तो लगातार इस विषय में देश और विदेश में भारत के उद्योग और विश्व में इस चर्चा में लगा रहता हूँ। पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है, पूरी दुनिया के निवेशक भारत में आना चाहते हैं। यही तो कारण है कि 7 वर्षों तक लगातार हर वर्ष पिछले रिकॉर्ड तोड़ के अधिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आया है, जिसके कारण अध्यक्ष जी जो कमजोर विदेश मुद्रा की स्थिति से मैंने शुरू किया था 2013 की, जिसके कारण देश को फ्रैजाइल 5 और एक कमजोर अर्थव्यवस्था करार कर दिया गया था, आज हमारे पास $630 बिलियन से अधिक, और $630 बिलियन बहुत बड़ी संख्या होती है, बड़ा अमाउंट होता है सर। भारत का कभी भी ट्रेड डेफिसिट गुड्स और सर्विसेज मिला लें और उसके साथ FDI और रेमिटेंसेस जोड़े तो हमें 70-80 बिलियन से ज़्यादा की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। कोविड जैसे गंभीर समय में भी हमें कभी विदेशी मुद्रा की तंगी नहीं आई, ना निवेश की तंगी आई, क्योंकि आज विश्व को भारत में एक मजबूत और विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था दिखती है। विश्व को और निवेशकों को आज 135 करोड़ लोगों की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत दिखती है। उनकी आशाएं, अपेक्षाएं एक अच्छा जीवन की, जिस प्रकार से आज लोगों में एक डिमांड थ्रस्ट है, लोग नई नई चीज चाहते हैं। जैसे कि 3 करोड़ से अधिक लोगों को जब हमने घर दिया प्रधानमंत्री आवास योजना से, तो उस घर में वो मशीन भी लगाना चाहते हैं, एयर कंडीशनर भी लगाना चाहते हैं, फ्रिज भी लगाना चाहते हैं। तो हम PLI स्कीम के माध्यम से AC यहाँ पे बने, LED लाइट यहाँ पे बने। तो एक जिसको कहते हैं चारों तरफ से प्लानिंग जब करते हैं तो प्लानिंग ऐसी होती है कि निवेश भी आए भारत में, उद्योग भी भारत में लगे, भारत की डिमांड भी मीट करे और विश्व में भी भारत की आन बान और शान को बढ़ाए। और इसके माध्यम से हमारे युवा युवतियों को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आज सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागता है हमारा युवा, वो जॉब क्रिएटर बनते हैं, जॉब सीकर नहीं। आज लाखों करोड़ों लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नए नए रोजगार के अवसर मिलते हैं। मैं ITPO का सर प्रोजेक्ट प्रगति मैदान का रिहैबिलिटेशन, उसको अति आधुनिक विश्व स्तरीय बना रहे हैं। सर हमें आदमी नहीं मिलते हैं, कारीगर नहीं मिलते हैं, शॉर्टेज ऑफ मैन पावर की वजह से रोज काम में तकलीफ आती है। आज लोगों के पास अवसर है, लोगों के पास कमाई के अलग अलग तरीके हैं और इसी के वजह से
आज देश तेजी से प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष जी, एक कहा गया कि नेचुरल रबर के जो रेट्स हैं इंपोर्ट ड्यूटी के, वो आप क्यों नहीं बढ़ाते? आपको जान के हैरानी होगी कि भारत WTO में जब हमने हस्ताक्षर किए, ज्वाइन किया, तब हमने अलग अलग वस्तुओं पे बाउंड रेट्स एक्सेप्ट किए। अब नेचुरल रबर पे भी एक बाउंड रेट है WTO में, और वो तब तो हमारी तो सरकार नहीं थी, मोदी जी की सरकार नहीं थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी, NDA की सरकार नहीं थी। 1 जनवरी 1995 1995 किसकी सरकार थी अध्यक्ष जी? जिसने भारत के हाथ बांध दिए, जिससे भारत में अगर हमें जरूरत पड़े कि नेचुरल रबर पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़े, जैसे कुछ माननीय सांसदों ने डिमांड की, तो ये बाउंड रेट्स किसने इस देश में लाए? 1995 में लाए। एक जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि काफी माननीय सदस्यों ने बात की, अलग अलग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे भारत ने बहुत तेज वृद्धि की है। कोविड के बावजूद हमारे किसानों ने उत्पादन भी बढ़ाया और निर्यात भी बढ़ाया। जैसा मैंने कहा, 50 बिलियन का निर्यात अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 3,75,000 करोड़ एक ही वर्ष में, और ये आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब हम गुणवत्ता पे ज्यादा ध्यान देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का महीना पहले जब फोन आया कि गेहूं के बड़े अफसर हैं दुनिया में, कैसे बढ़ा रहे हो, तो मैंने बताना शुरू किया ये बोलते, बट सबसे जरूरी बात तो तुमने देखी नहीं। मैं भी चौंक गया। उन्होंने कहा गुणवत्ता, क्वालिटी। जो भी गेहूं भारत से जाए वो ऐसी क्वालिटी की हो कि परमानेंट हमारे किसानों को एक मार्केट मिल जाए, और विश्व में जो लोगों का स्वाद है वो भारत की गेहूं का स्वाद बन जाए। इसी प्रकार से चावल, चाहे बासमती हो या नॉन बासमती, आज पूरे विश्व में किधर चले जाओ तो प्रीमियम पे मिलता है भारत का चावल, प्रीमियम पे। ऐसे हमें, और इसके लिए एक पूरी मुहिम चलाई जा रही है, चाहे वो फूड स्टैंडर्ड। डिस्कशन ऑन रेलवेज, नीरज शेखर। सभापति जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, और कहने से पहले मैं थोड़ा सा समय ज्यादा लूंगा, इसलिए पहले ही आग्रह कर लूं आपसे। भारतीय रेलवे पे बोलने का मुझे अवसर मिला है, इसलिए मैं बहुत अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि इसमें मैं लगातार पिछले, जब से मुझे याद है भारतीय रेल में चलने का मौका मिला है, पिताजी के साथ भी, और जब से राजनीति में आया हूं, बलिया में भारतीय रेल से ही जाता हूं। जो सबसे अच्छी चीज मैं मानता हूं जो पिछले कुछ सालों में हुई है, जो परिवर्तन आया है, वो स्वच्छता है। स्टेशनों पे, ट्रेनों में, क्योंकि मुझे याद है मैं लगातार कई सालों से चलता आया हूं ट्रेनों में, जब हमारे विदेशी पर्यटक उसमें चलते थे तो उनको कई बार उन लोगों ने मुझसे कंप्लेन किया, जब जानते थे कि एक सांसद हैं, तो कई बार उन लोगों ने मुझसे कंप्लेन किया कि टॉयलेट साफ नहीं है, हमारा रिजर्वेशन होने के बाद भी बैठने को ठीक से नहीं मिलता है। तो ये जो परिवर्तन आया है, इसके लिए मैं सरकार और माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। स्टेशन पे जो स्वच्छता है, मैं आप सब लोग उसको देखते होंगे कि उसमें बदलाव आया है। स्टेशन साफ रहने लगे हैं। रेलवे लाइन, पहले रेलवे लाइन की तरफ कोई देख नहीं पाता था। स्टेशन में वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो स्वच्छता है रेलवे स्टेशनों में, ट्रेन में, सबसे बड़ा परिवर्तन मैं मानता हूं ये है, जो ट्रेन में चलते हैं उनके लिए रेलवे स्टेशन का जो अपग्रेडेशन है, जो बोल रहे हैं माननीय सांसद जी, आप गुजरात का उदाहरण है, मध्य प्रदेश में जो स्टेशन बने हैं, जो विश्व स्तर के रेलवे स्टेशन बने हैं, उसके लिए मैं बधाई माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी को देना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात, इस विपरीत परिस्थितियों में भी, जहां कोरोना काल से में हर चीज का कटौती हुई है,
लेकिन वित्त मंत्री जी और रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में कटौती नहीं की, लगातार इसको बढ़ाने का काम किया है। 2014 से पहले मेरे ख्याल से कैपिटल एक्सपेंडिचर 45,000 करोड़ होता था, जो आज बढ़कर 2,45,000 करोड़ हो गया है। ये दिखाता है कि हम लोग कितने प्रतिबद्ध हैं, कि हम लोग काम करना चाहते हैं रेलवे के लिए, जिसमें साधारण लोग ट्रैवल करते हैं। जो सबसे बड़ी बात जो मैं मानता हूं, जो मैंने देखा है, और मैं बार बार उस बात को उठाता आया हूं लगातार जब से मैं सदन में आया हूं, कि किस तरह जनरल बोगी जो होती थी, 2 होती थी, और उसमें चलना बहुत ही मुश्किल है। जिस स्थिति में लोग उसमें चलते थे, वो आप देख लेंगे तो इतनी भयावह स्थिति होती थी, लोग एक के ऊपर एक चढ़े होते थे। मैं इसके लिए भी रेलवे का आभारी हूं कि 2 की जगह अब 4 बोगियां जनरल बोगी चलने लगी है। इसके लिए भी बधाई देता हूं। मैं बार बार ये बात उठाता था, कई सालों से मैं ये बात उठा रहा हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जो गति शक्ति जो शुरू हुआ है, जिसके लिए कार्गो टर्मिनल बनेंगे, जो कम से कम 100 टर्मिनल बनेंगे अगले 3 सालों में, जहां पे कार्गो के लिए काम किया जा सकेगा। वंदे भारत जो ट्रेन चलने वाली है, 400 ट्रेनें नहीं चलेंगी अगले 3 सालों में। ये दिखा रहा है कि कैसे परिवर्तन हो रहा है। जो हाई स्पीड ट्रेन चलने वाली है, उसके लिए जो रूट तय किए गए हैं, मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा, आप जानते हैं कि जो दिल्ली से कलकत्ता का जो रूट है, उस सबसे ट्रैफिक उस पर सबसे ज्यादा है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग यहाँ के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के लोग इस पर ट्रैवल करते हैं। तो मैं चाहूंगा मंत्री जी से कि इस रूट पे भी हाई स्पीड ट्रेन जरूर होनी चाहिए, इसका आग्रह आपसे मैं करता हूं। इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में जरूर कहूंगा, और डबलिंग के बारे में, क्योंकि इससे बलिया, जहां से मैं आता हूं, गाजीपुर, मैं कई साल से ये बात उठा रहा था। मेरे को याद है कि 2010 या 11 में मुझसे, जब मैं लोकसभा में था, तब कहा गया था कि इलेक्ट्रिफिकेशन और डबलिंग होगा इस रूट का, जो बनारस से छपरा का है। ये पिछले 2-3 सालों में ये जो काम हुआ है, इलेक्ट्रिफिकेशन भी हुआ वहां पर, और डबलिंग का काम भी मेरे ख्याल से इस साल के अंत तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए भी आभार मैं व्यक्त करना चाहूंगा माननीय मंत्री जी का और रेलवे विभाग का। मैं लंबा चौड़ा मुझे माननीय हमारे मुख्य सचेतक जी का आभार देना चाहता हूं कि उन्होंने जो समय दिया है, इसलिए बलिया के पे आना चाहता हूं। बलिया के लिए जो, और गाजीपुर के लिए मैं जो कहना चाहता था, उस पर आना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से एक आग्रह करना चाहता हूं। कई स्टेशन छोटे छोटे, वहां ताजपुर है, रेवती है, चितबड़ा गांव है, अब कैसे हो रहा है मुझे पता नहीं, कई उनको हॉल स्टेशन किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, हॉल स्टेशन होने से वहां के जो लोगों का एक सम्मान की बात से उन्होंने जोड़ लिया है, कि पहले हमारा पूरा स्टेशन था, अब उनको हॉल स्टेशन किया जा रहा है। विशेषकर ताजपुर के लोगों ने वो अपने अभिमान से उन्होंने जोड़ लिया है कि माननीय मंत्री जी से गुजारिश करिए कि उसको हॉल स्टेशन ना किया जाए। वहां पर मुझे जहां तक मुझे पता है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन नाम, अगर स्टेशन था, सदियों से स्टेशन आ रहा है ताजपुर का, रेवती का, चितबड़ा गांव का, तो उन लोगों को एक कष्ट हो रहा है इससे कि उसको अब हॉल स्टेशन किया जा रहा है। तो आग्रह करूंगा इसमें, अगर मंत्री जी देखें और उनको पूरा स्टेशन रहने दिया जाए। एक बात मुझसे कहा कई हमारे पूर्व सांसदों ने, मंत्री जी मैं आग्रह करना चाहूंगा, एक दिन सबको पूर्व होना है। ये एक सत्यता है कि सब लोग एक दिन एक्स एमपी होंगे। उन लोगों का सबसे बड़ा जो कष्ट है आज रिजर्वेशन का है माननीय मंत्री जी। उन लोगों को खुद आना पड़ता है, और उन लोगों को एक पासपोर्ट भी दिया गया था पहले कि उसका उपयोग हो सके, लेकिन खुद आना पड़ता है, फिर उनको चिट्ठी भी लिखवानी पड़ती है, चिट्ठी डीआरएम को देनी पड़ती है। मैं आग्रह करूंगा कि हमारे सभी माननीय हैं सारे सांसद, पूर्व सांसद, उनके लिए कम से कम ये सुविधा दी जाए कि वो अगर वो रिजर्वेशन अपने लिए मांगते हैं तो उसका रिजर्वेशन हो जाए और उनको सुविधा हो उसमें। इसका आग्रह मैं करूंगा आपसे। बलिया रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण करने का, और कई चीजें, छोटे छोटे रेलवे स्टेशनों पे कुछ पैसे दिए गए थे, वो कोरोना के पहले दिए गए थे, अभी काम थोड़ा धीरे हो गया। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा, बलिया 1942 में आजाद हुआ था, हम 75वां साल मना रहे हैं इस बार आजादी का, लेकिन 1942 3 जिले
स्वतंत्र हुए थे 15 दिन के लिए, उसमें बलिया एक माना था, इसीलिए बलिया को बागी बलिया कहा जाता है। तो बलिया के लिए विशेष ध्यान रहे, वहां के रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण के लिए कहा गया था। मैं उसके लिए भी आपसे अनुरोध करना चाहूंगा। एक अनुरोध में बार बार जब भी मुझे रेलवे पे बोलने का दो चीजें बस, जब भी मुझे रेलवे पे बोलने का मौका मिलता है मैं बार बार ये अनुरोध करता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से भी और भारत सरकार से भी। 1975 के महानायक स्वर्गीय जयप्रकाश जी के बारे में वो है, उनका जन्मस्थली बगल में ही है, बकुलहा वहां एक स्टेशन है। और मैं बार बार ये बात दोहराता हूं कि इसलिए कभी ना कभी ये मेरा जो इच्छा है और हम सभी बलिया के लोगों को और पूरे देश के लोगों का ये है कि वो बकुलहा स्टेशन जयप्रकाश जी के नाम से हो जाए। और कोई बड़ा स्टेशन नहीं है माननीय मंत्री जी, छोटा स्टेशन है, लेकिन सबकी उससे एक लगाव है कि जयप्रकाश जी। और ये मैं बात दोहराना चाहूंगा कि जब माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी वहां गए थे तो उन्होंने भी ये घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इस पूरे क्षेत्र का सिताब दियरा कहा जाता है, इस पूरे क्षेत्र का विकास भी किया जाएगा और इस रेलवे स्टेशन का भी विकास किया जाएगा और वहां पर हम लोग जेपी के नाम से उसको करने का काम करेंगे। मैं यही सब चीजें कहना चाहता था। मैं फिर से यही अनुरोध करता हूं, बलिया, गाजीपुर, इनका बहुत योगदान रहा है स्वतंत्रता संग्राम में। और 1942 की जब गांधी जी ने कहा था भारत छोड़ो का, तब आंदोलन हुआ था और ये सब क्षेत्र ने बड़ा काम किया था। तो अब 75 साल हो रहे हैं हमारे, तो इनमें विशेष रूप से आपका ध्यान रहे, यही अनुरोध और आग्रह आपसे करना चाहता हूं। मैं सभापति जी का व्यवहार करता हूं, मुझे समय दिया, धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। नेक्स्ट स्पीकर श्री डेरेक ओब्रायन। Sir, our second railway minister, N. Gopalaswamy Iyengar from Tamil Nadu, he had a big idea, a great idea, which has been sustained now for 60, 70 years. He came up with the idea of railway zones. It was not there before that, sir. After that, another great big idea which has sustained over 5-6 decades is Madhu Dandavate-ji, where instead of the sleepers just being of wood, he thought we should put cushions there, and that makes such a difference to the common people who were traveling. That was a great idea which has sustained the test of time. Nitish Kumar-ji had a Tatkal scheme. Lalu Prasad Yadav-ji had the wonderful Garib Rath scheme, which was his big idea. Mamata Banerjee had a Vision 2020 document, which we'll come to later. The Duronto Express, the Izzat Pass, for those below the poverty line. I want to ask this government, from 2014 to 2021, what's their one big idea which will sustain the test of time 10 years, 20 years from now? Oh, why one? They'll tell me they've got 5, 6, 7. So let's go one at a time. Vande Bharat Express. The Vande Bharat Express, the cost of a ticket is 1,500 to 3,000 rupees, somewhere in that range. This is your big idea, and you're entitled to it. Keep it. Because your outlook on the railways is different from the Trinamool Congress and many other parties' outlook on the railways. For us, the railways constitute the infrastructure for the fundamental right of every Indian citizen to move from point A to point B. It's a fundamental right as far as transport goes. You may look at it differently, we don't. So much for your Vande Bharat. Let's come to your second so-called big idea, 2017. Subsume the railway budget into the general budget. We objected to it that time, we object to it now. Former railway minister, now Chief Minister of Bengal said, quote, this will damage the very core of the transport system. What is this subsume which has happened? Tell us. LIC, you said 1.5 lakh crores. My direct questions, please address it in your answer. Why was only 30,000 crores been given? What happened after the first tranche?
Why no further funding? Tell us about the methodology of funding. Tell us about LIC interest rates. Tell us about repayment issues. Address these in your answer. We'll be happy to know. Your third idea. As I said, your big idea will never be in tune with our idea because your outlook to the railways is different and our outlook is different. Fundamental right of movement. Your third big idea is the train from Mumbai to Ahmedabad, call it superfast, call it bullet. We feel, nothing wrong with the bullet train maybe at some later stage, to make that bullet train cost you about 200 crores a kilometer. Our priority would have been the dedicated freight corridor for sabzi, for chawal, for gram, for everything else at 25 crore kilometers a kilometer. 200 crores, 25 kilometers. I understand, and I'll say this on the floor of the House, that bullet train is your vanity project. But since we're talking about big ideas, let's talk about some of those ideas which were promised in 2022. And we are all so eagerly looking forward to farmer income will double, 2022. Bullet train will come, 2022. 5 trillion economy, 2022. Water and toilet in every home, 2022. Electricity for all, 2022. So for those of you who want to bring these high-speed trains, nothing against high-speed trains, but think of a little railway station called Kitam. It's a small town in Uttar Pradesh. Every day, 96 trains whiz past Kitam on the New Delhi-Agra route. Rakesh, if he was to want to take a train, he would have to take the Agra-Delhi passenger, which doesn't run on Sundays, and the average speed of those trains is 30 kilometers an hour. Your priority, our priority. Now let's come to your next big idea. I want to ask you, sir, since we think it's a fundamental right of travel, who told you to shut the railway network down in 4 hours before COVID? This is a precious resource of our country. You misuse that resource. 120 lakh passengers travel long distance in the railway. Just look at this number, 120 lakh. Imagine you had COVID restrictions. You cut the number down to 60 lakh. Instead of saying 4 hours, keep it open for 5 days, you would not have had the migrant crisis. You would not have had the migrant crisis, sir. And those videos from Muzaffarpur railway station, I don't want to remind you of that, of the little child with the dead mother covered, because yesterday, day before yesterday, was 2 years of that anniversary of clanging, which... So these are your big ideas, sir. Private trains. You say, this is my big idea. Let's ask you some questions on private trains. Tejas trains halted 8 months later. 2021, we are told, dozens of companies filed tenders. Whenever there are RTI activists, and RTI activism is part of our democracy, whenever they write to railway boards, no data available. What is the communication for these private trains? Sir, there was empowered group of secretaries which were set up by the Railway Ministry. How many meetings have they had? Share with MPs what was discussed at those meetings. So your next big idea, you say, is federalism. I can give you 12, 13 projects in Bengal. Everyone will have their own states, where the allocation for that is 1,000 crores for the year. Whenever there's a problem with the railway work, they'll say state government land acquisition. There are so many other examples to give you, but I thought the real good one is beyond Bengal. It is for the Southern Railway. And this is from the Pink Book. Now the Pink Book, which is to come out on the day of the railway budget, I know this subject a little. It takes you weeks to calculate. So after some calculations, Southern Railways got less than 400 crores last 4 years. The Northern Railways, if you add it up, comes to about 30,000 crores. So I'm not getting into the numbers, but conceptually,
We talk so much about federalism, but where is the federalism? I can go state by state, sir. So I urge this ministry, since you have a full railway department. Of course, the joke here was that some people were saying that we first discussed the Northeast Ministry, then we discussed the Scheduled Tribe Ministry. Third, I said, which ministry are you speaking on? So I said, now we are discussing the PMO. So I urge this ministry, they've got the numbers, to share the percentage of what was the allocation in a state, in what percentage has that state been given its percentage. So these are your ideas. Just a minute. Manish Shukla ji, please, back nahi karna aap. Please, you continue. Maybe you had some big ideas about the Northeast which we missed. The Imphal railway station is still under construction. Sir, another big idea for the Northeast, who can't afford expensive freights. Do consider, in a bigger way, to make the freight rates affordable in the Northeast. What steps has the government taken to tap the Trans-Asian network, sir? Because there are many of those South Asian communities which are closer. Look at these as a big idea, sir. Look at these as big ideas. Because as I said, your view on the railways and our view on the railways is different. I have a copy here of the vision document. You're following some of this, we are happy. I'm reading from the vision document which Mamata Banerjee was Chief Minister. Raising the speeds of passenger trains from 130 to 160 kilometers. Good, on track. Don't forget the regular trains. Railway should set up 50 world-class stations. Vision document 2010. Doing now, good. You've had a lot of experience, Railway Minister. First as a bureaucrat and then with Adla infrastructure. So these are all good experiences for you. And you said in the Lok Sabha, who does the railway track belong to? You said railways. Who does the stations belong to? Railways. Who owns the train coaches? Railways. Who owns the signaling system? Railways. Then why is there any talk of privatization here? I ask you, sir, who owns the airports? Mostly Government of India. Who owns the runways? Mostly Government of India. Who owns the air infrastructure? Mostly Government of India. Who sold Air India? So we think, sir, this government must look at focus differently. We will listen here to their 7 ideas, which are their great ideas. You compare those 7 ideas to what were previous done by the Railway Ministry, and then you look what touches the lives of people. Who is our audience? Who is our consumer? Because if you think your consumer, your co-consumer, is the passenger who gets on a train in Ahmedabad and has to reach Mumbai, no. Very good, do that. But don't forget who this railways is for. I will conclude by saying, please do remember, you're doing nobody a favor. And since we have 2-3 minutes time, sir, we have one more speaker. He will take 2 minutes after this. So I'll finish before time. Thank you, sir. Thank you, Derek ji. Next speaker, Shrimati Priyanka Chaturvedi. Not present. Shri Ajay Pratap Singh ji. धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं अपने दल के नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे रेल विभाग के क्रियाकलाप पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। माननीय उपसभापति महोदय, सदन में रेल के इतिहास के बारे में बताया गया है, रेल की विशेषताओं के बारे में बताया गया है और रेल विभाग के कार्यकरण के संदर्भ में भी पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं।
लेकिन जब मैं रेल विभाग के बारे में सोचता हूँ, विचार करता हूँ, तो इसके कार्यकरण को नापने का मेरा अपना ही अलग पैमाना है। मेरा पैमाना है मेरा गृह प्रदेश, मेरा पैमाना है मेरा मध्य प्रदेश। रेल विभाग ने मध्य प्रदेश को क्या दिया, रेल के कौन से प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, इसके आधार पर जो मैं देखता हूं, सुनता हूं, समझता हूं, मैं अपनी राय बनाता हूं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री महोदय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस वर्ष जो रेल विभाग का आवंटन है मध्य प्रदेश के लिए वो ऐतिहासिक है। इतिहास में कभी इतना पैसा मध्य प्रदेश को नहीं मिला है। मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है, भौगोलिक दृष्टि से देश के बीचों बीच स्थित है। इसलिए लोगों को लगता होगा कि मध्य प्रदेश में तो रेल का बहुत अच्छा संजाल होगा, लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं है। मध्य प्रदेश के लगभग 20-22 जिला मुख्यालय अभी भी रेलवे नेटवर्क से नहीं जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर रेल लाइन का जो औसत किलोमीटर है वो देश के कई बड़े राज्यों की तुलना में अभी भी बहुत कम है। लेकिन इस वर्ष माननीय रेल मंत्री जी ने जो मध्य प्रदेश को रेलवे का आवंटन दिया है वो लगभग 12,000 करोड़ रुपए का है। और ये 12,000 करोड़ रुपए के माध्यम से कई जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं उन महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों में गति आएगी, वो पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। मैं उनमें से कुछ प्रोजेक्टों का उल्लेख करना चाहता हूं। रतलाम, महू और अकोला प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को जो आवंटन दिया गया है उसके माध्यम से इंदौर और मुंबई के बीच में 65 किलोमीटर की दूरी कम हो जाने वाली है। दूरी कम होगी तो गति तेज होगी, समय की बचत होगी, आवागमन में सुविधा होगी। दूसरा जो प्रोजेक्ट है इंदौर दाहोद, जो वर्तमान में 375 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ता था, ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के पश्चात ये दूरी घटकर 205 किलोमीटर रह जाएगी। इंदौर उज्जैन की जो रेल लाइन है उसके दोहरीकरण के लिए भी 1353 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। झांसी और बीना दोनों ही महत्वपूर्ण स्टेशन है और दक्षिण भारत को जाने वाली अधिकांश ट्रेनें इस मार्ग से गुजरती हैं। तो ट्रेनों की भीड़ को देखते हुए यहां पर तीसरी रेल लाइन की आवश्यकता थी। इस मार्ग पर रेल लाइन का तिहरीकरण किया जा रहा है और ग्वालियर और श्योपुर मध्य प्रदेश के एक अत्यंत पिछड़ा हुआ जिला है। इस बात को संज्ञान में लेते हुए माननीय रेल मंत्री महोदय ने इसके लिए 2912 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और इसके माध्यम से श्योपुर न केवल रेल के मानचित्र में आएगा अपितु श्योपुर में अनेक तरह की गतिविधियां बढ़ेंगी, रोजगार और व्यापार बढ़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण रेल लाइन है धार से छोटा उदयपुर, इसके लिए प्रारंभिक रूप से 100 करोड़ रुपए आवंटित किया है और यह रेल लाइन व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस रेल लाइन के माध्यम से इंदौर जो मध्य प्रदेश का प्रमुख है व्यापारिक क्षेत्र है, व्यापारिक केंद्र है, उसकी पहुंच गुजरात के पोर्ट तक हो जाएगी और इसके माध्यम से इंदौर में व्यापार खूब फलेगा फूलेगा और उसका लाभ मध्य प्रदेश के लोगों को प्राप्त होगा।
और मैं अपने गृह जिले की भी बात करना चाहता हूं। ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन, इसका शिलान्यास 1997 में किया गया था हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। इस रेल लाइन के लिए भी 650 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस रेल लाइन में रीवा से सीधी के बीच में जो खंड है, उसमें दो बड़ी चुनौतियां थी। एक सोन नदी पर पुल, जिसमें काफी लागत आने वाली थी, अन्य तरह की भी तकनीकी बाधाएं थी। वो सारी बाधाएं दूर होकर वो पुल बनकर तैयार है। और दूसरा, रीवा से सीधी के बीच में जो कैमोर पहाड़ है, उस कैमोर पहाड़ को भी पार करना एक चुनौती थी, लेकिन वो चुनौती भी पार कर ली गई है। सुरंग का निर्माण हो चुका है। अब छुटपुट जो आवश्यकताएं हैं, वो आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। हम ये विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में ये रेल लाइन भी बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस रेल लाइन का शिलान्यास 1997 में हुआ, लेकिन इसकी चर्चा आजादी से पहले से हो रही है। केवल चर्चा होती थी, लेकिन कभी इस रेल लाइन पर काम नहीं होता था। काम शुरू हुआ अटल जी के कार्यकाल में, और काम आज पूर्णता की ओर बढ़ रहा है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। इस सदन में अनेक लोगों ने मनुष्य की, विशेष रूप से भारत में एक आम आदमी की औसत आयु की चर्चा की है। 69 वर्ष औसत आयु है। अब मुझे लगता है कि इस सदन में हम लोग जितने लोग बैठे हुए हैं, 2-4 अपवाद छोड़ दिया जाए तो अधिकांश लोग उस औसत आयु के पैमाने पर जीवन के उत्तरार्ध में हैं। और मैं भी लगभग जीवन के उत्तरार्ध की ओर ही हूं। ये जो ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन है, हमारे सीधी और सिंगरौली जिले के लोगों की दिल की धड़कन है, उनके दिल में बसती है। अनेक पीढ़ियां गुजर गई हैं इसकी चर्चा करते हुए, सुनते हुए। वर्तमान पीढ़ी भी इस रेल लाइन की ओर बड़ी उत्सुकता से देख रही है। उनके साथ मेरी भी इच्छा है कि मैं भी इस रेल लाइन के संदर्भ में इतिहास का भाग न बनूं। मैं अपने जीवन काल में इस रेल लाइन को पूर्ण होते हुए देखना चाहता हूं, और न केवल पूर्ण होते हुए देखना चाहता हूं, अपितु इस रेल लाइन के पूर्ण होने के पश्चात रेल में बैठकर सीधी तक जाना चाहता हूं। और मुझे विश्वास है माननीय रेल मंत्री जी के नेतृत्व में ये कार्य पूर्ण होगा, और हमारे सीधी सिंगरौली के लाखों नागरिकों के साथ मेरा भी ये सपना साकार होगा। मैं कुछ हमारे अंचल की जो आकांक्षाएं हैं उसको भी मुखरित करना चाहता हूं, माननीय रेल मंत्री जी के संज्ञान में डालना चाहता हूं। वर्तमान समय में कोविड के दौरान बहुत सारी, अजय प्रताप जी समाप्त कीजिए। बहुत सारी ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया था। 2 मिनट। मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि पूर्ववत जितनी ट्रेनें हमारे अंचल में चल रही थी, जितनी ट्रेनें हमारे रीवा से चल रही थी, सिंगरौली से चल रही थी, शहडोल से चल रही थी, अनूपपुर से चल रही थी, वो सारी की सारी ट्रेनें आप यथावत प्रारंभ कर दीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारा रीवा कमिश्नरी हेडक्वार्टर है, बहुत पुराना शहर है, बघेल राजवंश की 16वीं शताब्दी से राजधानी रहा है, आजाद भारत में भी विंध्य प्रदेश की राजधानी रहा है, लेकिन जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तब उससे यह दर्जा छिन गया। इसलिए रीवा हमारा विकास की दौड़ में पिछड़ गया है। इसका ये गौरव आप वापस लौटा सकते हैं। अभी आपने रीवा को दिल्ली से जोड़ा हुआ है। अगर आप रीवा को देश के चारों महानगर से जोड़ दें, आप मुंबई से जोड़ दें, चेन्नई से जोड़ दें, कोलकाता से जोड़ दें, तो रीवा तेजी से विकास करेगा और रीवा के माध्यम से पूरा बघेलखंड विकास करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसका संज्ञान लेंगे। एक अंतिम बात करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि शहडोल से रीवा रेल लाइन, इसके बारे में मध्य प्रदेश की विधानसभा में संकल्प हमारे सीधी विधायक आदरणीय केदारनाथ शुक्ला जी ने प्रस्तुत किया था और सर्वसम्मत से वो संकल्प पारित हुआ था। वो संकल्प यहाँ पर भेजा भी गया है
मेरा माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि उस संकल्प का संज्ञान ले और उसको सर्वे करके अगर वो रेल लाइन निर्मित होती है तो हमारे अंचल का जो वनवासी क्षेत्र है, हमारे अंचल का जो गरीब आदमी है, हमारे अंचल का जो मजदूर व्यक्ति है, उसकी आकांक्षाओं को बल मिलेगा, उसके सपने पूरे होंगे। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने समय दिया, धन्यवाद। मैं इसके लिए आपको आभार व्यक्त के. करता हूं। रविंद्र बहुत कुमार। बहुत धन्यवाद। Deputy Chairman, sir, I am very thankful to you for giving me this opportunity to participate in the discussion on the working of the Ministry of Railways. At the outset, I congratulate the Honorable Minister of Railways, Shri Ashwini Vaishnav for successful testing Kavachi indigenous automatic train protection system. Sir, Indian Railways is the third largest railway network in the world. It has over 68,102 route kilometers under single management. It is also one of the major employment providers in the country. Lakhs of posts in the railway, including in safety-related departments like signalling, track maintenance, are left vacant. I urge the Minister to take necessary steps to fill up these vacancies. Sir, now I come to the railway projects pertaining to my state, Andhra Pradesh. There are 33 projects, 16 new lines and 17 doubling, costing 63,731 crores, covering a length of 5,706 kilometers, falling fully or partly in the state of Andhra Pradesh or under different stages of planning, approval and execution. In respect of my unstarred question 756, dated 3/12/2021, Sri Ashwini Vaishnav has given written reply in respect of 6 projects on cost-sharing basis within the Andhra Pradesh state. In respect of the projects, Nadikudi Srikalahasti new line, the state government has to deposit 13,115 rupees, 15 crores, and Bhadrachalam Kovuru new line, government did not give, AP government did not give consent. Vijayawada, Gudivada, Bemoram, Narsapur, Gudivada, etc. 50% of line is 1,400 crores, and Kadapa Bengaluru new line is also 189 crores. Kotipalli, Narsapur, it's a long pending demand, 358 crores. Tumkuru, Rayadurga new line, the government has to give consent, and the Andhra Pradesh government did not. Government of Andhra Pradesh is not depositing their outstanding share in cost sharing project. This is affecting the executing these projects. This is the reply given by the Honorable Railway Minister. Sir, due to unfortunate situation of the state of Andhra Pradesh, the state government has decided not to release its share of fund required for project implementation. The state of Andhra Pradesh is on the verge of disaster. The state is in mortgage. Government lands and properties, even the capital of Amaravati lands, are up for sale. Future revenues are being escrowed to raise borrowings to meet the present daily expenses. The state is in vicious debt trap, with the government taking loans to repay the debt, and the future of the people of the state is gloomy as the state is being steered in reverse direction. No developmental activities are undertaken by government of AP, including maintenance of existing infrastructure facilities. Mandatory constitutional provisions are also violating by the government of Andhra Pradesh, despite of cautions by the central government. Under these circumstances, I urge the Honorable Minister to be magnanimous in the case of Andhra Pradesh and to come with an alternative to complete these railway projects so the development of activities in the state of government may not be hindered. As per the provisions of the Andhra Pradesh Reorganization Act under Section 93 read with the 13th schedule, Clause 18, Indian Railway shall, within 6 months from the appointed date, that is from 2nd June 2014, examining the establishing a new railway zone in the Saksar state of Andhra Pradesh and to take an expeditious decision thereon as per Clause 12 of 13th schedule, the government shall examine the feasibility of metro rail facility in Visakhapatnam and Vijayawada, Gunturu, Tenali Metropolitan Urban Development Authority within a period of 1 year from the appointed date, that is 2/6/2014, and take expeditious decision thereon. Till now, both the projects have not been implemented. In the year 2019, the then Honorable Railway Minister Sri Piyush Goyal ji came to Visakhapatnam and announced that the central government is going to set up a new railway zone under the name of South Coast Railway Zone. In 2020 budget, 170 crores have been allocated.
In 21-22 budget, 40 lakhs only allocated, and 2022 and 23 budget, no allocation has been made. So the people of Andhra Pradesh are suspecting that the new South Coast Central Zone can be operationalized or not. That too, people of Andhra Pradesh are not going to accept that the railway zone without Valtere division. For the purpose of new railway zone, cancellation of creation of existing Valtere railway division is unjustified and unreasonable. Every time the Honorable Railway Minister says that the central government is fully committed to operationalize the South Coastal Zone at the earliest, but it has to be complete in a time-bound manner. Already 8 years over, we are not demanding bullet trains, only existing railway zone. Sir, the Andhra Pradesh capital, Amaravati, has to be connected with the railway facility. Vijayawada railway station is one of the oldest railway stations. It is the fourth busiest junction. But till today, the Vijayawada railway station is lacking of proper amenities for the passengers and other infrastructure. I request the Honorable Minister to take immediate steps to Vijayawada railway station shall we make it a world-class railway station in all respects. Finally, I urge the Honorable Minister to take up all projects in the state of Andhra Pradesh and complete the same without waiting for deposit of the state contribution for the above projects in view of the pathetic, alarming situation prevailing in the state of Andhra Pradesh due to financial anarchism by the present YSRCP government. Thank you, sir. धन्यवाद. Next speaker श्री रमा भाई, हरी जी भाई, मुकारिया जी. आप गुजराती में बोलेंगे? पूरी राम भाई मोकरिया. माननीय अध्यक्ष श्री आज आ सदन में रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णवजीए जे मांगो लईने आव्या छे तेना उपर मारा विचारो रजू करवानो मने मोको मळ्यो छे ते बदल आपनो आभार मानु. एक वखत खखड़धज काचबा गतिए चालती भारतीय रेल आज देशना वडाप्रधान माननीय मोदीजीના નેતૃત્વમાં 2014 થી ખૂબ જ ગતિમાં આવી છે. એટલું જ નહીં, આમૂલ પરિવર્તન પણ આવેલ છે. હાલમાં આશરે પ્રતિવર્ષ 800 કરોડ યાત્રીઓ સફર કરી રહ્યા છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એક વખત ગરીબ ફકીર માટે રેલ યાત્રા ગણાતી, પરંતુ આજે ભારતીય રેલની સમયબદ્ધતા, સ્વચ્છતા અને સલામતીને કારણે મોટો બદલાવ આવેલો છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આની પાછળ અમારા માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રી અને માનનીય રેલવે મંત્રીશ્રીની દીર્ઘદ્રષ્ટિ અને ઊંડી સોચ છે. રેલના આડે આવતા બધા જ વર્ષો જૂના વિઘ્નો, ફાટકો પુનઃપૂર્વક દૂર કર્યા છે. એટલું જ નહીં, માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, પુરાણા ગંદકી કચરાથી ખદબદતા રેલવે સ્ટેશનો ક્યાં અને આજે સ્વચ્છ સુઘડ આધુનિક સાધનો સગવડોથી સજ્જ રેલવે સ્ટેશનો. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ભૂતકાળમાં રેલવે સ્ટેશનો ઉપર સિનિયર સિટીઝન, દિવ્યાંગો, અશક્ત લોકો માટે સગવડો કંઈ હતી જ નહીં, પરંતુ આજે પ્રતિ રેલવે સ્ટેશન ઉપર જરૂરિયાત મુજબ એક્સેલેટર, યાત્રી લિફ્ટ, ટોયલેટ બ્લોક, પીવાનું શુદ્ધ પાણી, રિટાયરિંગ રૂમ, આધુનિક વેઇટિંગ રૂમ, રેલની ગતિ સાથે ઓવરબ્રિજ, નવા કવર સેટ પ્રજા માટે ઉપલબ્ધ કરાવી ભારતીય રેલ પ્રજાનો વિશ્વાસ સંપાદન કરવામાં સફળ રહ્યું છે. તેનું કારણ છે માત્ર અને માત્ર ગુજરાતી. અમારા વડાપ્રધાન પણ ગુજરાતી, અમારા રેલવે પ્રધાન પણ ગુજરાતી, અમારા બેન શ્રી દર્શનાબેન પણ ગુજરાતી, હું બોલનાર પણ ગુજરાતી. ગુજરાતી જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં ભૂક્કા કાઢી નાખે છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, પ્રજાની સગવડતા માટે અનેક રેલવે સ્ટેશનો અને સાથોસાથ નવી બુકિંગ ઓફિસો પણ વૃદ્ધિ કરવામાં આવી છે. મજામાં આજે વર્ષ દરમિયાન 2 લાખ કરોડની આવક આ રેલવેમાં થાય છે અને પ્રતિ વર્ષ લગભગ 1400 મિલિયન ટન કાર્ગોની હેરફેર પણ થાય છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ભારતીય રેલ આજ પ્રગતિના પંથે છે. એનું મૂળ કારણ દેશના વડાપ્રધાન માનનીય મોદીજીની નેતૃત્વવાળી સરકાર સને 2014 પછી રેલવે બજેટમાં ઉત્તરોત્તર વધારો થયેલ છે. અધ્યક્ષશ્રી, આપના માધ્યમથી આ સદનને અવગત કરવા માંગુ છું કે 2009 થી 2014 સુધી રેલવે બજેટમાં પ્રતિ વર્ષ 45,800 કરોડ જેવું બજેટ હતું, જે વર્ષ 2022-23માં 2 લાખ કરોડ 2,45,800 કરોડ જેવું 5 ગણું થયું.
કોંગ્રેસના મિત્રો કહેતા હતા કે અમે જે કામ કર્યું એ પણ કહો, તો મારે એ મિત્રોને કહેવાનું છે કે તમે પણ ઘણું કામ કર્યું છે. બોફોર્સ કાંડ પણ થયો છે. યુપીમાં 403માંથી 2 જ સીટ આવી ગઈ છે. ઘણા બધા ન કરવાના કામો થયા. કાશ્મીરમાં 370ની કલમ હતી, અમે હમણાં જ દૂર કરી. આ બધા કામો પેન્ડિંગ રાખ્યા હતા તમે, અને અમે કર્યા એટલે અમે અહીંયા બેઠા છે. તમારે સામે હજી બેસવું હોય તો એના માટે પણ થોડા ઘણા કાર્ય કરતા રહેજો, તો 2માંથી 0 નહીં થાય. સાથોસાથ માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ વખતે ગુજરાત માટે 4745 કરોડનું બજેટ ફાળવવામાં આવેલ છે. સમગ્ર ગુજરાતની જનતા વતી દેશના પ્રધાનમંત્રીને કોટી કોટી વંદન કરું છું, આભાર માનું છું કે ગુજરાતમાં રેલ લાઇનમાં આમૂલ પરિવર્તન જોવા મળી રહ્યું છે. ગુજરાતમાં ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થયા છે. એટલું જ નહીં, નવી રેલવે લાઇનમાં વધારો થયો છે. ગેજ પરિવર્તનમાં ઘણા પ્રોજેક્ટ પર પરિપૂર્ણ કરવામાં આવ્યા છે. વિદ્યુતીકરણ ગેજેટ ખૂબ જ પ્રગતિ થયેલ છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આજે ભારતીય રેલ આત્મનિર્ભર અને પ્રગતિના પંથે કૂચ કરી રહી છે. ભૂતકાળમાં થતા અકસ્માતોનો સિલસિલો નામશેષ કરવામાં આવ્યો છે. ખાસ સૌથી અગત્યની વાત છે કે જે અકસ્માતો વારંવાર થતા રેલવેમાં, અને રેલવે મંત્રી કે કોઈ અધિકારીને દોડીને જવું પડતું અને મુઆવજો જાહેર કરતા, છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી અકસ્માત નામશેષ થઈ રહ્યા છે. તે માટે હું અશ્વિનીજી વૈષ્ણવ સાહેબને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મોદીજીના નેતૃત્વવાળી સરકારમાં રેલવે સ્ટેશનોના આધુનિકરણ સાથે નામાધિકરણ પણ થઈ રહ્યું છે. દાખલા તરીકે અમારા ગાંધીનગર અને કમલાપતિ, જેનું હબીબગંજ એવું કંઈ નામ હતું, એ નામ બદલાવ્યા છે. એ પણ ખૂબ આનંદની વાત છે. ગુજરાત ગાંધીનગર રેલવે સ્ટેશન માટે પણ ખૂબ જ હું ગૌરવ અનુભવું છું. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાંથી હું આવું છું અને મારી માગણી મૂકવાની લાલચ પણ રોકી શકતો નથી. રાજકોટ રેલવે સ્ટેશનો વર્લ્ડ ક્લાસ બનાવવાની સૂચિમાં સામેલ કરવા વિનંતી કરું છું આપને. ગુડ શેડને આધુનિક બનાવવા માટે પણ વિનંતી કરું છું. રાજકોટ ડિવિઝનમાં રોરો સર્વિસ શરૂ કરવામાં આવે તે પણ એક મારી માગણી છે. ખાતરની રેક માટે પણ વધુ વ્યવસ્થા થાય એવી મારી માગણી છે. સાથોસાથ સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રવાસીઓ ખૂબ જ ધર્મપ્રેમી છે અને એમને હરિદ્વાર હિન્દુઓનું ખૂબ જ આસ્થાનું કેન્દ્ર છે. વારંવાર હરિદ્વાર જવાનું હિન્દુ લોકોને થતું હોય છે. તો હાલ રાજકોટમાંથી હરિદ્વાર ફક્ત અઠવાડિયામાં એક જ ટ્રેન છે. એ ટ્રેનને પ્રતિદિન દરરોજ શરૂ કરવામાં આવે તો ધાર્મિક લોકો વધુમાં વધુ ત્યાં જઈ શકે એવી મારી એક માગણી છે. તેમજ માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, કોરોનાની કપરી પરિસ્થિતિમાં પણ મોદીજીના નેતૃત્વમાં યાત્રીઓની હેરફેરીમાં જ નહીં પરંતુ દવા, ઓક્સિજન, વેક્સિનેશન માટે સમયસર પહોંચવાડવામાં પણ રેલનો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ પ્રશંસનીય કામગીરી થઈ રહી છે. તે એને હૃદયપૂર્વક હું અભિનંદન આપું છું. માનનીય મંત્રીશ્રીને વિનંતી કરું છું કે ગુજરાતમાં બ્રોડગેજનું કામ જે બાકી છે તે સત્વરે પૂરું થાય, એ પણ એક અમારી માગણી છે ગુજરાતની. જે મીટર ગેજ છે એને પણ તબદીલ કરીને બ્રોડગેજમાં થાય એવી વિનંતી છે. બીજું, માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ વડોદરા ખાતે રેલવે યુનિવર્સિટી મંજૂર કરવામાં આવી છે. તે પણ ખૂબ જ આનંદની અને સરાહનીય વાત છે, કારણ કે રેલવેની યુનિવર્સિટી જે મંજૂરી કરવામાં આવે પ્રગતિશીલ ગુજરાત માટે આ ખૂબ જરૂરી હતું અને એ ગૌરવની વાત છે. નવી ટ્રેનની વાત કરીએ તો 2019માં વંદે ભારત ટ્રેન શરૂ કરવામાં આવી. આત્મનિર્ભર ભારતની દિશામાં સંપૂર્ણ સ્વદેશી ટેકનિકથી બનાવી ગઈ છે. આ ટ્રેનને પૂરા વિશ્વમાં ટ્રેન બનાવવા આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં તહેલકો મચાવી દીધો છે. યુરોપ, જાપાન કે અન્ય દેશ દ્વારા બનાવેલ ટ્રેનના મુકાબલામાં વંદે ભારત ટ્રેન વિવિધ સ્તરે અન્ય કોઈ રીતે કમ નથી. બીજા દેશ દ્વારા જે ટ્રેન 190 કે 200 કરોડમાં બને છે તે સ્વદેશી ટ્રેન 110 થી 115 કરોડમાં બની છે અને ખૂબ જ ટેકનિક સાથે, આધુનિકતા સાથે બનેલી છે. ઉપરાંત એક સૂચન મારું એ પણ કરવા માગું છું કે રેલવે તંત્ર દ્વારા જે જગ્યાએ પડતર જગ્યા હોય છે, ખૂબ મોટી જગ્યા પડી છે રેલવે પાસે, તો એને કોમર્શિયલ રીતે ક્યાં યુઝ કરવો અને જ્યાં જ્યાં જગ્યા હોય ત્યાં એમાં વૃક્ષો વાવવાની
ખાસ જરૂરિયાત છે, જેથી ગ્રીનરી થઈ શકે અને એ ખૂબ જરૂરી છે. 2 મિનિટ, મારું મેઇડન સ્પીચ છે પ્રભુ. હાજી હાજી. બીજું કહેવા માંગુ છું, ગઈકાલના વક્તાએ એવું કીધું હતું, પ્લીઝ કન્ક્લુડ. એવું કીધું હતું કે પીવી નરસિંહરાવજી એ ઉદારીકરણનું જે કર્યું હતો, તો ઉદારીકરણ મારી આપ સૌને વિનંતી છે કે રેલવેમાં પણ ઉદારીકરણ થાય, ખાનગીકરણ થાય, જેમ પ્લેન એરલાઇન્સમાં થયું છે, પોસ્ટ ઓફિસમાં થયું છે, એવી રીતના ટેલિફોનમાં થયું છે. આ ઉદારીકરણથી અને કોઈ પણ મોનોપોલી તૂટે અને હરીફાઈના જમાનામાં ગ્રાહકને કે લોકોને સુખ સગવડતા મળે એ જરૂરી છે. પીવી નરસિંહરાવજીએ રામ મંદિર માટે પણ કંઈક થોડા ઘણા પ્રયત્નો કર્યા હતા, પણ દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે કે એમને માટે જે જગ્યા મળવી જોઈએ દિલ્હીમાં એ ન મળી, સ્મશાન માટે, અને એના વતનમાં જવું પડ્યું. એ પણ ખૂબ દુઃખની વાત છે, ખૂબ ગંભીર બાબત છે. આપ આપના વડાપ્રધાનના વખાણ કરો છો, પણ એમને 3 ગજની જગ્યા પણ આપે દિલ્હીમાં ફાળવી ન શક્યા. આ તો કે ખાસ અમારા મંત્રી શ્રી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જે રામ મંદિર બનાવ્યું છે, 370ની કલમ કરી છે, આ બધું કર્યા પછી અમારી સીટો વધે છે, આપની ઘટે છે. એનું કારણ થોડું આપણે સમજવાની જરૂર છે. અને આપણે વિરોધ પક્ષ તરીકે બહુ સારી રીતે કામ કરવું હોય તો થોડા ભાજપના સારા કાર્યો થાય છે, સરકારના સારા કાર્યો થાય છે, એમાં સહકાર આપો એવી આપ સૌને વિનંતી છે. समाप्त कीजिए प्लीज. प्लीज समाप्त कीजिए. बस जय हिंद जय भारत. धन्यवाद. नेक्स्ट स्पीकर श्री जी.के. वोसन. Thank you, sir. We all know that the railways is called as the lifeline of India and covers from Kashmir to Kanyakumari. It carries people from the rural to urban. The average Indian citizen, sir, depends on railway as their preferred mode of transport. Definitely, sir, it will be the duty of railway to give high priority for safety and security to the passengers, sir. Sir, I press upon the need that Tamil Nadu needs more projects, more attention from the railway ministry, sir. Sufficient fund allotment is needed for the state Tamil Nadu, because not only new projects, sir, even lot of old projects are pending in the state. Gauge conversion, electrification, doubling, overbridge, subway, modernization, stoppages, new railway route, and especially electrical operation for human operated crossing. It can be done phase by phase, sir. Sir, I request the minister that timely work and completion within stipulated time definitely will be the need of the hour, sir. Stoppage of trains, sir, seems to be very important for important towns. It may be temple town, business town, or tourist town. For example, sir, Tanjavur district, Kumbakonam town is a temple town. Nearby, Papanasam constituency is there. Stoppage of 2 express train is very important, and Minister has also written a letter positively on that, sir. I kindly request the Minister for this, sir. This is a good ticket revenue yielding station from Tiruchirappalli of Southern Railway under NSG 5 category, sir. Concession needed for disabled, senior citizen, sports person, and other valid categories, sir. I press the need for it, sir. 2 important suggestions, sir, to complete. One, sir, I request the Honorable Minister to kindly reconsider non-air conditioned first-class coaches in all major trains for the benefit of passengers with respiratory illness like
asthma, bronchitis, and other such diseases, sir. We all know, sir, COVID-19 pandemic, we have seen the railways rise in the occasion by running special trains and also providing isolation coaches, sir, which was appreciated wholeheartedly by the people of India, sir. Another important suggestion, sir, the IRCTC, the Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited, is only engaged limited to promoting tourist activities. It is one of the designated ticketing agencies for government employees availing of leave travel concession LTC. Sir, IRCTC may leverage this status to tap the tourist potential of India, especially Tamil Nadu, by offering packages for centers like Mahabalipuram, Tanjavur, Madurai, Kanyakumari, Nilgiris, Kodaikanal, and places of historical and cultural centers, sir. This is for the tourism promotion, sir. At present, sir, only ticket purchased from IRCTC counters are eligible for LTC claims. The eligibility may be extended to purchase of tickets online from IRCT website also, as this will save a lot of time to government employees who otherwise have to stand in queues for buying tickets during their office working hours. I hope the Honorable Minister, sir, will consider my request favorably and act upon them positively. Thank you, sir. Thank you. Next speaker, Sri Harshvardhan Singh, Dungapur. I think I'll shift this side. Thank you, Deputy Chairman, sir. મને બી ગુજરાતી આવડે છે પણ મેં પહેલે ચેરને જણાવ્યું નથી એટલે હું ઇંગ્લિશમાં બોલું. Sir, I rise to speak on the demand for grants under the Ministry of Railways. Sir, under the able leadership of our Prime Minister, there's been a record allocation of 1,37,000 crore rupees for the railways, sir. So there are a lot of new initiatives been taken by the ministry, the railways, to develop new products and efficient logistics, services for small farmers and small medium enterprises, integration of rail and networks to provide seamless solutions for movement of parcels. So आजकल online shopping का ज़माना है, so railways will play a very important role in these logistics. Pradhan Mantri Gati Shakti cargo terminals and multi-modal logistic facilities to facilitate transportation of cargo, and there will be 100 such terminals in the next 3 years. Multimodal connectivity between mass urban transport and railway stations. Sir, under the Kavach, Atmanirbhar Bharat 2,000 kilometer railway network will be brought under Kavach for safety and augmentation in 22-23. So another very important step taken by the railways is the introduction of Vande Bharat 400 new generation trains for better efficiency and passenger riding comfort. So for the first time, these trains will be made of aluminium instead of steel. So it will increase the efficiency and they'll be made safer. 102 such trains are already in the pipeline. So the Finance Minister has also proposed one station, one product to help local businesses and supply chains, sir. There's been a huge push in railway electrification, and so there have been various investment physical targets set: construction of new lines, gauge conversion, doubling of lines, track renewals, electrification, rolling stock of locomotive, coaches and wagons. So a very important point, especially for me, is the gauge conversion. I come from Dungapur in Rajasthan, and we have just completed our gauge conversion between Ahmedabad and Udaipur, and Dungapur comes on the way. And so I have some issues which I've
pointed out to the Rail Minister. One is the level crossing at Balwara Fatak, number 151. So it's the main road that goes from Dungapur to Ahmedabad, and thousands of people go to Ahmedabad to work from Dungapur, but there's a level crossing there, whereas underpass have been made in all along in all the villages that come on the way. So I would request the Minister to make an ROB, and he's very kindly agreed. The other... Sorry? Please address the chair. Please, Dungapur ji, please address the chair. Please, Dungapur ji, please address the chair. Yes. Please. So the other point is that the Ratlam, Banswara, Dungapur rail line, so the state government over the years, we have had two governments, and they have not been able to donate their share or sort of contribute their share to the rail line. So it's very important that now there is a change in policy, and the center should take up the total construction of the rail line between Ratlam, Banswara and Dungapur, sir. The state can facilitate in land acquisition, but the center has to pay the compensation. This is a very important point, and I hope the Railway Minister will consider this and change the policy so that we can have a railway line. Otherwise, no government will ever be able to afford the compensation. So the other very important point, issue taken up by railways is the Look and Act Northeast policy, sir. It's a very important time proposal in today's times. Sir, there have also been increase in rail connectivity to Nepal. There's been rail connectivity to Bangladesh, new lines and doubling. That's a very important step. All gauge conversion work in Northeast region has been completed, sir. So this is a very important thing. In today's times, railways will play a very important part in logistics, and since a lot of these lines will go to our border areas, and to facilitate the movement of heavy equipment of the army, railways will play a very important part. So the minister should consider making special rakes and coaches and special railway equipment to transport, say, tanks and other heavy equipment. So what one train can transport to the border areas, it will take many trucks, hundreds of trucks to transport the same equipment. So in future, looking at the world situation today, we don't know where we are going. So I feel the railways will play a very, very important part in future in transporting our heavy equipment for our armed forces. And we have two very dangerous neighbors. We have our borders from the deserts of Rajasthan to the highest mountains regions in the world where our army is posted. So it's a very crucial part that the railways will be playing, sir. So another important point is about tourism, sir. So the passenger convenience and safety, the railways are also introducing aesthetically designed Vista Dome coaches on the tourist routes, sir. And so this is another important steam tourism should also come into play. So the private train operators, there have been some bids, but not very successful, I feel. So the other issue is that the railway is also taking on land monetization, and RLD has been involved in monetization of identified railway assets of 111 railway land parcels, 84 railway colonies, 4 hill railway Darjeeling, 4 hill railways in Darjeeling, Kalka, Shamla, Matharan, Nilgiri, Kannair, and so I have 10 minutes, sir. No, 8 minutes. 10 minutes, No, 8 minutes. So the National Railway Plan is also another important step, sir. Railways are restoring their full capacity to pre-COVID level. So Indian Railways plays a crucial role in one of the 7 engines of
Prime Minister's One more minute, Gati Shakti initiative. Sir, the other big thing is the new bullet trains will be introduced and high-speed railway corridors, upgradation of railway stations. 1 minute, sir, please. So please. As it was the maiden speech of Sri Rambai, Please. I think probably it's one of Conclude my last kijiye. speeches, so please be kind enough for that. So today, Indian Railways is the 4th largest rail network in the world and 2nd largest in Asia, sir. And so finally, I would like to say that गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है और सीटी बजा रही है. Thank you. और सर आप घंटी बजा रहे हैं. Thank you, thank you. Thank you. Next speaker, Sri Abdul Wahab. With your permission, I am very happy that everybody is praising, even Britas also praising our railway minister. Ashwinji, now everybody, this one, I don't know for what reason, maybe they are having their own reasons for railway, this and that. But I feel the discrimination against South, it is not with Mr. Ashwin only, it is all over the world. North America, South America, everywhere, always North is on the top. In our case also, but what my problem is, in South, just like Animudi and all said, in South they are discriminating us Kerala. So there is the only way we want to have a separate zone. Otherwise Kerala will never escape from South also. So that is why my request to our Ashwinji, somehow see that one Kerala zone is, since how many years we are asking, but there will be always there will be an excuse. And my simple, I am not going for overall Indian and overall this one and all. I am restricting my this one request only to the regional level. Very small thing where Mr. Ashwin can only just have signature only. No need of board. I went to the board chairman for making our train to 5:30 instead of 7 o'clock morning so that we can have a connections. Even to railway board chairman, everything is recommended from our level, Palakkad, DRM level, but it is not happening. Everything has to be go to board. So simple, 2-3 reasons, 2-3 points I am making. From Nilambur to Trivandrum, there is a train called Rajarani. That is the train called cancer train. Because the Cancer Institute in Trivandrum, this train is catering from our side, Malabar side. We are not having any cancer centers. That is stopped in Kochuveli. Kochuveli is again, they have to go to 7 kilometers to the town. They are saying that Trivandrum there is no space. I am requesting, if there is no space, ask your people. There is a train from Nagarkovil to Trivandrum. Now it is recently they allocated. So that Trivandrum can be 7 kilometers to Kochuveli, so that at night and early morning, these poor patients, they are coming from all the way from our place to Trivandrum, and same thing from Cancer Center to Kochuveli. Train ticket may be 150, 200, 300, I don't know. And we want AC train. Somebody was telling no AC trains. There is only one AC sleeper. Let it be there for the COVID reason and all. Don't stop there. Stop that one. But Kochuveli 7 kilometers auto rickshaw charging 300 to 500 rupees early morning. Cancer from the cancer patients. They are not having any fare for rain. They are free in railway coach, but at night they are taking 300 to 500 rupees. They are exploiting. And so Nagarkovil Trivandrum can be extended 7 kilometers so that all this problem will be over. And LLB coaches and Vistadam coaches. Our place, Nilambur, is famous for teak, just like somebody yesterday told this. A railway is made to transport teak from, please don't, from India to UK.
they want to send transport teak. Nilambur teak is famous in the world. So they constructed the railway station. That is what is told. But it is now it's a big area, what you call big railway line. Please reinstate that line after the COVID they have stopped. And one more thing, I am not demanding so many things, only some 2-3 things. This Maveli Malabar Parasaram Rajarani Express, Mangala Lashadi Bernagula Ajmer Express, upgrade old Janashikti coaches with new coaches. Our old coaches, you cannot believe, cockroaches here and there. You cannot believe how we are traveling. In cockroaches. Instead of coaches, he is telling cockroaches. So this is only few things I want to remind Mr. Minister and see Kerala, at least when he is Gujarati, cho, I heard a lot. Everything is from Narendra Modi to what you call, I don't know, to where it is Gujarati. Nay, Rambai, Harji Bhai, it is something different. But at least he has gone after Gujarati, this one and all. So please show our case also. Thank you. Next speaker, Srimati Rupa Ganguly. Huh? Srimati Rupa Ganguly. Oh. Thank you, Honorable Chairman, for allowing me to speak on the demands for grants on Railway Ministry. Railways are the integral part of the life of a common man, we all know. No other means of transportation captures the imagination of people like railways. In Indian movies too, many iconic scenes had railways in the background, we still have. Who can forget the scenes from Pather Pachali and Nayak and many other, created by Sri Satyajit Ray, and many other films by many other famous directors. Honorable Chair, toy trains in Darjeeling, Shimla, Ooty let people witness the beauty of nature, and Konkan Railways, along with the recently developing Chenab Arc Bridge, highlights the engineering marvels of Indian Railway. The present government, under the leadership of Modi ji, is working to maintain the historic heritage of railways as well as modernize system for efficiency. Indian Railway is set to see its highest ever capital expenditure of rupees 2.45 trillion for 2022-23. The grants under the demands for grants are welcomed and should be approved. The images of Vande Bharat express trains, Vista Dome coaches, airport standard stations, the periodic reports about record-breaking capital investments, historically high originating freight loading, and thankfully, the historically lower number of accidents. These are the trending news for Indian Railways. In this budget, 400 new generation Vande Bharat trains, 100 PM Gati Shakti cargo terminals to be developed during next 3 years is promised. This is going to put India on the global map with reliable infrastructure backbone. These all have been made possible by the untiring efforts of Honorable Suresh Prabhuji, Honorable Manoj Sinha ji, Honorable Piyush Goyal ji, and now Honorable Ashwini Vaishnav ji, and all the ministers associated with railways and the officers to provide the results with such commitment. Chairman, sir, during the trying times of COVID-19, Indian Railways helped in mobilizing the life-saving oxygen to various parts of India. When our Honorable Prime Minister Modi ji announced PM Garib Kalyan Yojana, Indian Railways helped in making sure the food grains are transported to every nook and corner of the country. India is one of the major hubs for IT expertise in the world, and e-governance is one of the major components where we are looking to enforce governance by leveraging information and technology. Indian Railways is an example of ICT, information, communication and technology, and governance working in synchronization. Our minister has made it possible that passengers can directly tell their grievances on WhatsApp, and they would get a response from the concerned department. This bridges the gap between common people and government. The passengers now can bring their grievances to social media and their grievances are heard. We have come a long way, sir, since 2014 in this regard.
where even booking online tickets through IRCTC was a humongous task. And today, we not only book the tickets online, but we have a medium to track the live status of a train with accuracy. Sir, during 2019-20, around 4,24,000 non-gazetted employees have been provided with different types of training: initial, promotional, refresher, specialized, etc. The railways maintaining one of the largest workforce in the country and training them regularly is certainly a major achievement. In the effort of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, the system of direct benefit transfer has been developed to provide money directly to the laborer instead of just the contractors. This talks about the commitment of the government towards its people. One can check the Shramik Kalyan portal to see how Indian Railways is ensuring 100% compliance of minimum wage payment with transparency. Honorable Chairman, sir, I would like to raise a question regarding the laborer hired by the contractors, and here I draw attention to the Honorable Minister. Working for Indian Railways, is there a mechanism to confirm the identities of these workers? There is information that illegal immigrants are being hired by the contractors to work without any document verification. This could jeopardize the safety of the Indian citizens. We need a mechanism where the laborers are vetted for all their identity documents. There used to be a time where we would hear about railway robberies every now and then, but the frequency of theft has decreased. But a lot more efforts are needed, as railway protection is the responsibility of government, railway police, GRP, and state police, sir. Sir, development of high-strength rails, upgradation of indigenously developed ATP, automatic train protection, system TCAS, train collision avoidance system, phase 2, project having features like interfacing electronic interlocking, centralized traffic control and remote updation of TSR, temporary speed restriction, etc., have been done, sir. In addition, new designs of high horsepower locomotives were developed during this period. Over 350 critical and long pending major bridge and track works having bearing on safety and operational efficiency have been carried out, and blockades have been cleared. Some of these works were pending for several years, sir. And here comes another example like Bogeybill Bridge. Since 2014, the cases of train accidents have reduced, but we recently witnessed a major accident where at least 9 people died, 36 others were injured, and after 12 coaches of Bikaner-Guwahati Express derailed near Moinaguri in West Bengal's Jalpaiguri district. It was said that a glitch in the locomotive equipment led to the mishap. There was also news that the mandatory inspection was not done in Northeastern Railway. Everyone should be responsible for everyone's life, sir. Our irresponsibility at any level could cause immeasurable harm to our family. Chairman, sir, we also know that development of railway is a continuous process, and we need to read developments in the context of previous budgets as well. Present Chief Minister of West Bengal had served 2 terms as railway minister. First term in 1999 with the NDA government, she became the railway minister. In 2009, for the second time as part of UPA government. One of the renowned international news agency, Reuters, reported that, I quote, her 2-year record as railway minister has been heavily criticized for running the network into more debt to pay for populist measures such as more passenger trains, unquote. So, the Indian Railway became a loss-making institution, organization during her 2-year tenure. There were over 100 railway functions inaugurating new projects or flagging off new trains in West Bengal in the last 6 months of her tenure as railway minister. Most of them did not make much progress, sir. Several railway projects announced by her during her tenure as a railway minister have been sent to ₹1,000 allocation bracket by the central government then. The railway is a public good and its
and its taxpayers' money, which is used for their development. Announcements of new railways should be economically justifiable and financially viable. So through you, I would like to narrate an incident to this august house. It's a very happy incident. I'm sure you'll be proud of it. I think I had 10 minutes. Yeah. This august house regarding an undying commitment of the railway employees. An elderly American-Indian couple were traveling from Kolkata to Puri. They somehow the wife was unable to board the train, and they got separated. And the purse, ticket, money, IDs, everything was with the wife in her purse. Before I could talk to GRP or before I could talk to anyone, the lady went to the GRP and the officers took count of it immediately, and the problem was solved by the next station. I'm so happy that this is how, with such commitment, people are working in railways. सभापति महोदय, 2-4 चीजें बताना है, अगर आप परमिट करें तो. Finally, जब मुझे रेलवे की बात कहनी पड़ती है, whenever I talk about railway, I can't forget those days, those incidents mentioned by my parents, my father and my mother. When people fled from Purva Pakistan, then Purva Pakistan, to India during partition by train. And only after Modi ji has taken charge, connectivity between India and Bangladesh has been reinstated again. Today we have 4 trains running between India and Bangladesh. That's such a happy thing. Mitali, Bondhon, Maitri and others. 2-4 request है सर, अगर मंत्री जी अलाउ करें, आप अगर अलाउ करें, 2-4 छोटे-छोटे. दातन में पश्चिम मेदिनीपुर में एक स्टेशन हमेशा वो ट्रेन रुकता था, जगन्नाथ एक्सप्रेस. बहुत सारे पेशेंट जो एम्स में जाते थे, कटक में, भुवनेश्वर में, उनका ट्रेन नंबर आप अगर नोट कर ले 18409, 18410, बहुत साल से चल रहा है सर. लेकिन वो ट्रेन अभी कोविड के बाद अचानक वो स्टेशन बंद हो गया, स्टेशन में रुकना बंद हो गया. एक और रिक्वेस्ट है, बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है, स्टूडेंट्स, विश्व भारती यूनिवर्सिटी एंड वर्धमान यूनिवर्सिटी से लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि वो जो हावड़ा दिल्ली राजधानी है, वहाँ गया 12301 एंड 12302, वो अगर वर्धमान में रुकते हैं तो बीरभूम, बांकुड़ा, वर्धमान पूरा जंक्शन, हुगली, मुर्शिदाबाद, सारे डिस्ट्रिक्ट का बहुत बहुत बड़ा फायदा होगा. एक चीज़ मैं आखिरी 2 मिनट सर, अगर इफ यू अलाउ मी. 30 साल से, खैर 35 साल से कसाई हॉल्ट बोल के एक जगह है पश्चिम मेदिनीपुर में, वहाँ पे एक रिवर ब्रिज है. वहाँ एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत थी. वो सीपीएम के समय से शुरू हुआ था, उन लोगों की मांग. मैं खुद 3-4 बार विजिट करके आई सर. वहाँ मैं जब पीयूष जी थे, मैं वहाँ आई, पूरी रिपोर्ट देकर, मनोज जी थे, पीयूष जी थे, मैंने उनको दिया. मैंने बोला मैं सर एमपी लैड से करना चाहती हूँ, छोटा सा प्लेटफॉर्म 2.5 करोड़ का है. पीयूष जी बोला नहीं, आप एमपी लैड की जरूरत की हम कर देते. मैंने बोला सर मुझे खुशी मिलेगी, मुझे करने दीजिए. बोला ठीक है करो. पूरे रिपोर्ट मंगवाया है, पूरा कॉस्टिंग बन गया है सर. डीएम पश्चिम बंगाल ने 4 साल से पश्चिम बंगाल में एक भी डीएम मेरा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं किया. जनता के लिए काम, जनता के लिए करना चाहती हूँ, जनता के पैसे से करना चाहती हूँ, ये मेरा पैसा नहीं है. मैं करना चाहती हूँ. मैं आप सबके द्वारा ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि डीएम्स ठीक से काम करें और सरकारी ऑफिसर सब सम्मान के साथ काम करें. और मंत्री जी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छे रेलवे बजट बना है. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद. बीरेंद्र प्रसाद बसिया. Thank you, Chairman, sir. So before starting my speech, I'd like to compliment new Railway Minister Kashyapji. As a Railway Minister, although it is a separate budget, this is his first railway budget, sir. I must compliment you and hopefully waiting good response from you also, sir. Sir, the budget allocation for the northeastern region, it is high, more than 44% in compare with the previous budget year. The budget allocation of northeastern region
is 11,428.86 crores, sir. This is all-time higher in the north. I must compliment you, sir. Sir, not only that, sir, till today, many a railway minister has come, many railway budget had passed its parliament for the first time. This is also all-time record, 37% hike in all-time record in the allotment of the northeastern region, sir. Sir, it is known to everybody, Assam was neglected like anything during the Congress regime, sir. For get a single railway bridge, we have to agitate it long time, sir. After long agitation, when students are boycotting the classes, people took part in the satyagraha. In police bullet, people lost their life. After that, we are getting bridge over Rohar Bihuputra, sir, during the Congress time, sir. But I am very grateful to the Honorable Prime Minister, Narendra Modi ji. This is the first government we have seen. All the northeastern region of our country have a railway connectivity today. This is the all-time record, sir. Sir, I like to raise some issues, sir. Sir, one of the major issues we are facing, sir, all the railway track, the lack of electricity, double-take rail line is not available in Assam and northeastern region, sir. Honorable Minister, can you imagine today, in a modern days, there is no electrical train almost all part of the northeastern region? Sir, can you imagine there is no double-take rail line in entire region, sir? I hope under your leadership, this justice will get this time, sir. This is call of the hour, sir. This is call of the hour, sir. I'd like to draw another very important issue in the interest of the sovereignty and national interest, sir. Sir, China built railway lines up to Tawang, sir, in their area. So I also like to request Honorable Minister to start at least toy train from Tezpur to Tawang, sir. The Tawang is nowadays one of the most popular tourist spot of the country. Who is visiting Tower, after visiting Tower, they said it is better than Switzerland. So I like to request you, please start the toy train at least to counter our neighboring country, China. At least used to start the toy train in the up to Tawang, sir. Sir, now situation is something different, sir. Entire northeastern region have railway connectivity, sir, today. All the states have the railway connectivity, sir. But there is not a single coach factory in northeastern region, any part of the northeastern region, sir. I want this gift from our government. At least start a coach factory in northeastern region, sir, which will fulfill demand of our area, sir. Sir, one more complaint we are getting from the common people. The complaint is that, sir, all the railway wagon used in northeastern region, including Rajdhani Express traveling to Delhi to Guwahati, Dibrugarh, all the compartment, all the bogies, all, sir. This is damaged bogie, whose bodies are not going to use other parts of the country. They are sent it to Assam, sir. So this attitude must be censored. We are also good citizens. We are also Indian citizens. What? So this government, we have a totally hope. They are doing lots of development for the northeastern region. Prime Minister has always have a special attention and special arrangement from the northeastern region. I believe this will be looked after by you. Sir,
A separate railway zone. Now there is a railway division is there, sir. A separate railway zone is required, sir, in the northeastern region. So I hope now all the state of the northeastern region have a railway connectivity. So there should be a separate railway zone in Assam, sir. Sir, according to report of the World Health Organization, highest number of cancer patients of India is coming from Assam and Punjab. So daily, hundreds of people to visiting Mumbai, Helur for treatment of the cancer, sir. Sir, in the humanitarian guard, in the interest of the cancer patient, are you ready to introduce a Durand train between Guwahati to Mumbai for the interest of the cancer patient, sir? It will be, they will bless you, sir. This is the call of the hour, sir. Sir, every day, hundreds of people is visiting Kamakhya temple, Ma Kamakhya temple, sir. From every part of the India, people is visiting Ma Kamakhya temple, sir. So I like to request to introduce a special train in the name of Ma Kamakhya from Kolkata to Guwahati and from Delhi to Guwahati also, sir. Sir, there is a more than 10,000 posts vacant in Gate 3 and Gate 4 in the NF railway, sir. Unemployment is a big issue, sir. Not only in the Assam, Northeastern, they have a big issue. The lack of industry, no industry is there, sir. So, this vacancy should be filled up immediately. I like to request, and special attention should be given. Special attention should be given to the local people to appoint those people, sir. Sir, one more thing I like to draw your attention, sir. Third, there is a construction is going on. There is a railway track already started from the Gwalpara to Guwahati, sir. But speed is very slow, sir. Speed is very, because no double track rail line is there, sir. So I like to request, look after this issue immediately and help them, sir. Sir, historically, Assam is a very famous area, sir. We defeat, yes, I proudly said, we defeat, yes, we the people of Assam, defeat Mughal for 17 times, sir. 17 times when Mughal attacked all parts of the India, Assam defeated Mughal for 17 times, sir. They are not allowing to enter in Assam, sir. So there is a various tourist spot is there, sir. So I like to request you, sir, kindly look after this issue and introduce some local train in those areas, sir. One more thing I like to say, there is a town, sir, nearby Guwahati, sir, Mangalde. There is no railway connectivity. Honorable Chairman, sir, it is known to you also. There is no railway connectivity in there, sir. Sir, Kharupati, there is a connectivity up to Masbat. Masbat to Kharupatia, the distance is only 35 kilometers. If you start a railway line between Masbat to Kharupatia, then enter a district, enter a city will be totally connected, will get the railway connectivity, and people of this region, they can travel easily to the other parts of the Assam. So I like to, sir, one more thing, sir. You remember earlier, when railway budget was presented, it was declared there will be two special specialty hospitals. One is at Rangapara, another is at Bongaigaon. This was a part of the Indian budget which was passed by the August House, but this was not implemented, sir. Last 10 years it was not implemented, sir. I like to, at the time of UPA, they have announced it, sir. They have announced super specialty hospital in the Bongaigaon. They announced super specialty hospital at Rangapara, but nothing else. Now, at least this government look after this issue as promise given by the, as budget issuance given by the government in the budget election earlier, kindly resolve this issue. At last, I like to conclude with a word, sir. Sir, we are people are very peace-loving people, sir.
And northeastern Guwahati is the hub of the northeastern region, sir. Now, northeastern region have railway connectivity. There's a railway line up to Meghalaya. There's a railway line up to the Nagaland. There's a railway line up to the Arunachal Pradesh. So I like to request you, sir, kindly consider looking on this issue for the interest of the development of the northeastern region. Prime Minister has always, Honorable Prime Minister has given always importance to the northeastern region, sir. So, in the interest of the northeastern region, sir, at least in our time, you should announce one coach factory in northeastern region, sir. This will be helpful the infrastructure of those regions, and it will be help to reduce unemployment, sir. With this year, sir, thank you. Thank you, I hope Mr. Bushya. under your leadership, Singh. we'll get this justice, sir. धन्यवाद मान्यवर, आपने रेल मंत्रालय के बजट पर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। मान्यवर, आज जब मैं सदन में आ रहा था, बिहार के बहुत सारे लोग, नौजवान साथी घर पर मिलने आए और उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। मान्यवर, 2019 में उन्होंने रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा निकाली गई परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली, मुख्य परीक्षा पास कर ली, चिकित्सा की जांच पास कर ली और 2019 से लेकर आज तक 3 साल हो गए। मान्यवर, 8 से 10 हजार नौजवान ऐसे हैं जिनको नियुक्ति नहीं मिली, जिनको आज तक ज्वाइनिंग नहीं मिली। यह बेरोजगारों के प्रति आपका रवैया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक है। और जब वो रेलवे भर्ती से पीड़ित नौजवान छात्र प्रयागराज में सड़कों पर उतरते हैं, पटना में सड़कों पर उतरते हैं, तो आप अपने ही देश की धरती पर उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करते हैं। आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, लाठियों से उनको पिटवाते हैं, घर में घुस घुस के उनको मरवाते हैं, पिटवाते हैं। ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे मालूम पड़ रहा है कि वो दुश्मन देश के नागरिक हैं। ये इस देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। और बेरोजगारों के प्रति आपका रवैया क्या है? हर जगह रेलवे में मानव ठेका प्रथा घुसेड़ दिया गया है। सफाई कर्मचारियों में ठेका प्रथा, स्टेशन के मेंटेनेंस में ठेका प्रथा, सिग्नल के मेंटेनेंस में ठेका प्रथा, बिजली के मेंटेनेंस में ठेका प्रथा, कोच के मेंटेनेंस में ठेका प्रथा। और ये ठेका प्रथा जब आप लेके आ रहे हैं तो एक तरफ आप रोजगार को मिटाने और खत्म करने का काम कर रहे हैं और दूसरे तरफ इस देश के दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, आरक्षण की व्यवस्था के साथ आप खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, उनका हक मारने का काम कर रहे हैं आप। मान्यवर, खुद रेलवे विभाग ने यह माना है कि सेफ्टी कैटेगरी में लगभग 1,50,000 कर्मचारियों की वैकेंसी है। लगभग 1,50,000 रिक्तियां आपके पास सिर्फ सेफ्टी कैटेगरी में है, रेलवे की सुरक्षा के क्षेत्र में है। आप वो भर्ती करते नहीं। आपके पास मेंटेनेंस के क्षेत्र में या जिन क्षेत्रों में रेलवे में भर्तियां खाली है, वहां पे आप भर्ती क्यों नहीं करते? 3 लाख भर्ती अगर रेलवे विभाग चाहे तो पक्की सरकारी कर्मचारियों की कर सकती है, लेकिन आपको पिछड़ों का हक मारना है, दलितों का हक मारना है, निजीकरण करना है, सरकारी व्यवस्था को खत्म करना है। हमारे मंत्री जी ने बयान दिया, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई मान्यवर। इन्होंने कहा निजीकरण नहीं होगा। अब पता नहीं वित्त मंत्री और रेल मंत्री एक साथ बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, दोनों लोग आपस में चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं। वित्त मंत्री जी कहती हैं रेलवे की 26% संपत्तियां हम बेचेंगे, लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए रेल की संपत्ति बेच के हम अर्जित करने का काम करेंगे। और मेरे पास तारीख है, 31,000 करोड़ रुपए की टेंडर इन्होंने निकाला, जिसमें से मात्र 7,200 करोड़ रुपए का इनको आय हुई, बाकी लोगों ने टेंडर में हिस्सा ही नहीं लिया। तो आप एक तरफ लोगों के बीच में तो ये कहते हैं कि हम निजीकरण नहीं करेंगे, लेकिन निजीकरण करने के लिए जितनी भी आप योजनाएं ला सकते हैं रेलवे के अंदर, वो लाने का काम करते हैं। दूसरी बात मान्यवर, मैं इनका पढ़ रहा था कि रेलवे में पिछले 5 वर्षों से लगातार आमदनी में
कमी आ रही है। लगभग 7.8% इनकी आमदनी घटी है। आमदनी भले ही रेलवे की घट रही हो, भले ही आपने पिछले दिनों में रेलवे के प्लेटफॉर्म की टिकट 50 रुपए कर दिया हो, पैसेंजर के किराए को आपने 3 गुना वृद्धि कर दिया हो, बाकी चीजों में वृद्धि कर दिया हो, लेकिन आपकी आमदनी 7.8% घटी। ये आंकड़े बताते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप अपने राजनीतिक कारणों से रेलवे को घाटा पहुंचाने के लिए तैयार रहते हैं। आप अपने राजनीतिक कारणों से रेलवे का नुकसान करने के लिए तैयार रहते हैं। मैं मान्यवर बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, हमारी दिल्ली की सरकार तीर्थ यात्रा योजना लेके आई, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजना। अब उन बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा योजना से आपको परहेज क्या है? बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने से आपको परहेज है। और मैं यहां मंत्री जी बैठे हैं, बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को रेल विभाग इसी दिल्ली में वो उन बुजुर्ग यात्रियों से स्टेशन पर मिलने जा रहे थे, मिलने जा रहे थे, और उन बुजुर्गों से मुलाकात को रोकने का काम रेलवे विभाग ने किया। और मंत्री जी, आप आईएएस रहे, जिला अधिकारी रहे, उड़ीसा में आप आईएएस के तौर पे नौकरी कर चुके हैं। इस प्रकार का व्यवहार मत कीजिए एक मुख्यमंत्री के साथ। आपको 2500 फोन मैंने किया, 2500 बार आपके विभाग के कर्मचारियों को मैंने सूचना दी, मुख्यमंत्री के आवास से आपको सूचना गई, लेकिन बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों को अयोध्या जाने से रोकने का काम आप कर रहे हैं, उनकी तीर्थ यात्रा पर रोक लगाने का काम कर रहे हैं। लड़ाई लड़ना है, चुनाव में लड़िए ना। बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों को आप क्यों टारगेट करते हैं? उनकी यात्रा का विरोध आप क्यों करते हैं? रेलवे की आमदनी कम करने पे आप क्यों लगे हुए हैं? अरविंद केजरीवाल का इतने स्तर पे जाके विरोध आप क्यों करते हैं? चुनाव लड़िए ना। चुनाव से तो आप लोग भागते हैं। एमसीडी का चुनाव हो रहा है, भाग रहे हैं आप लोग, भाग रहे हैं। एमसीडी के चुनाव से भाग रहे मान्य। मैं खत्म कर रहा हूं। चुनाव, अरे हिम्मत है तो चुनाव लड़ो ना, भागते क्यों? 56 इंच का सीना लेके प्रधानमंत्री जी भाग रहे हैं। Honorable member, please address the chair. You don't have to answer them. माननीय, मैं ये कह रहा हूं, 3 बार दिल्ली में इनकी जमानत जब्त हो गई मान्यवर। एक बार स्कूटर पार्टी बन गए, 3 सीट आई, दूसरी बार इनोवा पार्टी बन गए, 8 सीट आई। 3 बार से हार रहे, और अभी एमसीडी के चुनाव में चुनाव से भाग रहे, करे केजरीवाल का सामना नहीं कर सकते। चुनाव से इतना डरते हैं आप लोग? देश के प्रधानमंत्री की छवि खराब कर रहे हैं आप लोग। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हमारा 56 इंच का सीना है, आप लोग कहते हैं हमारी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एमसीडी के चुनाव से भाग रही है, डर रही है केजरीवाल से। आप लोगों को शर्म नहीं आती? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, नहीं मैं खत्म कर रहा हूं सर, ये गंभीर मामला है। हम लोग सांसद हैं, रेल मंत्री जी, हम लोग सांसद हैं। आपके पास हमेशा कोई पैरवी करने के लिए नहीं आते, और न रोज रोज आपको फोन करते हैं। लेकिन अगर हमारे निर्वाचित मुख्यमंत्री को आपका रेलवे विभाग अपमानित करेगा और हम लोग आपसे बात करना चाहेंगे, आप फोन पे नहीं आएंगे, कोई जवाब नहीं देंगे मैसेज का, ये व्यवहार आपका ठीक नहीं है। ये बहुत ही दुखद व्यवहार है। आपको दिल्ली की सरकार मुनाफे देती है, दिल्ली की सरकार रेलवे की तीर्थयात्रा कराती है, और आप इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, इस प्रकार का व्यवहार करेंगे। नहीं, आप खत्म कीजिए। एक अंतिम बात कह के खत्म कर रहा हूं, सर अभी दूसरों को तो आपने 12-12 मिनट बुलवाया सर, हमारी जब बारी आती है उधर से चिल्लाने लगते हैं। आपके पार्टी के जितने समय होता है उसी हमेशा वहां चुनाव से जितना आपका समय होता है उसी हम चुनाव के अंदर बुलाते हैं। यहाँ आप बोलने नहीं देते सर। चुनाव आयोग जैसी संस्था को कंक्लूड कीजिए। चुनाव आयोग जैसी संस्था को अपनी कठपुतली बना रहे हैं सर। कहां बोले हम लोग, ये कहां जाए अपनी बात? आप रेल बजट पर बोलिए ना, अब तक तो आपने रेल बजट पर बोला ही नहीं। बातें हुई रेल बजट पे, आप कंक्लूड कीजिए। फिल्मी दुनिया तक की बातें हुई रेल बजट पे, फिल्म के गीत गा रहे थे लोग अभी रेल बजट पे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, रेल मंत्री जी थोड़ी संवेदनशीलता लाइए अपने प्रति, बुजुर्गों के प्रति। आपने बुजुर्गों की कंसेशन खत्म कर दी रेलवे में, आप थोड़ी संवेदनशीलता लाइए। कुलियों के लिए लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे, उन्होंने योजना लागू की थी उनको नौकरी देने के लिए। अब देखो कुलियों का भी विरोध कर रहे हैं सर,
कुलियों का भी विरोध कर रहे हैं। आप समाप्त कीजिए। आप नहीं, गरीब आदमी का, आप समाप्त कीजिए। गरीब आदमी का विरोध कर रहे हैं। आपका समय हो चुका है। सबका विकास कहते हैं लोग। चुनाव के बाद सर महंगाई बढ़ा रहे हैं, सिलेंडर का दाम, गैस का दाम, डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, और यहाँ बोलिए कुलियों का विरोध। धन्यवाद। आपका सारा पॉइंट खत्म हो चुका है। अब मैं कह रहा हूँ, देश के पूर्व रेल मंत्री ने इस देश के कुलियों के लिए, जिनके ऊपर एक फिल्म बनी थी, गाना था, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, उन बोझ उठाने वालों के लिए देश के रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने नौकरी देने की व्यवस्था की थी। आज वो मारे मारे फिर रहे हैं, एप्लीकेशन देते हैं, धन्यवाद, धन्यवाद, खाते हैं, स्पीकर जवाहर सरकार नहीं सुनते। तो इसलिए इस देश के जवाहर सरकार जी साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप लोग तो पकौड़ा योजना पहले जवाहर सरकार जी, you want to speak? अभी यूपी के नौजवानों को इन लोगों ने कहा मान्यवर, यूपी के नौजवानों को जाके प्रधानमंत्री ने कटोरा योजना दे दी, पहले पकौड़ा योजना, अभी कटोरा। धन्यवाद। अरे नहीं, दिस इज नॉट दैट। नहीं, धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर इज, आई एम कॉलिंग द नेक्स्ट स्पीकर। नहीं, ऐसे नहीं, ये ऐसे डिबेट नहीं होता है। प्लीज बी सीटेड। हाँ, नहीं, आपका खत्म हो चुका है। जवाहर सरकार, आप बोलेंगे? यू वांट टू स्पीक मिस्टर जवाहर सरकार? प्लीज। ना, आपका समय खत्म हो चुका है। जवाहर सरकार, आप जवाहर सरकार का टाइम ले रहे हैं। ही डजंट, आप बोलना चाहेंगे? इफ यू डू नॉट वांट टू स्पीक, आई एम कॉल अनदर स्पीकर। नहीं, दिस इज नॉट द वे। बैठिए, आप बैठ जाइए। आप बोलेंगे? साफ हो गए पंजाब से। Nothing will go on record except जवाहर सरकार। Nothing will go on record except जवाहर सरकार। Honorable Chair, sir, thank you for this opportunity. Honorable Chair, sir, I thank you for this opportunity to make just a few sharp points on the railway budget. The first thing that I would like to draw the Honorable Railway Minister's attention, I would like to draw भाई मेरे समय बर्बाद क्यों करे भाई? तो आप बोलिए, I would like to draw the रिकॉर्ड में जा रहा है, आप दोनों बोल रहे हो, रिकॉर्ड में जा रहा है, of the Honorable Railway Minister, who has a wide background of administration, is that half the passengers of a daily basis in India, half the railway passengers in India on a daily basis are just 3 suburban railways. The 3 suburban railways constitute half the passengers, daily passengers of India. So with this in mind, if half the passengers or even 45% of the passengers are suburban passengers of Bombay, of Mumbai, Kolkata and Chennai and others, they have never got 1% of the railway budget. They go in packs like animals, they hang out like birds. This sort of a treatment, shameful treatment of suburban railway passengers must end during your tenure, Mr. Railway Minister. You can take a look at that. So that is the first point I am making, that suburban railways have always been neglected except in very brief periods. So please look at suburban railways as a special project. The problem is he has one of the finest cadres of traffic, accounts, mechanical, electrical, or the finest cadres. But most of them consider suburban railways to be a pain, to be unprofitable. Now, you can't have profitability everywhere. We don't have profitability in Narega. We don't have profitability in food for work, in food aids, to treat it as a social sector project.
My first request, you will be catering in one stroke to 50% of the daily passengers of India. Please take a fresh look at it. The second point I would like to make is NMP, this National Monetization Scheme, is a cloud wrapped within an enigma, wrapped within a mystery. Please come out transparently. Railways are too important and too risky to be leased out even for a short while to private profiteers. Railways that I can't, you are talking of leasing 1400 kilometers. I can't travel on a Rajdhani wondering whether the next 100 kilometers of tracks are being maintained by a profiteer. Please, please, please clarify, where are you doing it? On what grounds are you doing it? Every feet of railway line has to be maintained, and they are doing a splendid job out of it. But in spite of that, accidents happen. So please be careful. Railways are the lifeline of India. Before you lease out anything of the railways, please, please be more transparent. Let it be in the public domain. Your budget is 1.5 lakh crores. Your net worth is more than the government of India's budget. You are an aristocratic department. Come out transparently. Don't play behind screens. So my second point is on NMP. You are leasing out 400 stations. Which 400 stations? Who is in charge of what? Who is in charge of signaling? Who is in charge of delays? Who is in charge of anything? The railways are the heart of the administration of India. Do not play around with it. If you have to lease, if you have to earn money, build supermarkets over railway stations of urban areas, which is within your control, It's not like a gas pipeline from one end to the other that you lease out. Railways are just too risky. So before we fall for this NMP game, which is, as I said, a mystery within a mystery within a mystery, please come out with facts. One of the honorable members has said a lot of negative things about Mamata Banerjee as railway minister. I don't want to get into all that. All I am saying is that she had a vision statement made by professionals when she was here. The second statement is that she knows what the people want. Otherwise, she wouldn't be getting elected again and again. Have a look at that statement. Have a look at that statement. Last point that I would like to make, sir, is that when you lease out, you are leasing out the pride of India, the heritage railways. The heritage railways are like the like the jewels of India. How can you lease out your own jewels? The Darjeeling railways, first of all, it's under sad state of neglect. Okay, Sapno ke Rani and all that. It's in a sad state of neglect as it is. What will a private company do there? It requires infrastructural investment. So before you lease out jewels like the Darjeeling Heritage Railway, Shimla Heritage Railway, and even the Konkan Railway, which is one of the pride of the Indian railways, why are you going in for that? This pagalpan about earning 6 lakh crores from this and that can come out, but not from selling off family silver. Don't sell off our lives, our safety, our lifeline for a few coins of silver. Mr. Minister, sir, and my ultimate point, I won't encroach on your time. Ultimate point is, one fact is not told to you and told to most people. There are people who require a small machine to be plugged in while traveling on the train for breathing, CPAP, BPAP. Somebody mentioned bronchial, I think Vasan Saab mentioned. So there are these machines that have very low power consumption. Your ministry cuts off the line every half an hour, which destroys the machine. Your light is on, your fan is on, why can't that plug point be on? I mean, I have not been able to understand. I've spoken to half a dozen people. So please remember these points, that the life-saving point, which is just a plug point in your compartment, let it be on. I round up by complimenting you. You come with a wide experience. Thank you. The budget is good. Thank you. Your part of the budget is good. But please come back to suburban passengers who are being treated like second-class, third-class citizens and animals. Please reconsider your part in the National Monetization Program. Please reconsider the heritage railways. Thank you very much, and bless you. The next speaker is Sri Rajyasabha.
धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं जो भाषण सुन रहा था, विशेष रूप में हमारे दिल्ली के सांसद श्री संजय सिंह जी का और उसके पहले श्रीमान डेरेक ओब्रायन जी का, तो संजय सिंह जी का भाषण बड़ा विनम्रतापूर्वक होता है तो भी थोड़ा डर लगता है, क्योंकि ऐसी ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलते हैं कि पता नहीं क्या बोलेंगे। और जब ओब्रायन साहब बोलते हैं, वैसे वो एक बहुत नवाजे गए क्विज मास्टर है, तो उनका सामान्य भाषण भी बड़ा नाट्यपूर्ण लगता है, नाटकीय लगता है। हम नाटकीय बोलने से भी सामान्य लगता है, और वो सामान्य बोलते हैं तब भी बड़ा नाटकीय लगता है। वो इस अंदाज में बोल रहे थे कि देखो हमारे पास बिग आइडियाज थी, ये बिग आइडिया, ये वो बिग आइडिया। वो दीवार का जो डायलॉग है वैसा लगा कि हमारे पास ये है, तुम्हारे पास क्या है। तो मैं कहूँगा कि हाँ ठीक है, आपके पास आइडियाज़ है, हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है, और आइडियाज का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना इसका तौर तरीका हम जानते हैं। और शायद बिग आइडियाज व्हेन दे आर अटेम्प्टेड बाय पर्सन्स विथ स्मॉल माइंड्स, आई थिंक दे नेवर गेट इम्प्लीमेंटेड। यहाँ पर बात उल्टी है, और इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा बड़े विनम्रता से कि कई सारी बिग आइडियाज, शायद उसको बिग आइडिया के स्तंभ के नीचे शायद हम नहीं गिना पाएंगे, छोटी छोटी बातें होती है, मगर लोगों को राहत देने की एक प्रामाणिक कोशिश जब होती है तब उसके परिणाम जमीन पर निकल कर आते हैं, हमें दिखाई देते हैं। मैं छोटे से उदाहरण दूंगा। हमारे देश में किसानों के बारे में और किसानों को न्याय देने के संदर्भ में बहुत सारी लंबी लंबी चर्चाएं हुई, मगर एक स्पेशल किसान ट्रेन का एक व्यवस्था बनाया जाए, एक प्रावधान किया जाए, ये केवल मात्र मोदी जी की सरकार में हो पाया। और आज स्थिति ये है कि देश के चाहे उत्तर भारत के किसान हो, चाहे दक्षिण भारत के किसान हो, चाहे हमारे महाराष्ट्र में जो बागवानी करने वाले किसान हैं वो किसान हो, ये सारे आज किसान ट्रेन पर निर्भर है। और यहां तक कि लगभग 2-2 महीने वेटिंग लिस्ट है कि उनको किसानों का अपना माल भेजना है। तो इतना और रिस्पॉन्स किसान ट्रेन की संकल्पना को मिल रहा है। मे नॉट बी ए बिग आइडिया एज परहैप्स envisioned by some people, but certainly a big idea in the sense the idea which got implemented with all political will. दूसरी बात है, हम देखते हैं कि रेलवे स्टेशन के किनारे जाते समय ट्रैक्स के आजू बाजू में, और मैं मुंबई से आता हूं तो कई बार ट्रैक्स के आजू बाजू से गुजरना भी पड़ता है, तो लोगों को अपने नाक पर रुमाल रखते हुए जाना पड़ता था। और ट्रेनों में भी जाते समय हम देखते थे कि सामान्य यात्रियों के जो कोचेस होते हैं उसमें या स्लीपर कोचेस में बहुत साफ सफाई वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। आज मैं विपक्ष के हमारे सारे मित्रों को भी कहूंगा कि आप कभी सामान्य कोच में स्लीपर क्लास में ट्रैवल करिए, वहां पर भी 2-2 बार सफाई वाला आता है, पूछता है कहीं कुछ गंदगी है, आप हमें बताइए, हम साफ कर रहे हैं। और जो बायो टॉयलेट की व्यवस्था की गई, छोटा सा विषय है, मे नॉट बी ए बिग आइडिया एज व्हाट मिस्टर डेरेक ओब्रायन वांटेड टू डिस्क्राइब, बट ए स्मॉल अटेम्प्ट, ए सिंसियर अटेम्प्ट विच हैज ए बिग इम्पैक्ट, एंड देयरफॉर बायो टॉयलेट की व्यवस्था भी बड़ी कारगर साबित हो गई है। मैं विनम्रता पूर्वक यहां कहना चाहूंगा। कई लोग जानते हैं कि रेलवे का भी अपनी एक दुनिया होती है, और रेलवे की दुनिया में रेलवे के लोगों के टेलीफोन्स अलग है, रेलवे के लोगों के काम करने की पद्धति अलग, उनकी अपनी एक अलग सारी व्यवस्था रहती है। और इसी व्यवस्था के चलते सामंतशाही का एक प्रतीक जो माना गया था, ऐसी एक सलोन की व्यवस्था थी। बड़े बड़े अधिकारी जाते थे, मंत्री जाते थे, तो बड़ी शाही और कोचेस में जाने की व्यवस्था थी। हमारी सरकार ने बगैर कोई और समाजवाद वगैरह का विषय उठाते हुए मगर ये सलोन की बादशाही व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। हमारे मंत्री सामान्य कोर्ट से जाते हैं, हमारे बाकी लोग भी सामान्य कोर्ट से जाते हैं। मैं मानता हूं कि ये भी एक इम्प्लीमेंटेशन करते हुए और एक संवेदना दिखाते हुए जब हम अमल में लाते हैं चीजों को, तो क्या होता है इसका एक परिचायक है। हमने दीनदयालु कोच बनाए और सामान्य यात्रियों के लिए व्यवस्थाएं की। हमने देखा कि हमारे यहाँ जो कोच बनते थे, पहले तो एक जमाना ऐसा था कि जर्मन बनावटी के कोचों को हमें आयात करना पड़ता था। आज ये स्थिति है कि पड़ोसी देशों में से कई ऐसे देश हैं जहां पर भारतीय रेल की कार्यशालाओं में बने हुए कोचेस को हम निर्यात कर रहे हैं और उसका पूरे दुनिया में स्वागत हो रहा है। और भी मैं कहूँगा, जैसे यहाँ पर बातें हुई
माल ढोने की जो व्यवस्था है उसकी, तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के 7 साल के कुल मिलाकर कार्यकाल का एक महत्वपूर्ण परिचायक रहा है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को हमने महत्व दिया, और आज ऐसे कॉरिडोर्स के कारण माल की ढुलाई बहुत आसानी से हो रही है, बहुत तीव्र गति से हो रही है। वही व्यवस्था विद्युतीकरण के बारे में हम कह सकते हैं कि रेल का जिस पद्धति से और तेजी से विद्युतीकरण हुआ है, मैं आंकड़े देना चाहता हूं, 2014 से 21 के दौरान प्रतिवर्ष रेलवे विद्युतीकरण की गति से 5.5 टाइम्स उसको अधिक बढ़ाया गया है। रेलवे विद्युतीकरण प्रतिवर्ष 2009 से 14 के कार्यकाल में मैं मानता हूं कि वहां उस समय यूपीए की सरकार थी, 608 किलोमीटर प्रति वर्ष था। आज 2014 और 21 के साथ इसकी तुलना करें तो ये 3440 किलोमीटर पर ईयर हुआ है। मैं मानता हूं कि इस वास्तविकता की हम अनदेखी नहीं कर सकते। और इसी तरीके से मैंने डीएफडीसी का भी जिक्र किया पर किया कि क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है और किस पद्धति से हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इसका लाभ हुआ है। स्पोर्ट्स के विषय में भी मैं कहना चाहूंगा कि रेलवे के कुल मिलाकर योगदान की चर्चा हम करते हैं तब कई बार हम इस चीजों को भूल जाते हैं कि रेलवे ने कई हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स को इस पद्धति से प्रश्रय दिया है, उनको प्रोत्साहन दिया है, जिसके कारण रेलवे का उस विषय में भी मैं मानता हूं कि निश्चित रूप में एक योगदान है। विगत कुछ सालों में, विशेष रूप में 2009 से 14 में अगर हम देखेंगे तो दोहरीकरण का और गेज कन्वर्शन का काम जितना हुआ था उससे 66% अधिक काम विगत 7 सालों में हुआ है। और सिक्किम को अगर हम छोड़ दें तो सारे पूर्वोत्तर के राज्यों को अभी रेल नेटवर्क का हिस्सा बनाया गया है। मैं मानता हूं कि इस बात को भी हम इस बात की भी अनदेखी नहीं कर सकते। रेल विकास निगम, आप प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं। रेल विकास निगम के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जब उसका आईपीओ आया तब अभी आज ये रेल विकास निगम जो एक समय घाटे में जा रहा था आज मुनाफे में आया है। और इतना ही नहीं, जो सामाजिक संवेदना के आधार पर हम काम करते हैं, मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि रेलवे का एक नियम है कि सामान्यतः अपवाद छोड़ते हुए रेल स्टेशंस को व्यक्तियों के नाम नहीं देते, मगर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में एक बार हमने अपवाद किया क्योंकि महाराष्ट्र की जनता की एक स्वर डिमांड थी कि कोल्हापुर रेलवे स्टेशन को छत्रपति शाहू जी महाराज का नाम दिया जाए। हमने अपवाद किया और कोल्हापुर रेलवे स्टेशन को छत्रपति शाहू जी महाराज स्टेशन का नाम दिया। उसी तरीके से जो नया स्टेशन बना है अभी भोपाल के निकट हबीबगंज का, उसका नाम भी जो एक दृष्टि से उपेक्षित समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली रानी कमलापति थी, उसके नाम से उस स्टेशन का नाम दिया गया है। हमने अपवाद किए हैं क्योंकि उपेक्षित नेताओं का सम्मान करना जरूरी है। इस विषय की एक प्रतिबद्धता होने के कारण हम काम करते हैं। महोदय, मैं मुंबई से आता हूं और मुंबई और महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन का विषय बड़ा चर्चा का विषय बनता है और मैं सदन को बताना चाहता हूं कि बुलेट ट्रेन के विषय में बहुत अच्छी तरक्की हुई है, जिसके कारण रोजगार का सृजन हो रहा है। और गुजरात में विशेष रूप में 99% एक्विजिशन ऑफ लैंड हो गया है, जबकि महाराष्ट्र में जितना काम होना था उससे 20% काम भी अभी तक हुआ नहीं है। मैं मानता हूं कि फेडरलिज्म की बात हम करते हैं, मगर इस पद्धति से अगर एक प्रोजेक्ट को हम अधर में लटका देंगे तो ये महाराष्ट्र की जनता पर घोर अन्याय होगा। महाराष्ट्र की जनता, मैं मानता हूं कि इस पद्धति की अकर्मण्यता को कभी माफ नहीं करेगी। अहमदाबाद से वापी तक 650 पिलर्स अभी लग गए हैं। 8 किलोमीटर पर मंथ इस हिसाब से बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, मगर दुर्भाग्यवश महाराष्ट्र से जो प्रतिसाद आना चाहिए, जो रिस्पांस मिलना चाहिए, वो नहीं हो रहा। इस विषय के बारे में मैं सदन को जागरूक करना चाहता हूं। महोदय, मैं 5 मिनट में, मुझे बताया गया था कि 10-15 मिनट बोलना है। लोकसभा जाना होगा वहां गिले। I'll just finish in 5 minutes. I am giving bulleted suggestions, sir. Nothing more than that, sir. हो नहीं पाएगा। Can I give just 2 minutes? Give me just 2 minutes and I am finishing, sir. Finish it in 2 minutes. मेरे केवल 2 सजेशंस है मुख्य रूप में कि रेलवे की प्रतिस्पर्धा एक और हवाई यातायात से है, क्योंकि अभी हवाई यातायात भी प्रधानमंत्री जी के जमाने में हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई यातायात करने लगे हैं, तो रेलवे को हवाई यातायात से भी प्रतिस्पर्धा करनी है और निजी मार्ग परिवहन से भी प्रतिस्पर्धा करनी है। मेरा सुझाव है कि रेलवे ने ओवरनाइट ट्रेन्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
जितना ओवरनाइट डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए रेल का ज्यादा उपयोग करेंगे, क्योंकि वो कार से जाना भी मुश्किल है और वायुयान से जाना कई बार अफोर्डेबल नहीं होता। उस दृष्टि से मेरा सुझाव है कि जो हमारे स्लीपर क्लास के यात्री है उनके लिए जो 72 बर्थ वहां पर स्लीपर क्लास के कोच में होते हैं, आप चाहे तो उनसे कुछ 2-5 रुपया अधिक लीजिए, मगर हर स्लीपर क्लास के लिए एक कोच कंडक्टर अगर होगा तो स्लीपर क्लास के यात्रियों को सुरक्षापूर्वक यात्रा करना संभव हो पाएगा। आज एक कोच में एक कोच अटेंडेंट होता नहीं, जिसके कारण एक असुरक्षा का भाव रहता है, मन में डर रहता है कहीं कोई बीच में और पेपर डाल के सोएगा तो नहीं या मेरे सामान की कोई चोरी तो नहीं होगी। मैं मानता हूं कि इसके लिए हर स्लीपर कोच को एक कोच अटेंडेंट, इस विषय के बारे में जरूर सोचा जाना चाहिए। मुंबई के 2-3 विषय है मान्यवर। मैं ठाणे से आता हूं, मेरा आग्रह है कि ठाणे से बोरीवली अगर आप एक ट्रेन के बारे में कुछ सोचते हैं, चाहे वो हार्बर लाइन से हो या चाहे वसई के माध्यम से हो, मगर ठाणे से बोरीवली जाना सड़क मार्ग से बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो उस दृष्टि से रेल इस विषय में जरूर सोचे। 6th कॉरिडोर आपने बनाया, मैं आपको साधुवाद दूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में एक बहुत प्रलंबित काम था, बहुत जमाने से उसको आपने पूरा कर दिया। मैं मानता हूं कि उसके कारण लोकल ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की दृष्टि से आप जरूर कोशिश करें। एसी लोकल ट्रेन आपने शुरू की है, एक बार उसकी समीक्षा की जाए। मेरा यह भी आग्रह है कि जो दिव्यांगों के लिए रेल लोकल ट्रेन में कोचेस रहते हैं, क्या उसको हम सीनियर सिटीजन्स के लिए जो 75+ ईयर के हैं, प्लस आयु के हैं, उनके लिए क्या उपलब्ध करा सकते हैं, इसके बारे में सोचा जाना चाहिए। कई तरीके की बातें हुई, कुलियों का विषय आया। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि मुंबई के स्टेशन पर शू शाइन बॉयज बड़ी संख्या में काम करते हैं, उनके लिए भी कोई अगर हम इंश्योरेंस की या स्वास्थ्य के बारे में कुछ चिंता कर सकते हैं तो उपयुक्त होगा। इतना ही कहते हुए और रेल मंत्री जी को साधुवाद देते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद। द नेक्स्ट स्पीकर इज मनोज कुमार झा। शुक्रिया माननीय उपसभापति महोदय। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं कि आज कई और चीज़ों में व्यस्त रहने के कारण मैंने बार बार समय बदलने का, वक्त बदलने का आग्रह किया और आपने तस्दीक की, सहमति जताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, हमारे सारे साथी जानते हैं कि हम लोगों के लिए इस देश में रेल महज एक वित्तीय इकाई नहीं है, सिर्फ परिवहन का एक साधन नहीं है, एक सामाजिक इकाई है। कल्पना कीजिए कि सर, हमारे बचपने से अगर ट्रेन को निकाल दिया जाए, हमारी युवावस्था से ट्रेन को निकाल दिया जाए, हमारे प्रौढ़ जीवन में भी अगर ट्रेन को निकाल दिया जाए, तो मेरा मानना है कि हमारी कई सारी कहानी अधूरी रहेगी। हम में से कईयों ने, मैं समझता हूं लगभग सबों ने, ट्रेन की खिड़की में साधारण दर्जे में बैठ करके बाहर देखते हुए कई सपने देखे होंगे। कुछ मुकम्मल हुए, कुछ नहीं हुए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि पाकीज़ा फिल्म में अगर उस गाना चलते चलते मुझे कोई यूं ही कोई मिल गया था, अगर ट्रेन का वो सिंबॉलिज्म निकाल दिया जाए माननीय उपसभापति महोदय, तो उस फिल्म में ट्रेन के माध्यम से विरह और वसल की, हिजर और विसाल की कितनी सारी चीजें हैं और कई सारी फिल्में बनी। ये मैंने सर इसलिए कहा ना सर कि अब जब भारतीय रेल पर खतरा मंडरा रहा है, माननीय रेल मंत्री जी बहुत ही कुशल प्रबंधक माने जाते हैं, शालीन व्यक्तित्व भी है, लेकिन अक्सर ऐसे ही लोगों के माध्यम से कुछ वैसे भी काम करवा लिया जाता है जिसका हमें अंदेशा होता है। मैं क्या कहूं, अक्सर कत्ल करने वाले हाथ अपने ही होते हैं। एनीवे सर, माननीय उपसभापति महोदय, मैं राष्ट्रीय जनता दल से ताल्लुक रखता हूं। मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हैं, वो एक रेल मंत्री के रूप में पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं सर, इसलिए नहीं कि मैं उनके दल का हूं, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि कई सारी चीजें, जैसे आज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात हो रही है, पहला कॉन्सेप्ट नोट इवॉल्व फॉर्म में उसी वक्त आया सर। रेल नेटवर्क को लीजिए, और मैं समझता हूं पैसेंजर एम्यूनिटीज को लेकर के जो उनकी पहल थी, कुलियों के एब्जॉर्प्शन को लेकर के, मैं सिर्फ आज इसलिए कह रहा हूं, थोड़ी पीड़ा में भी कह रहा हूं, एक ऐसा व्यक्ति जो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, इस देश का रेल मंत्री रहा, जिसने बहुत सारी चीजें की, मैं समझता हूं कि उनको
अगर कोई जरूरत है चिकित्सीय हस्तक्षेप की बेहतर, तो वो उपलब्ध कराई जाए, राग द्वेष से पड़े, क्योंकि राग द्वेष से पीड़ा होती है, कष्ट होता है। माननीय सभापति महोदय, इससे पहले कि मैं 2-4 सवाल रखूं, मैं कुछ चीजें, जैसे हमारे मित्र नीरज जी ने बलिया के बारे में कहा। सर, बलिया हो सकता है जगह छोटी हो, लेकिन मिजाज बहुत बड़ा है ऐसी जगहों का। ऐसे ही बागी बलिया नहीं कहा गया, और बलिया से हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी आते हैं। बलिया के सौंदर्यीकरण में मैं आपसे विनती करता हूं माननीय मंत्री महोदय, वहां एक आदमकद प्रतिमा स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की लगाई जाए। मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि वो व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था सर कई बार उस सदन में कि अगर मेरी देश की एक बड़ी आबादी और कई सारे नेता एक ऐसे दृष्टिकोण से सोचने लगे जो मुझे देश हित में नहीं लगता है, तो मैं उस हवा प्रचंड लहर के बावजूद अपने आत्मबल के आधार पर खुद बना रहना चाहूंगा। आज के दौर में बहुत जरूरत है उस तरह के लोगों की, कम से कम वो प्रतिमा एक संदेश देगी। उसी तरह सर, हमारे बिहार के, और बिहार का क्यों कहूं, बिहार के लाल थे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर। सर, समस्तीपुर पूरा बिहार कार्य क्षेत्र था, पूरा उत्तर भारत कार्य क्षेत्र था, लेकिन समस्तीपुर में मैंने अपनी कमेटी मीटिंग में भी कहा कि उनकी एक आदमकद प्रतिमा वहां लगाई जाए। मैं समझता हूं बकलाहा को लेकर के नीरज भाई ने एक बात कही थी, जयप्रकाश नगर, मैं समझता हूं सदन एक मत हो, वहां भी बकलाहा, सिताब दियारा, ऐसा एक संदेश जाए ना कि ये जो हमारे हीरो थे, हम इनके बारे में सिर्फ बोलते नहीं हैं, कुछ करने की सोचते भी हैं। अब माननीय उपसभापति महोदय, आज के हाल के दिनों में हम सब ने विजुअल्स देखे होंगे अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज वगैरह की, सबने विरोध प्रकट किया। सत्ता पक्ष के भी कुछ लोगों ने अलग अलग ढंग से 0 आवर में कहीं भी अपनी बात रखी। मैं समझता हूं कि देश को विजुअल्स फिर ना देखने पड़े। माननीय रेल मंत्री जी, ये तय करिए, क्योंकि उसकी टेक्निकलिटी में मैं बाद में आऊंगा। मैं अभी ये कहना चाहता हूं, एक छोटा 2018 में असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली साहब, 4 एग्जाम हुए, मेडिकल भी हुआ, और अभी तक 7000 अभ्यर्थी स्टैंड बाय में है। सर, आपके कैटेगरी में वो स्टैंड बाय में है, लेकिन उनके जहन में स्टैंड बाय नहीं है सर, हिले पड़े हैं, और ये अभ्यर्थी नहीं है, परिवार के परिवार है। मैं समझता हूं कि माननीय रेल मंत्री जी, इस पर एक आपकी तवज्जो हो। सर, एक हल्के में एक बात कहता हूं, मैं तकरीबन 15-16 वर्ष का था, उस वक्त से मेरे शहर सहरसा में एक ओवरब्रिज की बात होती थी। मैंने स्कूल भी खत्म नहीं किया था सर, और अब इतने वर्ष बीत गए, अब जाकर के वो ओवरब्रिज पर कुछ चर्चा चल रही है। माननीय मंत्री जी, आप सिर्फ नोट कर लीजिए, सहरसा शहर में एक बाजार हुआ करता था जो मूलतः बाहर सहरसा मेरे शहर का बाजार था। हम सब बड़े हुए हैं सर, इस ओवरब्रिज की वजह से, एक खास डिजाइन को फॉलो करने की वजह से वो बाजार खत्म हो जाएगा, हजारों परिवार तबाह हो जाएंगे, और सहरसा की जो एक नैसर्गिक पहचान थी उसको भी चोट लगेगी। मैं आग्रह करता हूं कि उसके वैकल्पिक डिजाइन का अगर संभव हो तो दिखवा लिया जाए सर। फ्रेट सर्विसेज की मैं बात करता हूं, 85% रेवेन्यू रेलवे का आता है, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन उसका भी अगर आप कंपोजिशन देखें तो 3 चीजें खास तौर पे हैं, कोल, आयरन एंड सीमेंट, 70%। इसमें कितना डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, इस पर हमें विचार करना चाहिए सर। यह आलोचना नहीं, सुझाव की शक्ल में है। दूसरा है सर कि सन 51-52 में 85% था रेलवे का कंट्रीब्यूशन इन कैरेज, 17.5% है ये बीते 2 वर्ष 19-20 के डेटा के हिसाब से। सर, हमारा मानना है कि अभी जैसे हमारे सहस्रबुद्धे जी कह रहे थे, आपको डिजेबल फ्रेंडली जो हमारे गोल्स थे वो अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। और एम्प्लॉयमेंट के बारे में मैं कह चुका हूं सर, वैकेंसीज आपके पास है, बल्कि आप अक्रॉस रेलवे जोन्स, सर 2 मिनट लूंगा, अक्रॉस रेलवे जोन्स आपके पास वैकेंसी है। कई जोन्स में वैकेंसी सरेंडर क्यों कर रहे हैं? एक देश में जहां अनएम्प्लॉयमेंट आज इस चरम परिस्थिति में है, वहां अगर आप वैकेंसी सरेंडर कर रहे हैं तो इसको मैं बहुत बड़ा गुनाह मानता हूं, और मैं जानता हूं कि माननीय रेल मंत्री जी इस गुनाह को आप कम से कम नहीं करना चाहेंगे, उनके लिए दरवाजे खोल दीजिए। स्पोर्ट्स कैटेगरी में सर, यहां कई बार चर्चा हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्काउट्स एंड गाइड्स की बात की, काफी
शिद्दत से, काफी मेहनत से वो बच्चे काम कर रहे थे। अभी 2 वर्षों 3 वर्षों में उनकी भर्ती पर रोक सा लगा हुआ है। एक विषय माननीय उपसभापति महोदय जो मैंने पहले भी उठाया था, सैनिटेशन वर्कर्स जो रेलवे में एम्प्लॉय किए जाते हैं, you would be ashamed to know, sir, and maybe we have got used to it, that the large number of deaths of manual scavengers that takes place in railway, where the biggest employer is railway. So, and finally, a couple of things I want to, in fact, as a matter of suggestion, Honorable Railway Minister, sir, so your all completed work must be audited by an outside agency like CAG. When I say this, I have some instances that it is not being adhered to. There should be expeditious ways to monetize railway resources, the primary being land. But when you do it, we should also look at the possibility of, can we use certain part of it for the rehabilitation of vulnerable groups? So role and responsibility of RPF and GPF must be reevaluated, revisited, क्योंकि इसमें बहुत सारा जोन ऐसा है, ग्रे एरिया है, जहां हमारी जरूरत होगी. So in this era of austerity and cost cutting, कई बार चर्चा होती है कि हमें सादगी लानी चाहिए, बहुत खर्चा हो रहा है. Why do we really need a newly created full-fledged department like ENHM? Honorable Minister, sir, I couldn't find any justification. I mean, why do we have a separate construction wing to create infrastructure when the same work is being done by organizations like IRCON and other private entities? I think, sir, finally, I'll just take 1 minute. Sir, people are worried. Your statement in Lok Sabha, it tried to take care of a part of worry. But looking at the fate of Air India, I know, looking at the fate of Air India, my worry is, are we allowing Indian Railways to go the Air India way? We don't have a national carrier now. Are we going to see a situation? Sir, just सोच के देखें हम लोग, अगर बस 30 सेकंड लूंगा सर. आपने एक शहर को देखा है, उस शहर के साथ उस प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन का एक रिश्ता है सर. बाजार का मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन बाजार के समक्ष आत्मसमर्पण होने से मैं समझता हूं हमारे पास कुछ खास बचेगा नहीं. और मैं फिर स्वर्गीय चंद्रशेखर जी को इस फसाने में लाकर, अफसाने में लाकर कहना चाहता हूं कि जब उन्होंने 1990s में भी ये बात कही थी और कई दफा, इतना हमें सनद रहे कि इतिहास हमारा मूल्यांकन 2-4 फैसलों से नहीं करता है. फैसलों की लंबी श्रृंखला को गौर से देखता है और ये देखता है कि क्या आपके निर्णय किसी के दबाव में थे या किन्हीं के दबाव में थे. दबाव मुक्त निर्णय लेना आपको ऐतिहासिक बनाता है, वरना इतिहास गढ़ने की कोशिश तो कई सिकंदरों ने की थी. जय हिंद सर. धन्यवाद. माननीय रामदास अठावले जी. उपसभापति महोदय, रेल बजट पर चर्चा हो रही है और मैं मेरी पार्टी की तरफ से रेल बजट का समर्थन करने के लिए, नरेंद्र मोदी सरकार बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है. जिस तरह बुलेट ट्रेन चल रही है उसी तरह हमारी सरकार भी आगे बढ़ रही है. इसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हूं. नरेंद्र मोदी जी ने बंद किया है कांग्रेस और विपक्षी दलों का खेल. नरेंद्र मोदी जी ने बंद किया है कांग्रेस और विपक्षी दलों का खेल, क्योंकि अश्विनी वैष्णव और राव साहेब दानवे पाटिल चला रहे हैं सही दिशा से भारतीय रेल. आप कितना भी करो आपस में तालमेल, आप कितना भी करो आपस में तालमेल, लेकिन 2024 में मोदी जी ही करेंगे सबको फेल. गलत काम करेंगे तो जाएंगे जेल, गलत काम करोगे तो जाएंगे जेल और 25 साल तक चलती रहेगी मोदी जी की रेल. रेल गरीबों का रथ है, रेल गरीबों का पथ है, एक गरीबों का मत है. यूक्रेन लड़ रहा है रूस के साथ जंग, यूक्रेन लड़ रहा है रूस के साथ जंग, लेकिन मोदी जी दे रहे हैं ट्रेन को बहुत ही सुंदर रंग. इसलिए विपक्षी दलों का सपना हो रहा है भंग.
और कांग्रेस से सारे लोग हो गए हैं तंग। तो हम सब लोग जो है जो रेल को सुधारने के लिए भारी कोशिश हो रही है। रेल अभी फास्ट चल रही है। मुंबई से अहमदाबाद मतलब बुलेट ट्रेन चलने वाली है। मेरी मांग है कि भाई मुंबई से केरला के लिए भी एक बुलेट ट्रेन होनी चाहिए, मुंबई से दिल्ली के लिए भी एक बुलेट ट्रेन होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। और मुंबई से नागपुर के लिए बुलेट ट्रेन होनी चाहिए, तमिलनाडु के लिए, चेन्नई के लिए होनी चाहिए, बेंगलोर के लिए होनी चाहिए, हैदराबाद के लिए होनी चाहिए, लखनऊ के लिए होनी चाहिए, रायपुर के लिए होनी चाहिए। सभी जगह पर बुलेट ट्रेन भी होनी चाहिए। और रेल में अभी स्टेशन में बहुत अच्छा सुधार हो रहा है। बहुत सारे स्टेशन सुंदर बनाए जा रहे हैं। वहाँ खाने पीने की व्यवस्था पीने की नहीं है, तो खाने की व्यवस्था भी मतलब वहाँ बहुत ही अच्छी है। और रेल में काफ़ी सुधार हो रहा है। अभी कोरोना के कारण मतलब जो बेड था वो नहीं मिलता था, लेकिन वो थोड़ा सा बेड अभी मिलना चाहिए, क्योंकि हमने रेल में प्रवास करना शुरू किया है। और मतलब सभी लोगों की भी अभी मांग है। कोरोना जा रहा है और रेल में बेड आ रहा है, तो इसी तरह मतलब बेड भी आज जाएगा। और बहुत ही अच्छी तरह मतलब आप लोग काम कर रहे हैं। कम से कम 1,40,000 करोड़ का बजट आपका है। और भी मतलब रेल के लिए कोई पैसा का कमी नहीं है। अभी मतलब फास्ट ट्रेन भी चल रही है, बुलेट ट्रेन चल रही है, वंदे भारत ट्रेन चल रही है, विद्युतीकरण अच्छा हो रहा है, डबलिंग अच्छा हो रहा है। मुंबई में लोकल ट्रेन भी अच्छी चल रही है, लेकिन लोकल ट्रेन बढ़ाने की आवश्यकता है। लोकल मुंबई में थोड़ा सा एक ट्रैक बढ़ाने की आवश्यकता है, तो लोकल ट्रेन के लिए तो 2 ट्रैक बढ़ाने की आवश्यकता है। और मुंबई के आजू बाजू में रेल स्टेशन के बाजू में बहुत सारी जगह है, वहाँ थोड़े से मॉल वगैरह खड़ा करने की आवश्यकता है। रेल स्टेशन के बाजू में जहाँ झोपड़पट्टी है, स्लम है, उनको भी मतलब वहाँ अच्छी बिल्डिंग बनाने की भी आवश्यकता है। उसके लिए राज्य सरकार से बात करके वहाँ मतलब वो गरीब लोगों को मदद करने की आवश्यकता है। और इसीलिए मतलब हम सब लोग जो है हम आपके साथ हैं। और मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हमारे महाराष्ट्र के लिए थोड़ा सा, हमारे मंत्री महाराष्ट्र के हैं, खाली मंत्री देने से काम नहीं चलेगा, पैसा मिलना चाहिए। मतलब महाराष्ट्र के लिए ज़्यादा पैसा देने के बारे में ज़रूर हम आपके पास प्रस्ताव देंगे। और महाराष्ट्र में और नई नई ट्रेन जो है ये शुरू होनी चाहिए। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, उसको बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम देने के बारे में भी विचार होना चाहिए, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम वीटी स्टेशन को है, एयरपोर्ट को शिवाजी महाराज का नाम है, बहुत अच्छी बात है, शिवाजी महाराज के बारे में मुझे आदर है। लेकिन बाबा साहब का कार्यक्षेत्र मुंबई रहा है, इसीलिए मुंबई में मुंबई सेंट्रल स्टेशन जो है उसको बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम मिलना चाहिए। ये भी हमारी सूचना है। और आप मेरे तरफ देख रहे हैं कि मैं कब मेरा भाषण बंद करूं, तो अगर तो इसीलिए मैं ज़्यादा ना वक्त लेते हुए मैं इस बजट का आपकी समर्थन करता हूं। और भविष्य में रेल बहुत ही अच्छा काम करती रहेगी, ऐसा मैं आशा व्यक्त करता हूं। और मेरे 2 शब्द खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। माननीय HD देवगौड़ा जी, ऑनरेबल HD देवगौड़ा साहब। बैठ के बोलेंगे। Chairman, sir, I don't want to take much time. Honorable Kharge ji was the railway minister. Some of those projects which we have sanctioned in 1996, during his period, it was completed and he inaugurated Hassan, Bangalore, Chikmagalur, Bangalore. Why I am telling this? The demand for the new lines or the completion of the old lines which we have sanctioned, we are increasing
the demand because the railway travel is very cheap comparing to all other transport system. Sir, even today, he knows much more than me about the area which I have sanctioned. So Munirabad to Mehboob which connects both Karnataka and Andhra Pradesh. And it is one of the best routes. Some half portion they have come, the railway track has been completed and the trains are running. Each compartment may be 200, 300 people hanging, traveling today. If it is going to be completed, one of the best railway line which I have approved in 1996. Sir, let me not praise the railway minister. It is not the question of praising him. He was an administrative skill. I met him and he called the concerned officers and he tried to take the decision on spot and he directed some of the officers whom they have come and met me, though I am not going outside, just only this Rajyasabha from both sides I have brought him here. Otherwise I could have not even entered Rajyasabha, I have no mind. But only thing when I have come here, I should see something is done to some of those areas which we are suffering in Karnataka. Sir, the new railway lines which I have demanded since from the beginning, that is Shravanabelagola to Markera, it is a new line. On the plain strata, there is no major problem to run the railway line except one bridge. And from Mysore to Markera via Hunsur, these are going to be more connectivity to the rural areas, and also from Mangalore to Bangalore, we can run the train faster. So some of these suggestions I am going to make. And another thing is which I have sanctioned is from Bangalore to Kanakpura, this new railway line which I have sanctioned and the survey has also been completed. And only because of the scarcity of funds, it is dragging on. So I would like to request your good self. Yes, about railway line, every people, it should go in their area. But South Karnataka, let him know, Kargeji is there. The coastal area, except Mangalore to Konkan Railway, there is only coastal area. From Mysore to Mangalore, from Shravanabelagola to Markera connecting, these areas will going to be more helpful. You can discuss it to your officers and take decision at least for the survey. And subsequently you can take a decision about providing, if it is feasible, if you think like whether it is the feasibility or not. That is one of the biggest issues. Sir, only one word I would like to tell you, your good self. Hassan, no, Mysore, Arsikere railway line. Jafar Sharif was the railway minister. When I discussed this issue as a member of the House in Lok Sabha, he said it is not feasible and we are going to cancel. And some tracks were also removed, meter gauge. Sir, today I took a decision, yes, when I came, took oath on the floor of the House, as the oath taking process is over. The next day I called the railway board chairman, Ramvilas Paswan was the
minister, he is no more now. Sir, today 28 trains are running. What the officers have told, it is not workable, not feasible. They have removed some railway tracks. I took a decision. It is not for personally, it is for the public. I know. Today 28 trains are running. What we, on the system which we have adopted, at that time, priority should be given where, when the railway line has been completed, what will be the return? Unless you complete this thing, how are you going to get the industrial development or any other development? There is no track. How can we expect a return? In those days, we changed the system itself. First draw the railway line, then think of what the return is. Sir, I don't want to go back to all those days. Only the details I am going to read out. New line in Bangalore, Chamarajanagar, Kanakpura section, Mysore, Hunsur, Piriyapatna, Mercury, Mangalore. Construction of the Belur-Hassan railway line instead of Belur-Sakleshpur line, which I have already discussed, to Chikmagalur, Belur, Sakleshpur. Sir, Munirabad Mehbubnagar is going on and half done. Remaining half is with the budget secretary somehow you see that it is completed. Chikmagalur Sakleshpur new railway line linking up Sakleshpur, Hassan, Belur and Sringeri. Sringeri is one of the important places all over India. So many tourists will come. I am demanding this since from last 15 to 20 years. Sir, modification proposed Shumaga Ranibenu rail route to Shumaga Yelavagiri connection of ongoing Gadag Yelavagiri project. So another Shaunamala, Hudanashipur, Arkalpur, Somarpet, Madikere, Mangalore. Sir, these are the works which I have proposed. 2-3 works are new works. Others are ongoing works. See that it is completed. I am not going to take much time. Only few suggestions I have given with my experience as an administrator, what decision he has taken when I met him first time. Today, on the floor of the House, I am making a humble request to see his proposals are considered. So having given this much of time, I want to express my sincere thanks. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you. Honorable Devola sir. माननीय सकलदीप राजभर जी। धन्यवाद माननीय उपसभापति जी, आपने मुझे रेलवे चर्चा में बोलने की अनुमति दी है। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं रेलवे से संबंधित चर्चा के लिए खड़ा हुआ हूँ। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में न केवल रेल सुविधाएं वरना अन्य सुविधाओं में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जैसे सड़क, हाईवे व एक्सप्रेसवे परिवहन, हवाई यातायात एवं देश विदेश में प्रख्यात इत्यादि विकास की उड़ानें देखने को मिल रही है। इसलिए आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी सहित माननीय रेल मंत्री जी को देश की जनता के तरफ से धन्यवाद देता हूं कि इन लोगों के प्रयास से पूरे भारत की जनता की सुविधा के लिए रेल लाइनों का जाल बिछ रहा है। रेलवे लाइन का दोहरीकरण, विद्युतीकरण व सभी रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा, चौमुखी विकास व स्वच्छता एवं शुद्ध जनमानस को बैठने के लिए विश्राम आसाले, प्लेटफार्म पर कुर्सियां तथा स्टेशनों का साफ सफाई चकाचौंध कर दिया गया है एवं प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए ऊपरगामी ब्रिज और लिफ्ट व समय के बचत के लिए तेज रफ्तार की गाड़ियां जैसे राजधानी, तेजस, वंदे मातरम
आदि गाड़ियां चलाई जा रही हैं। जनता की गाड़ियों के सुरक्षा सहित मोटरसाइकिल स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, ग्रामीण क्षेत्रों में लाइन को पार करने के लिए अंडरग्राउंड संपार हर गांव के सामने बनाए जा रहे हैं। ट्रेनों से जनता व पशुओं को बचाने के लिए रेल लाइनों के दोनों तरफ जाली और चरदीवारी बनाई जा रही है। जनता को गाड़ी के कोच की जानकारी के लिए रेल संबंधी जानकारी के लिए लाउड स्पीकर से प्रचार एवं पूछताछ स्थापित किया गया है। जब शाम होती है तो दीपावली के दिन जैसे चारों तरफ स्टेशन जगमगाता रहता है, यहाँ तक कि बुजुर्गों और बीमार पीड़ितों के लिए लोअर टिकट के रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। उक्त रेलवे के सारे कार्य सराहनीय हैं, क्योंकि रेलवे ऐसा विभाग है जो चाहे गरीब हो, चाहे धनी हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे विद्वान हो, वह सबको जो है रोजी रोटी और नौकरी देती है। इसी के साथ इसी कड़ी में आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान उत्तर प्रदेश के मेरे गृह जनपद बलिया समेत जनपद मऊ नगर पालिका के दोहरी घाट से तहसील मधुबन, तहसील बेलथार और तहसील सिकंदरपुर, ब्लॉक मनियर, तहसील बाढ़ी टाउन एरिया सातवार और तहसील बैरिया होते हुए बकुला घाट तक नई रेल लाइन की आवश्यकता है। भूतपूर्व रेल मंत्री माननीय लालू प्रसाद जी के कार्यकाल में भारत के पूर्वोत्तर व पश्चिमोत्तर को जोड़ने के लिए सर्वे भी हुआ था और मैं भी 17/3/2021 को उक्त नई रेल लाइन हेतु व गोरखपुर से भटनी, बनारस से दिल्ली तक के लिए एक ट्रेन की मांग तथा उत्तर प्रदेश से बलिया जिले के पश्चिम एकमात्र बेलथार रोड स्टेशन से जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं उनके ठहराव के लिए राज्यसभा में उठाए थे। और उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले मैं माननीय रेल मंत्री जी से भी मिले थे। इन्होंने सर्वे कराने का आश्वासन भी दिया था। हमारा विश्वास है कि हम जैसे छोटे लोग की भी बात अवश्य मानेंगे। इसके लिए हम अपने जनता के तरफ से धन्यवाद भी देता रहूँगा। अतः आप के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि उठाए गए उक्त मांगों को जनहित के चौमुखी विकास व सुविधा के लिए उक्त कार्य को बजट में शामिल कर स्वीकृत करने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मंत्री जी, सकलदीप राजभर जी। माननीय चौधरी सुखराम सिंह यादव जी। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय सभापति जी का, जिन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। महोदय, मैंने 4 रेलवे मंत्री देखे। पहले बाबू जगजीवन राम को देखा, मैंने माननीय नीतीश कुमार जी को देखा, लालू जी को देखा और रामविलास पासवान जी को देखा। अपने कार्यशैली, अलग अलग कार्यशैली सबकी थी और सब में 3 लोग तो बिहार के, नहीं 4 लोग बिहार के, 4 लोग बिहार के। और इन लोगों ने रेलवे में आमूलचूल परिवर्तन किए और रेलवे को देश का नहीं बल्कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ एक ऐसा स्थान दिया जिसकी आज चर्चा पूरे विश्व में होती है। लेकिन इसमें लालू यादव जी सब स्वास्थ्य खराब है, वो झाजी ने बताया। मैं चाहूँगा सदन के माध्यम से आपसे कहना चाहूँगा, उस पर जो सदन नेता के रूप में जो आप उस पर सुधार कर सके, मदद करनी चाहिए। और रेल मंत्री से कहूँगा कि आपके मंत्री रहे हैं, आपके विभाग मंत्री रहे हैं, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। मैं इससे पहले 3 रेलवे मंत्री से अपनी बातें कह चुका हूँ, लेकिन तकलीफ होती है कि उसमें कोई जो हमने सुझाव दिए थे उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, ना कोई चर्चा उसकी हुई, ना कोई उसका पालन हुआ। मैं पुनः कुछ बातों को दोहराना चाहता हूँ। माननीय रेल मंत्री जी, जो आपका एशिया का सबसे बड़ा उपक्रम है, इस उपक्रम में आज जो मैं देख रहा हूँ इसका निजीकरण होता चला जा रहा है और उसमें आपने कुछ ट्रेनें ऐसी कर दी है जो निजी हाथों में दे दी है। जब हम लोग सांसद बनते हैं, एक पास मिलता है हम लोगों को, उसमें लिखा होता है एनी ट्रेन एनी क्लास। किसी ट्रेन में और किसी क्लास में आप जा सकते, यात्रा कर सकते हो।
लेकिन एक ट्रेन ऐसी चल रही है जो कानपुर से निकलती है, उसका नाम है तेजस। हमने प्रयास किया तेजस में, एक बार तेजस में हम भी बैठ देखें क्या है। उन्होंने कहा कि सांसदों को इसमें अलाउ नहीं है, इसका आपका टिकट का किराया टिकट लेना पड़ेगा, तब इसमें आप जा सकते हो। मुझे कुछ आपत्ति नहीं है, लेकिन जो हम लोगों को आई कार्ड मिला हुआ है उसमें जो लिखा हुआ है एनी ट्रेन एनी क्लास, मैं चाहूँ माननीय मंत्री से या तो उसमें अलाउ कराए हम लोगों को, या उसको जो आई कार्ड है उससे इस शब्द को हटवा दिया जाए कि एनी ट्रेन एनी क्लास की जगह ये ट्रेनों के नाम लिख दें कि इन ट्रेनों में आप नहीं जा सकते। तो एक जो हमें सम्मान मिला हुआ है एज ए सांसद की हैसियत से, उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है, जो लोग देखते हैं, चर्चा होती है। मैं चाहूँगा इसमें परिवर्तन जरूर करा दें। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ तक ट्रेन में सुविधाओं का प्रश्न है, ये बात सही है कि सफाई की व्यवस्था जो पहले से अच्छी हुई है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। दुर्घटनाएं जो पहले हो रही थी, दुर्घटनाओं में बहुत कमी आई है, ये भी अच्छी बात है, माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। लेकिन अभी एक दुर्घटना बहुत हो रही है, जो छुट्टा साड़ है वो ज़्यादातर ट्रेनों के सामने आ जाते हैं और उससे बहुत मौतें हो रही हैं। बड़ी बड़ी ट्रेनें, फास्ट ट्रेनें हैं, चलती है, जहाँ रोकना पड़ता है उनको। ऐसी व्यवस्था मैंने विदेशों में देखा है कि हर सारे ट्रेन के रूट है, ट्रैक्स है, वो सब घिरे रहते हैं, वहाँ कोई जानवर नहीं आता। यहाँ ऐसा संभव नहीं हो सकता, मैं समझता बहुत बड़ा काम है। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था करावें ताकि ये जो दिक्कत आती है ये ख़त्म होनी चाहिए। और उसी के साथ साथ मैंने इससे पहले भी कई बार कहा है कि जो ट्रेन, जो फास्ट दूरी की ट्रेनें हैं, जो सुपर फास्ट ट्रेनें हैं, राजधानी वगैरह में जब मैं सुनता हूँ उसमें अनाउंसमेंट होता है कि यदि कोई डॉक्टर साहबान चल रहे हों तो कृपया फला कोच में आ जाएं, फला यात्री बीमार हो गया। मैं देखता हूँ कि अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं। मैंने तो ऐसा देखा है कि एक हमारे कानपुर के साथी, उनका निधन राजधानी में हुआ क्योंकि सुविधा नहीं मिल पाती है। कुछ दिन चलाए, डॉक्टर चलाए गए कुछ दिन, लेकिन फिर बंद कर दिए गए। मैं चाहूँगा उसमें डॉक्टर महंगा मिलेगा आपको, तो कम से कम फर्स्ट एड के लिए GNM ANM पास लोग आजकल मिल जाते हैं, उसमें किसी को एक को लगा दे। फास्ट दूरी गाड़ी, जो फास्ट गाड़ी चलती है, उनमें कम से ऐसी व्यवस्था हो जाए ताकि किसी भी व्यक्ति को अचानक बीमार होने पर उसको फर्स्ट एड मिल जाए और उसकी बीमारी से जान बचाई जा सके। ये मैं आपसे अनुरोध करूँगा। दूसरा, जो गरीब रथ चल रहा था, एक लालू जी ने चलाया था, सबसे कम खर्चे में गरीबों ने AC का मजा लिया, लालू जी की देन। और जो लोग कभी नहीं चले AC में, AC की मौज करते हैं और घर में जाए AC उनके हो चाहे ना हो, वो आकर तारीफ करते हैं कि साहब AC गरीब रथ में घूम के आए। तो मैं चाहूँगा कि उनमें और सुविधाएं दें ताकि गरीब लोग भी इसका आनंद ले सकें। और राजधानी जो हमारे यहाँ कानपुर से, सब राजधानी कानपुर से जाती है, सवेरे 4-5 राजधानी एक साथ निकलती है कानपुर में, उसमें एक राजधानी चलती है डिब्रूगढ़ राजधानी। मैंने पहले भी कहा था इसका समय चेंज कर दिया जाए, क्योंकि ये डिब्रूगढ़ राजधानी यहाँ से चलती है, तो पहले चलती थी जो 3 बजे करीब चलती थी यहाँ से, तो यहाँ जाने वाला आदमी समय से घर पहुँच जाता था। अब वो चेंज सब 4 बजे इसको, 4:30 बजे इसको कर दिया। तो हम चाहेंगे डिब्रूगढ़ राजधानी का समय एक बार फिर परिवर्तन अगर हो जाए, कि हमारे पिताजी जो सांसद थे इसी गाड़ी जाया करते थे अक्सर, इसलिए हम भी उसी जाते हैं, और उसका समय ऐसा पड़ता है कि रात हो जाती है। तो ऐसा कुछ कई बार हमने कहा है, इसको अगर विचार कर सके तो अच्छा होगा। इसी के साथ साथ मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि कानपुर में जो मुख्यालय है माती, कानपुर देहात का मुख्यालय माननीय मुलायम सिंह की देन थी, बना मुख्यालय। मैंने पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूँ, कानपुर देहात का मुख्यालय बने लगभग 30 साल हो गए, लेकिन कानपुर का अपना रेलवे स्टेशन, मुख्यालय का रेलवे स्टेशन आज तक नहीं बना। 3 रेलवे स्टेशन पड़ते हैं वहाँ पर, एक लालपुर, एक पोखराया, एक रूरा। 3 में से एक को किसी को आप अच्छा कर दें और ये तय कर दें कि देहात के मुख्यालय का ही रेलवे स्टेशन होगा, ताकि जो सुविधाएं शहरों में मिलती हैं वो सुविधाएं वहाँ मिलें और आम लोगों को उसका लाभ मिल सके। ये मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा। दूसरा, ये बार बार चर्चा हो रही कि एक गाड़ी चलेगी, वो गाड़ी का अनाउंस हुआ कि बुलेट ट्रेन चलेगी। बुलेट ट्रेन चलना न चलना मुश्किल काम है, अभी माननीय मंत्री जी बोल रहे थे यहाँ चलेगी, क्योंकि जब तक ट्रैक की व्यवस्था आप नहीं शुरू करोगे
ट्रैक को आप कवर नहीं करोगे तो ये फास्ट ट्रेनें चलना संभव नहीं लगता है। मैं चाहूँगा कि सबसे जरूरी काम है छुट्टा जानवर हो, चाहे गाय हो, चाहे सांड हो, चाहे और कोई जानवर हो, इनसे अपनी ट्रैक को बचाने का इंतजाम पहले आप करें। मैंने विदेशों में देखा है, कोई भी जानवर ट्रैक पर नहीं मिलेगा, रोड पर नहीं मिलेगा। यहाँ तो स्थिति यह है कि जानवर हर जगह दिखाई पड़ता है। इसकी व्यवस्था आप करोगे तभी आप ये गाड़ी जो आप कहते हो बुलेट ट्रेन चला पाएंगे, वरना बुलेट ट्रेन चल पाना संभव नहीं है। इन शब्दों के साथ एक बार फिर मैं यही कहूँगा कि जिस प्रकार से सांसदों का मान सम्मान का प्रश्न है, इसलिए ऐसी गाड़ियों में जहाँ रोक दिया जाए सांसदों को कि आज पे नहीं जा सकते हो, इसकी व्यवस्था करें, वरना आई कार्ड में लिखवा दें इन ट्रेनों में सांसद चलना वर्जित है। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं एक बार फिर आपको आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्रीमती कांता करदम जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, रेल हमारा एक जिंदगी का हिस्सा है और हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या रेल में सफ़र करने वालों की है। इसी चीज़ को सोचते हुए भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो रेलवे पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। भारतीय रेलवे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है महोदय। रेल देश को एक छोर से दूसरे छोर पर जोड़ने का काम करती है और छोड़ने का काम भी करती है। महोदय, सभी लोग जानते हैं कि ये अभी अठावले जी ने भी कहा कि यह गरीबों का रथ है। वास्तव में रेल गरीबों का रथ है। हमारी बड़ी संख्या रेल से चलने वाली है। सब सुविधा रेल स्टेशन पर भी होनी चाहिए, रेल में भी होनी चाहिए। इन सब पर ध्यान हमारी सरकार लगातार देने का काम कर रही है। मैं जानती हूँ और बचपन से मैं देख भी रही हूँ कि मेरी माँ भी कहीं आया जाया करती थी तो ज़्यादातर वो रेल से ही जाया करती थी। उनको कहती थी कि रेल से जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप लोगों ने भी देखा होगा और हमने भी देखा हो कि 14 से पहले स्टेशनों की और रेलों की क्या हालत थी, ये सभी जानते हैं। हमारे लिए ये गौरव की बात है कि जब भी बजट आता है तो बढ़कर ही आता है और देश की जनता को सुविधा भी प्रदान करता है। हमारे लिए ये गौरव की बात है कि भारतीय रेलवे ने लगभग 70,000 किलोमीटर से भी अधिक रूट के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसके साथ ही रेलवे विश्व का सबसे बड़ा वाहक है और विश्व का चौथा सबसे बड़ा मालवाहक है। संख्या हमारे देश की ज़्यादा है तो मालगाड़ियों की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ किसान भी और बहुत सारे उद्योग भी ऐसे हैं कि जिनका आना जाना और माल ढोने का जो काम करते हैं। महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने रेलवे में निवेश के कार्य को जोरदार तरीके से आगे बढ़ाया है ताकि मौजूदा सुविधाओं को बराबर रखते हुए भविष्य की अवस्थाओं को देखते हुए इस बात को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने बजट में रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए की राशि आवंटन की है। ये बहुत बड़ी राशि है। नई लाइनों के लिए निर्माण का दोहरीकरण में भी लगभग बढ़ोतरी की है।
पहले की तुलना में बहुत बढ़ोतरी हुई है, 66% अधिक बढ़ोतरी की है इसमें। यह 2009 से 2014 के 1520 किलोमीटर प्रति वर्ष बढ़कर 2014 से 2021 में 2005 से 33 किलोमीटर प्रति वर्ष हो गई है। सिक्किम को छोड़कर सभी 7 हमारे पूर्वोत्तर राज्य को रेलवे से जोड़ दिया गया है। सिक्किम में भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। मोदी मेकिंग इंडिया को बढ़ावा देने के लिए रेलवे की ढुलाई के लागत में कमी लाने के उद्देश्य से पूर्व से पश्चिम तक 1000 से 10 किलोमीटर कॉरिडोर बनाने का निर्माण किया है। इसी भी देश के लोगों को सुविधा होगी और ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ा, ये जनता के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम है। सभापति महोदय, कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान भी जो जरूरत की चीज़ें थीं उनका काम नहीं रुकना चाहिए। इसी के लिए रेलवे ने 901 ऑक्सीजन यात्राओं को माध्यम से 2087 टैंकर्स और 36,840 मीटर ऑक्सीजन देश के सभी राज्यों में पहुंचाने का काम किया है, जिससे कि दूसरी वैश्विक महामारी आई, सबने देखा कि ऑक्सीजन की कितनी जरूरत पड़ी है। इस जरूरत को देखते हुए रेलवे ने अपना कार्य नहीं रोका और ऑक्सीजन सभी राज्यों में भिजवाने का काम किया। इसी के तहत जब यहाँ से आप लोगों ने भी सबने देखा कि जो हमारे श्रमिक थे, जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई उनके लिए, जो दिल्ली से भी बहुत बड़ी संख्या में जो यहाँ हमारे मजदूर, जो हमारे लोग यहाँ रहते थे, उनको यहाँ से खदेड़ दिया गया। इन्हीं सभी को देखते हुए भी स्पेशल ट्रेन चलाकर भी उनके घर तक पहुँचाने का काम किया, जिससे कि वो सुरक्षित अपने घर पर पहुँच सकें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरठ में से मैं आती हूँ, मैंने वहाँ भी देखा स्पेशल ट्रेन लगाकर कलकत्ता, बम्बई हो, अन्य कहीं भी जाने वाले यात्री हैं जो बिहारी हैं, कहीं भी हैं, वहाँ भिजवाने का कार्य किया है। ये बहुत सराहनीय कार्य है, ये बहुत बड़ा कदम था, उसलिए और ज़रूरी भी था कि जो हमारे श्रमिक जो हमारे भटक रहे थे उनको उनके यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। प्रधानमंत्री जी को कोविड चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए आपदा से अवसर में बदलने के लिए रेल मंत्री जी ने सप्लाई चेन को चालू रखा और इसको आगे तक इसको बढ़ाते रहे। मैं माननीय सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश से मैं आती हूँ। उत्तर प्रदेश के विषय में भी मैं ज़रूर कहूँगी कि जो हमारा उत्तर प्रदेश में जो बजट है वो वास्तव में बहुत सराहनीय है। 2022-2023 बजट उत्तर पश्चिम रेलवे के लिए बजट 6,724 करोड़ का रुपए का है। ये पहले से बढ़कर 43.51% ज़्यादा है। महोदय, मैं अपने यहाँ मेरठ के लिए एक मांग करना मैं चाहती हूँ कि बहुत दिनों से मांग है, एक हसनापुर एक जगह है और वहाँ जैनियों का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। पूरे देश से वहाँ जैनी आते हैं और कौरव पांडवों का भी बहुत बड़ा ऐतिहासिक एक स्थान है। मेरठ से और हसनापुर को जोड़ा जाए और एक स्टेशन बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय शिव प्रताप शुक्ल जी। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आपने मुझे रेल बजट के चर्चा पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, जैसे इस समय भारत की रेल भी चमक रही है। जैसे आप बैठे हुए, अभी और मैं चर्चा करूंगा, लेकिन
मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि रेल मंत्री के संदर्भ में जो धारणा माननीय एक सदस्य ने व्यक्त किया था, आईएएस रहे हैं, जिलाधिकारी रहे हैं, मुझे लगता है शायद उन्होंने उनके चेहरे को नहीं देखा, उनके दिल को नहीं देखा। उनके चेहरे को अगर देखा होता तो शायद उसमें वो मोह गए होते, और अगर दिल को देखा होता तो रेल में चलने वाले सफर पर को वो भूल गए होते। श्रीमान, रेल मंत्रालय के बजट को जब माननीय वित्त मंत्री ने रखा था तो 1,40,367 करोड़ रुपए का बजट रेल के लिए प्रावधानित किया था। पहले रेल का अलग से बजट हुआ करता था, लेकिन पूरे वित्त के बजट में ही रेल के बजट को भी सम्मिलित किया गया। इस नाते सम्मिलित किया गया कि दो फंक्शन हो जाया करते थे, और दो फंक्शन इस नाते लोगों ने रखने का काम किया कि उसका दोनों फंक्शनों में आनंद उठाया जाए। तो काम कम आनंद अधिक, हमारी सरकार ने काम को प्राथमिकता देखते हुए, जैसे एक बात कही सबका साथ सबका विकास, तो सबको साथ करते हुए रेलवे के विकास की गति को तेज कर दिया। श्रीमान, जब रेलवे को देखा जाए कि रेलवे में इस समय है क्या, तो 2021 का वर्ष ऐसा रहा जो भारतीय रेल के लिए परिवर्तन के वर्ष के रूप में माना जाएगा। इसके बुनियादी ढांचे में विकास हुआ, नवाचार में नेटवर्क की क्षमता का विस्तार हुआ, माल ढुलाई इत्यादि में अभूतपूर्व की वृद्धि हुई। रेल माल ढुलाई संचालन से राष्ट्रीय आर्थिक सुधार में योगदान दिया, और सबसे महत्वपूर्ण रहा जब पूरा विश्व कोविड में जूझ रहा था, भारत भी लॉकडाउन में जूझ रहा था, सब कुछ बंद था, तो अगर कुछ नहीं बंद था तो रेलवे के पटरियों पर रेल का चलना नहीं बंद था। लोग एक स्थान पर रह रहे थे और सोच रहे थे खाएंगे क्या, तो चलती हुई रेल की पटरियों ने जो आवाज दिया कि आप अपने स्थान पर बैठे रहिए, माल की ढुलाई कर करके आप लोगों तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। और बखूबी, मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय रेल मंत्री को कि बखूबी रेल विभाग ने रेल को पूरी तौर पर, यात्री रेल तो नहीं लेकिन माल ढोने वाली गाड़ियों का कभी भी विराम मैंने रेलवे में नहीं देखा था, वो चलती रही थी और लोगों तक सब कुछ पहुंच रहा था। उसको लॉकडाउन में जब किसान परेशान हो रहे थे कि हमने जो खेती किया उस खेती का क्या होगा, वो कैसे बाजारों तक जाएगा, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पहली बार किसान रेल चला कर करके एक जगह से बंगलोर के सामान को ला करके दिल्ली की बाजारों में बांटने का काम किया, वहां के किसानों को समृद्ध बनाने का काम किया। यह रेल का एक नया और अद्भुत स्वरूप था जो उस समय लॉकडाउन में लोग जूझ रहे थे, तब भी रेल ने किया। रेल चलती रही, गति चलती रही, उसकी गति कभी थमी नहीं। यह किसानों के लिए भी वरदान साबित हुआ। और सबसे बड़ी बात तो यह रही, मान्यवर आप भी देखे होंगे कि उस समय जब लोग कमेंट कर रहे थे
कोविड का नाम सुनते हुए अस्पतालों में जाने से डर रहे थे, तो देश का प्रधानमंत्री नया नया निर्णय ले रहे थे और उन्होंने ये किया कि कोई भी व्यक्ति ऑक्सीजन के बिना नहीं मरना चाहिए, तो उन्होंने पूरे का पूरा रैक लगवा दिया और लिक्विड ऑक्सीजन को जो है एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान तक पहुंचा करके लोगों को जीवन का बचाने का काम किया। ये अभी रेलवे को पूरी तौर पर है, मैं इसके लिए साधुवाद देना चाहूंगा रेल विभाग के, रेल के मंत्री जी को, रेल के अधिकारियों को, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, उन्होंने अपने अधिकार को अधिकार नहीं माना, कर्तव्य मान करके कार्य करते रहे। इस प्रकार से रेलवे ने कार्य करके दिखाया है। श्रीमान, विकास भी किया। अभी मैं जब ये कहूं कि माननीय एलओपी साहब बोल रहे थे, तो उस समय उन्होंने अपने समय की भी कुछ बात याद दिलाई। हम लोगों को भी उसका स्वागत करना चाहिए जो बात उन्होंने दिलाई, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिस रेलवे के परियोजनाओं के संदर्भ में उन्होंने कहा कि अरे भाई मैंने भी कुछ किया है, मैं एक ही आग्रह करना चाहूंगा कि अगर एक शब्द जोड़ दिए होते कि जो काम हमने अधूरा छोड़ दिया है उसको भी आप ही ने पूरा किया है, किसी और ने नहीं पूरा किया। मेरे अधूरे कार्य को तो पूरा कर ही रहे हैं, अपने कार्य को भी पूरा कर रहे हैं। अगर यह शब्द जोड़ दिया होता तो शासन की परंपरा के अनुसार वह बात पूरी हो गई होती। मैं कहना चाहता हूं कि रेल की अटकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए माननीय रेल मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि 1,37,000 करोड़ रुपए जो है हम खर्च करके रेल की अटकी हुई परियोजनाएं पूरी करेंगे। कौन सी परियोजनाएं थी, कब की थी? अगर उस समय पूरी हो गई होती तो आज इनको पूरी करने की जरूरत न होती, कुछ कह ही नहीं पाते। लेकिन आपकी छोड़ी हुई परियोजनाओं को भी अगर पूरा करने का कोई काम कर रहा है तो इसके लिए साधुवाद के पात्र रेल मंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत की सरकार है। इस बात को कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष के नाते नहीं, विकास के नाते आप सभी लोगों को भी इस बात को कहना चाहिए। लेकिन नहीं कहेंगे, इस नाते नहीं कहेंगे कि विषय तो आलोचना का है, समालोचना का नहीं है। अगर समालोचना करेंगे तो सब बातें कहने पड़ेंगी। मानवर, मैं नहीं कर रहे हैं, घबराइए मत, उस दिन का विषय नहीं है। श्रीमान, 901 ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाया था और 36,840 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। माननीय रेल मंत्री जी, आपको मैं बधाई देना चाहूंगा कि लिक्विड ऑक्सीजन पहुंचा करके लोगों के जीवन को बचाने का काम किया था। यह भारत सरकार की कार्यनीति है, जिस नीति को कभी आप लोगों ने अपनाने का प्रयास ही नहीं किया। अपनाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। मानवर, इतना ही नहीं, 4,621 श्रमिक ट्रेन है, श्रमिक ट्रेन नाम दिया था। श्रमिक ट्रेन इस नाते कहा गया कि माननीय संजय सिंह जी यहां नहीं है, वो बहुत चर्चा करके गए हैं, लेकिन दिल्ली में मजदूरों तक की चिंता करने की स्थिति में नहीं थे और भारतीय रेल ने 4,621 ट्रेन चला करके 6.3 मिलियन लोगों को ले जाकर के अपने अपने घरों तक पहुंचाने का काम किया। यह काम अगर किसी ने किया है तो इस रेल विभाग ने किया है, भारत की सरकार ने किया है। केवल आलोचना नहीं होनी चाहिए, समालोचना होनी चाहिए। श्रीमान, मैं कोविड की एक एक बात अगर कहूं तो बहुत हो जाएगा, लेकिन फिर भी विश्वडम यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए एक कार्यक्रम लागू किया और उस कार्यक्रम के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उन लोगों को
जो हवाई जहाज से सफर करके जल्दी पहुंचना चाहते हैं, अब वह रेलवे के उस दृश्यों को देखने के लिए हवाई जहाज को छोड़ करके उस रेलवे के कोच में जाकर के बाहर के अद्भुत दृश्य को देखते हुए चलते हैं। और ये सच है कि लोग जो कहते हैं ना, शीशा होता है। रेल मंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का जो बजट होता है वह एक शीशे की तरह से है, पूरी तौर पर दिख रहा है, लेकिन जिसको अगर नहीं दिखता है तो मैं समझता हूं कि वह एसी कोच जो रेल का होता है ना, उसमें अंदर दुनिया भर की बातें होती है, सारी व्यवस्था होती है, लेकिन जब बाहर से वो देखते हैं तो बाहर से देखने के बाद उनको दिखाई नहीं देता है, तो केवल आलोचना करते हैं। जब अंदर आने को उनको आमंत्रित किया जाता है तो अंदर नहीं आते, इस नाते नहीं आते कि नहीं मुझे आलोचना कर दी। हम देखें तभी हम कह रहे हैं, हम तभी कह रहे हैं। अरे आपस में प्लीज। मान्यवर, रेलवे ने नई लाइनों के निर्माण, दोहरीकरण का भी काम किया। 66% से अधिक में इसमें वृद्धि हुई है। 2009 से 14 में जहां 1520 किलोमीटर था, बढ़ा करके माननीय रेल मंत्री जी ने 2014 से 21 के बीच में 2533 किलोमीटर करने का काम किया है। 2533 किलोमीटर करने का काम किया है। आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अगर मैं ये कहूं तो रेलवे अद्भुत कार्य किया है। रेलवे उसमें अत्यधिक वृद्धि करने का काम किया है। श्रीमान, हाई यहां चर्चा चल रही थी कि बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है, बनाने की क्या जरूरत है, लेकिन अगर भारत को आधुनिकता की तरफ ले जानी है तो 4 लेन और 6 लेन की सड़कें जब बनी, आज लोगों का डीजल भी बचा, पेट्रोल भी बचा और समय भी बचा। इस नाते कि 4 लेन और 6 लेन की जो है सड़क बन गई, तो चमचमाती हुई सड़क पर जब वो चल रहे हैं तो बहुत जल्दी घर जब पहुंच जाते हैं कहते हैं हाँ इतना समय तो बच गया। वही काम है बुलेट ट्रेन, वही काम है बुलेट ट्रेन। जब अहमदाबाद से मुंबई तक की जाएगी तो जो 3 घंटे का सफर हो जाएगा, 2.5 घंटे का सफर हो जाएगा, तो उसमें कितनी बचत होगी, इस पर विचार नहीं करते हैं। विचार ये करते हैं कि इतने लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, इससे गरीबी कहां तक। झुग्गी झोपड़ियों को इसी दिल्ली के शहर में भी मकान तक न देने वाले लोग अगर आकर के संसद में इस बात की आलोचना करते हैं तो मैं उसको कहना चाहूंगा कि पहले झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए मकान दे, उसके बाद बुलेट ट्रेन पर चर्चा करने की बात यहां करें। मान्यवर, मैं अब आप कह रहे हैं तो निश्चित रूप से मुझे भी मालूम है कि माननीय रेल मंत्री जी अपना बयान देंगे, लेकिन मैं एक बात अभी तो कोई इनके लिए बोल रहा था, अब कुछ अपने लिए भी बोल लूं। मान्यवर, मैं गोरखपुर से आता हूं, मैं गोरखपुर से मान्यवर आता हूं। मैं सहजनवा से दोहरी घाट तक की एक लाइन है, प्लीज। मैं माननीय रेल मंत्री जी से इस बात का आग्रह करूंगा कि स्वीकृत भी हो चुकी है, शायद कुछ बजट का भी एलोकेशन हुआ है कि नहीं हुआ भाई नहीं बता पाएंगे, लेकिन बजट का एलोकेशन कर दीजिए, शायद बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और वो कर देंगे तो गोरखपुर से वाराणसी की दूरी बहुत कम हो जाएगी। मान्यवर, दिल्ली में तो हम लोग एस्केलेटर पर कई प्लेटफार्मों से चले जाते हैं, लेकिन मेरा एक और आग्रह होगा कि एक ही है गोरखपुर में, जबकि एशिया का बहुत सबसे बड़ा प्लेटफार्म अगर कहीं है तो गोरखपुर का है। नहीं, अब मुगल सराय नहीं रह गया, पहले था, अब गोरखपुर का हो गया है। तो गोरखपुर का है। मान्यवर, वहां भी
चढ़ने और उतरने की अगर सुविधा दे दी जाए और कर्मचारी लोगों को यह कह दिया जाए कि सरकार को मत बदनाम करें, जब ट्रेनें आती हैं तो उसको बंद मत रखें, उसको खुला रखें ताकि लोग सुविधापूर्वक उतर जाएं, वह बेहतर होगा। माननीय, मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि रेल हमारी लाइफलाइन है। हमारी लाइफलाइन को चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, बढ़ाने के लिए सबको सहयोग देना चाहिए। अगर सरकार कोई ऐसी बात करती है जिसमें उनको ये लगता है कि नहीं सुधार होना चाहिए, तो सुधार की बात करनी चाहिए। लेकिन यहां पर रेल को छोड़ करके आप आईएएस रहे हैं, आप आईपीएस रहे हैं, या उसको छोड़ करके जो सरकार शिक्षा से लेकर के और रेल तक में भारतीय संस्कृति को पूरी तौर पर विकसित करने का काम कर रही है, उस सरकार के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ के मुख्यमंत्री को लोगों से मिलने नहीं दिया था। अरे हमने तो अयोध्या भी बना दिया, हमने तो काशी भी बना दिया। अगर देखना है तो जाओ देखो, काशी को भी देखो, अयोध्या को भी देखो, इसी रेल में बैठ करके जाकर देखो, और रेल मंत्री से कहोगे तो मैं उनको मुफ्त में भिजवाने का भी काम कर दूंगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय रेल मंत्री जी को इस बात की बधाई दूंगा कि आपका जो कार्य चल रहा है निश्चित रूप से अद्भुत भारत के लिए चल रहा है, भारत के विकास के लिए चल रहा है। इसको धन्यवाद। प्लीज यह आगे बढ़ाते रहे। जैसे कोविड के समय में रेल की पटरियां चलती रही, वैसे पूरे देश को एक सिरे से लेकर के दूसरे सिरे तक लोगों को पहुंचाने में, माल देने में, सुविधा देने में बढ़ाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय भुवनेश्वर कलिता जी। Thank you, Deputy Chairman, sir. I would like to mention one thing in 1 minute. Yes. Sir, Honorable Railway Minister is here, and he knows the road which connects India with Bhutan passes through Rangya town, which is a junction also. A flyover was sanctioned, and I think survey has been done, but the work has not yet been started. And over and above, I did not find mention of that in his reply. So would you throw some light on that? Thank you, sir. Thank you. Honorable members, discussion on the working of Ministry of Railways is over now. Honorable Minister of Railways for reply, please. Thank you, sir. मैं आरंभ में माननीय चेयरमैन सर आपको धन्यवाद देता हूं। इतनी शांति के साथ इतना सभी ने अपने अपने लॉजिकल पॉइंट्स अच्छे तरीके से किए, बहुत अच्छे वातावरण में डिबेट हुआ, उसके लिए आपको धन्यवाद, चेयर को धन्यवाद, माननीय सभी सदस्यों को धन्यवाद। मैं उस पर आ रहा हूँ। उसके बाद में मैं माननीय सांसद सदस्यों को सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत अच्छे सुझाव आए और कई अच्छी नोक-झोंक भी हुई। एक ऐसा ही वातावरण हमेशा रहे डिस्कशन में तो डेमोक्रेसी की वैल्यू बढ़ती है, लोगों का विश्वास इन सब इंस्टीट्यूशंस में बढ़ता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सबने जो सुझाव दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चेयरमैन सर, मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं एक बहुत ही साधारण कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का एक श्रृंखलित एक डिसिप्लिन्ड सिपाही हूँ। उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपने जो आज सुझाव दिए, जिस तरह के मान्यवर सांसदों ने जिस तरह के पॉइंट्स रेज़ किए, कई तर्क आए सामने, उस सब के लिए धन्यवाद। वो सब उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए ज़रूर मेरे काम में आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये जिम्मेदारी दी तो उन्होंने अपना विज़न शेयर किया। आप सब जानते ही हैं प्रधानमंत्री जी रेल से बचपन से जुड़े हैं। वो एक अभाव वाली ज़िंदगी से निकल चुके हैं, देख चुके हैं कि इस तरह की ज़िंदगी क्या होती है, रेल की प्लेटफॉर्म की ज़िंदगी क्या होती है, पटरियाँ क्या होती है, ट्रेन आती है, किस तरह से माहौल क्या होता है, स्टेशन क्या होता है, सब अच्छे से समझते हैं। उन्होंने अपना पूरा विज़न समझाया और उस विज़न की मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स अगर आप जानेंगे तो आप भी जानेंगे कि वाकई रेलवे का भविष्य किस दिशा में जाना है। वो एक बहुत ही अच्छा भविष्य है। प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो
हमें विजन दिया वो था कि हमें एक आम नागरिक की, क्योंकि हमारी पार्टी भारतीय जनता की पार्टी है, एक आम नागरिक की ज़िंदगी में क्या परिवर्तन ला सकते हैं रेलवे के जरिए से, वो सबसे पहले सोचो। किस तरह से हम रेलवे का एक जो एक्सपीरियंस है, चाहे स्टेशन हो, चाहे ट्रेन्स हो, चाहे सेफ्टी हो, चाहे हमारे अफसरों का व्यवहार हो, वो सब कैसे परिवर्तन हो, उस पर फोकस करना। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत। किस तरह से हम हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है, एक रेलवे सिस्टम को अच्छे तरीके से, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इस सिस्टम को चलाने के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है, उसमें कैसे हम लोग आत्मनिर्भर हों। और तीसरा बहुत बड़ा संकल्प लिया कि राष्ट्र निर्माण के इस यज्ञ में, ये जो अमृत काल है, इस अमृत काल में रेलवे शुड बिकम द इंजन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द एंटायर इकोनॉमी। इस तरह से इस विजन को दिया और हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। यथासंभव क्या करना चाहिए, किस तरह से क्या प्रयास करना है, उस सब में पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, सभापति जी, मान्यवर LOP साहब ने स्वयं रेल मंत्री थे, मैं बहुत उनका सम्मान करता हूं, और इनके समय में कई ऐसी बातें हुई, कई ऐसे डिसीजंस हुए जो कि अगर शायद जल्दी होते तो उसका भी फ़ायदा होता। लेकिन एक परिस्थितियां ऐसी थी, इन्होंने कहा कि 2014 से ही शायद आपकी ज़िंदगी शुरू होती है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप ये कह रहे हैं, क्योंकि आपने इस मंत्रालय को संभाला है और आपने तो स्वयं एक बहुत लंबा पॉलिटिकल करियर आपका रहा है। आपने ये भी कहा कि कुछ नहीं हुआ, केवल प्रचार ही हुआ है। ये भी कहा कि कभी मुर्गी की बातें हुई, कभी मसाले की बातें हुई। मुझे पता नहीं मुर्गी मसाले में क्या इंटरेस्ट है, लेकिन मैं रिकॉर्ड स्ट्रेट करना चाहूँगा सर, और रिकॉर्ड पे चीज़ें रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो वक्तव्य रहता है, यहाँ पे जो भी बात होती है, वो आगे आने वाली जनरेशन्स उनको स्टडी करती है, देखती है क्या बातें हुई। अध्यक्ष जी, मैं केवल कुछ आंकड़े आपके पास रखूँगा। मान्यवर हमारे सांसद श्री डेरेक ओब्रायन साहब ने भी कहा कि हमारे पास विजन था, हमने विजन दिया, विजन डॉक्यूमेंट बनाया, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट था, मैं मानता हूँ, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट था, बस फुल स्टॉप, विजन फुल स्टॉप। उसके आगे क्या? एक्शन कुछ, केवल एक्शन, केवल विजन की बात, केवल बात करना, केवल सामने एक ड्रामेटिक तरीके से रख देना, लेकिन एक्शन कुछ नहीं। मैं अध्यक्ष जी, मैं सभापति जी आपके सामने रखना चाहूँगा जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं। हम सब जानते हैं रेलवे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। सबसे बड़ी जो समस्या थी पिछले 60-70 वर्षों से, जिस तरह से रेलवे को कैपिटल चाहिए था, उतना कैपिटल रेलवे में कभी लगाया नहीं गया। कई कारण हो सकते हैं, सबसे बड़े कारण का सबसे पहले कैसे प्रधानमंत्री जी ने समाधान किया, उस पर भी मैं आऊँगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अध्यक्ष जी 9 से 14 के बीच में मात्र 45,980 करोड़ होता था। रेलवे जैसी संस्थान में जिस साइज़ का हमारा नेटवर्क है, जिस साइज़ जितने हमारे यहाँ पैसेंजर्स जाते हैं, जो हमारे देश की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से वो कुछ भी नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने आते ही सबसे पहले इसको डबल किया। 9 से 14 में जो 45,000 था करीब करीब, 14 से 19 में उसको डबल करके 99,511 किया। वहीं पे रुके नहीं, उसको आगे बढ़ाते रहे। इस साल 2,45,800 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट बजट में एलोकेशन किया। उनका आशीर्वाद हमें मिल गया। अब हमारी क्षमता कितनी है काम करने की, वो हम पे निर्भर करेगा। इसके लिए हमें सबको मेहनत करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ राज्यों को भी। दिस इज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मेरा निवेदन है सभी माननीय सांसद महोदय से, सभी राज्यों को भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसके साथ सबका प्रयास भी लगेगा। सबका प्रयास भी लगेगा। आप सब साथ दें, सहयोग दें। आप 2 कदम चलें, हम 5 कदम चलने के लिए तैयार हैं। ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है कहीं पे। कोई देयर इज एब्सोल्युटली नो क्वेश्चन ऑफ discriminating against any region or any state. Work together, let's work together, let's make sure that the vision for the country which Honorable Prime Minister has given, we complete, we realize that,
and we act on it. चाहे बहुत सारे विषय जो मेरे कई सांसद साथियों ने भी इधर से उधर से सब तरफ से कहे, चाहे कोई भी आप पैरामीटर ले लीजिए, कोई भी पैरामीटर ले लीजिए, उस पे जो काम हुआ है, केवल विजन नहीं, काम हुआ है, उस काम को अगर आप देखेंगे तो आपके सामने डेटा है, आपके सामने फैक्ट्स है। न्यू ट्रैक्स जिसमें कि न्यू लाइन, गेज कन्वर्जन, डबलिंग और ट्रिपलिंग और मल्टी ट्रैकिंग है, उसमें देखें 9 से 14 में अगर देखते हैं हम 2009 से 2014 में मात्र 1520 किलोमीटर पर ईयर, डबल होके ऑलमोस्ट 2531 किलोमीटर पर ईयर, और इस साल का टारगेट इससे भी ज़्यादा लिया हुआ है। करेंगे कोशिश कि 3000 से ज़्यादा इस वर्ष हम बढ़ाएं। इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत बड़ा एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन था, बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक डिसीजन था, क्योंकि 2014 में जब कार्यभार संभाला इस सरकार ने, तब प्रधानमंत्री जी ने सारा रिव्यू किया। बाकी देश में जिस तरह से एक पॉलिसी पैरालिसिस वाली सिचुएशन थी, वो रेलवे में भी थी। किस दिशा में जाना है, इलेक्ट्रिफिकेशन की दिशा में जाना है, डीजल की दिशा में जाना है, मल्टी गेजिंग है, मल्टी गेज है, उसको सारे के सारे एक मिशन मोड में यूनिगेज कर देना है, किस तरह से आगे जाना है, उसके बारे में कोई भी क्लियर एक, चाहे आपने विजन डॉक्यूमेंट बनाया, लेकिन कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं थी। केवल मैं कई पुराने भाषण भी सुना ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर्स के, ये ट्रेन चलानी है, वहाँ पे ये प्लेटफॉर्म का ये करना है, इसके अलावा कोई क्लैरिटी कहीं पे नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आने के तुरंत बाद में ये बड़ा फैसला लिया, हमें डीजल से हटना है, हमें इलेक्ट्रिसिटी पे जाना है, और उसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। आज रिजल्ट हमारे सामने है। 2009 से 2014 के बीच में जहां मात्र 608 किलोमीटर पर ईयर कमीशन होता था इलेक्ट्रिफिकेशन, वो 2014 से 19 के बीच में 3440 किलोमीटर पर ईयर। ऑलरेडी हम लोग करीब 50,000 किलोमीटर के आसपास पहुंच चुके हैं इलेक्ट्रिफिकेशन में, और इसको कंप्लीट करना है। आज हम लोग और एक इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि आगामी 30 वर्षों के हिसाब से, 40 वर्षों के हिसाब से अगर सोचें तो क्या हमको 2x25 kV पे जाना चाहिए। अभी हम 25 kV की इलेक्ट्रिसिटी का जो नेटवर्क है 1960s में अप्रूव हुआ था, 1960s में एक टेक्नोलॉजी का अप्रूवल हुआ था, क्या उससे नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए, उस पर भी बहुत जल्दी डिसीजन लेके 2x25 के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ये भी एक इतना महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि आगामी वर्षों में जब रेलवे को ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा पावर की, ज़्यादा ट्रैक्शन पावर की, तब ये फैसला नहीं लिया जा सकता। आज से 10 साल आगे सोच के आज ही फैसला लेना पड़ेगा। इसी सोच के साथ आगे बढ़ें। सभापति जी, नॉर्थ ईस्ट के बारे में कई मित्रों ने कहा, और विशेषकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में कहा कि वो नॉर्थ ईस्ट से आते थे, इसलिए उन्होंने बहुत काम किया। मैं मानता हूँ ज़रूर उस वक्त एक शुरुआत हुई थी, लेकिन वो शुरुआत सफिशिएंट नहीं थी। नॉर्थ ईस्ट के जो एस्पिरेशंस हैं, उन एस्पिरेशंस को केवल और केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया, और उसके रिजल्ट आपके सामने हैं। आज अगर आप जाएं, मणिपुर जाएं, त्रिपुरा जाएं, किसी भी स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में जाएं, जो काम की गति है वो काम की गति दिखती है, और आंकड़े आपके सामने हैं, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। 2009 से 2014 के बीच में मात्र 2122 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता था नॉर्थ ईस्ट में, उसको ऑलमोस्ट 2.5 गुना बढ़ा के मोदी जी ने 2014 से 19 के बीच में 5531 करोड़ किया, और वहाँ पे रुके नहीं हैं। इस वर्ष 9970 करोड़ नॉर्थ ईस्ट के लिए एलोकेशन है, और काम दिख रहा है। जो भी साथी जाए नॉर्थ ईस्ट, जाके देखें आप, वास्तव में वहाँ पे काम दिख रहा है। फ्रेट कॉरिडोर की बात आई, विजन डॉक्यूमेंट हमारे समय में किया गया था, ये कॉन्सेप्ट नोट हमने दिया था, ये किया था, हमने ये काम किया। काम क्या किया? अच्छी बात है, आपने एक डॉक्यूमेंट दिया, अच्छी बात है, आपने कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन क्या देश केवल कॉन्सेप्ट पे चलेगा? आपको काम तो दिखाना पड़ेगा ना। तो काम की बात अगर करें, 2004 में जब ये कॉन्सेप्ट नोट आया, 2006 में फाउंडेशन स्टोन ले किया गया, और 2014 तक कितने किलोमीटर कमीशन हुए सभापति महोदय? जीरो।
सिर्फ जीरो। ये कंडीशन थी, ये कंडीशन थी। आज कितने किलोमीटर कमीशन हुए? 1010 किलोमीटर, 1010 किलोमीटर। मैं आपका क्रेडिट नहीं छीनना चाहता माननीय एलओपी साहब, मैं किसी का क्रेडिट, हम किसी का क्रेडिट क्यों छीने? आपके क्रेडिट में तो बहुत सारी चीजें हैं, 2G है, कोल है, कॉमनवेल्थ है, बहुत सारी क्रेडिट की चीजें हैं, उनको हमें आपका क्रेडिट नहीं चाहिए, हमें आपका कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, किसी का क्रेडिट नहीं चाहिए। ये आंकड़े आपके सामने है, ये आंकड़े। आई एम नॉट यील्डिंग सर, मैंने ऐसी कोई गलत चीज बोली भी नहीं है, मैंने कोई ऐसा अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं बोला है जिसके कारण मुझे यील्ड करना पड़े। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, He is not yielding. He is not yielding. अध्यक्ष जी, He is not yielding. आप कहें तो मिनिस्टर है चुइल पर टाइम। मैं ज़्यादा आपका समय लेना नहीं चाहता और आपको भी मेरे वजह से तकलीफ नहीं होना। मेरी जो अवधि थी, मैंने जो काम किया, यही एक्स प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, उनसे पूछिए कितने प्रोजेक्ट पड़े हुए थे, उसको हमने कैसे लाया। 2G स्पेक्ट्रम, ये सारी चीजें भाषण बाहर बोली है, यहाँ बजट में। धन्यवाद। मंत्री प्लीज, माननीय मंत्री जी, आप बोले, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। माननीय मंत्री जी, सभापति जी, कोई बात आप सबकी रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। माननीय मंत्री जी, सभापति जी, सभापति जी, सभापति जी, सभापति जी, मंत्री जी